मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ एक कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसे जारी रख सकूँ। दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 421। चांद। एक सफेद रोशनी चमकी और सभी लोग आ गए। वांग ये ने वायर बाइंड रिंग को सक्रिय किया। विशाल अवरोध प्राकृतिक लग रहा था, जिससे उसकी अपनी एक दुनिया बन गई। उनके साथ उनके 4 प्रेमी भी थे, जिनमें लिन युवेई, यू शुइकिन, लिंगलिंग और सोन शिरुई शामिल थे। जहाँ तक परिवार की बात है, वांग शिनचेन, वांग तियान्यांग और वांग तियानई थे। ब्लू प्लैनेट के सबसे मजबूत विशेषज्ञ और लिन युवेई के छोटे भाई लिन हाओ पर भी एक अतिरिक्त बोझ था। डॉक्टर शू ने चिकित्सा प्रतिभा आधार का प्रबंधन करने और ब्रह्मांडीय चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए ब्लू प्लैनेट पर रहने की योजना बनाई। अनाबेला ने एक नए नाटक में निर्देशन और अभिनय के अपने लंबे समय के सपने को पूरा करने के लिए अपनी भूमिका छोड़ दी। हालांकि उसे अभी भी अपने भविष्य का रास्ता तय करना बाकी था, वह केवल लोगों की नजरों में लौटना चाहती थी। वह विभिन्न प्रकार के शो रिकॉर्ड करने, फैशन पत्रिकाओं की शूटिंग करने और सबसे उत्तम उपस्थिति के साथ मनोरंजन उद्योग में लौटने में व्यस्त थी। जहां तक उनकी मां चेन टिंग्यू और उनके बड़े भाई और भाभी की बात है, उन्होंने लंबे विचार विमर्श के बाद ब्लू प्लैनेट पर रहने का फैसला किया था। भले ही उनके शरीर अब फिर से जवान हो गए थे, लेकिन उनकी मानसिकता पुरानी थी। नई चीजों को स्वीकार करने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए था। अब तीनों ने मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश किया और एक नया जीवन शुरू किया। उनके शब्दों के अनुसार तियान्याओ गैलेक्सी वैसे भी परिवार का क्षेत्र था, वे भविष्य में किसी भी समय वहां जा सकते थे। वांग तियान्यांग और वांग तियानई उस उम्र में थे जब वे सबसे अधिक जिज्ञासु और अन्वेषण के लिए उत्सुक थे। स्वाभाविक रूप से वे ज्यादा नहीं सोचेंगे। आखिरकार उनके साथ उनका दूसरा चाचा ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली था। इसमें डरने की क्या बात थी। खैर, वे अब ब्लू प्लैनेट के सबसे ताकतवर आदमी अंकल लिन हाओ की ओर नहीं देखते थे। आप दोनों छोटे बच्चों, आपके चाचा ने 20 वर्षों में एक आदर्श इवोल्वर की सीमा तक विकसित किया है। लिन हाओ ने अपना सिर उठाया और कहा। तो फिर आप वहां से क्यों नहीं निकले? वांग तियाने ने पूछा। क्योंकि तोड़ना किसी को लाल बत्ती से दूर ले जाने का कारण बनेगा, लिन हाओ ने समझाया। तो फिर दूसरे अंकल क्यों नहीं डरे? वांग तियान्यांग ने कहा। लिन हाओ अवाक रह गए। मैंने अपने भाई से मेरी जगह हुक्सिया की रक्षा करने के लिए कहा, वांग ये ने बात की। मैं तुम्हारा जीजा हूँ। जीजाजी, लिन हाओ ने अपने दिल में शिकायत की, लेकिन उन्होंने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। ऐसा ही होगा। यह संबोधन का एक रूप मात्र था और अधिक घनिष्ठ लगता था। अब वांग ये की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक हो गई थी। जब वह वांग ये के साथ लड़ा, तो उसे पता था कि वह एक दिन उसे पकड़ने या उससे भी आगे निकलने में सक्षम होगा, लेकिन अब वह बहुत पीछे था। वांग ये की तो बात ही छोड़िए, याओ और नैन्ते ने भी उसे बहुत पीछे छोड़ दिया था। वह भी ब्रह्मांड में प्रवेश करना चाहता था। इसके अलावा उन्होंने पिछले 20 वर्षों में अपना समय बर्बाद नहीं किया। वह कड़ी मेहनत कर रहा था और सभी पहलुओं में सुधार कर रहा था, जिसमें एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उसकी ताकत भी शामिल थी, जिसमें वह अच्छा नहीं था। साथ ही अपनी युद्ध कौशल को बढ़ाने के लिए नजदीकी युद्ध कौशल भी शामिल था। दुनिया के नंबर 1 के रूप में वह असली सौदागर थे। उन्हें विश्वास था कि लिन हाओ ने अपने सामने भीषण युद्ध को देखा और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत स्तब्ध हो गई। एक पार्टी में लाल बालों वाली एक लड़की थी। उसने एक क्षमता उपयोगकर्ता कवच पहना हुआ था, जिसे उसने एक क्षमता उपयोगकर्ता के हथियार को पकड़ने और गड़गड़ाहट की उत्पत्ति को नियंत्रित करते समय पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने एक और डार्क एनर्जी स्तर की क्षमता वाले उपयोगकर्ता से लड़ाई की, जिसकी ताकत उससे कहीं अधिक थी, तो हथियार पर जगमगाती रहस्यमयी नक्काशी आभासी छवियों की परतों में बदल गई। क्या यह जोयू नहीं था? स्वाभाविक रूप से वह अपनी भतीजी को जानता था। जब वह छोटी थी, तो उन्होंने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे खेती करना सिखाया। उनकी भतीजी की प्रतिभा असाधारण थी, उनके भतीजे से कहीं अधिक, लेकिन वह अचानक इतनी मजबूत कैसे हो गई? लिन हाओ को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। इस हार्दिक लड़ाई ने उनके दिल को झकझोर दिया, लेकिन उन्हें काफी दबाव भी महसूस हुआ। उसकी भतीजी की ताकत उससे बिल्कुल भी कमतर नहीं थी। लिन हाओ ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और लड़ाई देखते हुए एक शब्द भी नहीं कहा। वह अब खेती करने के लिए बहुत उत्सुक था। बहुत जल्द। फिर से पराजित वांग यू ने उठने के लिए संघर्ष किया, उसकी आंखें जिद से भर गईं। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और वह औषधि ले ली जो वांग यी ने सम्मानपूर्वक सौंपी थी। अपनी कमियों के बारे में सोचते हुए अभी युद्ध पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसकी भौहें तन गईं। अपने मजबूत फोकस के कारण उसने दूर से देख रहे लोगों को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि वांग यी ने लंबे समय से उन पर ध्यान दिया था और वांग ये को प्रणाम किया था। वांग ये ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म के पास एक सफेद क्षेत्र है और डार्क एनर्जी को नियंत्रित कर सकता है। इस स्तर पर गड़गड़ाहट की उत्पत्ति को नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए आप बहुत उत्कृष्ट हैं। हालांकि आपकी क्षमताओं की प्रकृति में अंतर को कम नहीं किया जा सकता है। आमने सामने लड़ना बुद्धिमानी नहीं है, वांग ये ने वांग यू से कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे सिखाओ। वांग यू ने खर्राटा लिया और तेजी से गहरी सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर आत्मज्ञान की हल्की सी अभिव्यक्ति दिखाई दी। वांग ये को कोई आपत्ति नहीं थी। उनकी बेटी की प्रतिभा बहुत ऊंची थी। एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में वह सभी 5 प्रणालियों, विशेष रूप से रिलीज, एलिमेंटल और ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम में कुशल थी। वह उनके बीच स्वतंत्र रूप से स्विच कर सकती थी और युद्ध में उन्हें नियंत्रित कर सकती थी। उच्च श्रेणी के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने में उसके पास केवल कुछ अनुभव की कमी थी। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, एक बार जब वह ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंच गई, तो वह सामान्य डार्क एनर्जी स्तर के योद्धाओं के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो जाएगी। हालांकि जिस बात ने उसे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह यह थी कि उसके पास एक अडिग लड़ाई की भावना थी जो उसे एक अच्छे भाई की याद दिलाती थी। झपट्टा मारना। रोशनी चमकी और तुरंत भाला पकड़े एक आकृति दिखाई दी। मैं यहाँ हूँ, नानते दिल खोलकर हंसे और आगे बढ़ गए। क्या आपने नहीं कहा कि आप हाई ईगल फेडरेशन में एक नया ऑर्डर स्थापित करना चाहते हैं? वांग ये आश्चर्यचकित थे। हाँ, मैंने उन्हें जमीन का एक टुकड़ा, कुछ आभासी ब्रह्मांडीय हेलमेट और विकासात्मक दवाओं का एक गुच्छा दिया। क्या यह पर्याप्त नहीं है? नानते ने पूछा। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें चरण दर चरण सिखाऊं? मेरे पास समय नहीं है। आप व्यवस्था स्थापित नहीं कर रहे हैं, आप बस उन्हें अपना काम करने दे रहे हैं। सभी ने अपने दिल में जवाब दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि ब्लू प्लैनेट के वर्तमान वातावरण में कोई बाहरी खतरा नहीं था और कोई भी इंसान नष्ट नहीं होगा। वे स्वतंत्र रूप से विकास कर सकें। तुम अब भी वैसे ही हो। वांग ये मुस्कुराए। सर्वनाश के आरंभिक दिनों में नानते ने किसी बात का ध्यान नहीं रखा। यह सब बारबरा द्वारा नियंत्रित किया गया था। उन्हें ऐसी बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आप मुझे सबसे अच्छे से जानते हैं। नानते जोर से हंसा। मैं याओ की तरह नहीं हूं जो हमेशा के लिए घर पर रह सकता है। मैंने ब्रह्मांड की विशालता देखी है। यदि कोई नीले ग्रह पर रहता है तो वन दम घुटने से मर जाएगा। हर किसी के अपने लक्ष्य होते हैं। वांग ये को पता था कि नानते असहज महसूस कर रहे थे। उसे याओ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने और उसका आजीवन प्रतिस्पर्धी बनने की आशा थी। वो सब बुरा मत मानना, चलो चलें। नानते उत्साही और लड़ाई की भावना से भरपूर थे। जब हम मुनरो परिवार के पास जाते हैं तो कोई कैसे अनुपस्थित रह सकता है? मैं भाई टीशान के गृहनगर भी जाना चाहता हूं और उन्हें अपना सम्मान देना चाहता हूं। वांग ये ने गुनगुनाया। यह अब कॉलोनी प्लैनेट 369 नहीं है। हमारे ब्लू प्लैनेट की तरह इसका एक नाम है।
इसे T1 प्लेनेट कहा जाता है। नेम्ते ने उन दिनों को याद करते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि भाई टीशान को यह जानने के बाद शांति मिलेगी कि T1 ग्रह ने अपना मूल नाम पुनः प्राप्त कर लिया है। हाँ, प्रस्थान करो, T1 ग्रह। दूरी ज्यादा नहीं थी। भले ही रेड रिवर प्रोडिजी ने कोई ऊर्जा खर्च न की हो और प्रकाश की गति बनाए रखी हो, फिर भी वे त्रिब्रह्मांडीय दिनों के भीतर पहुंचने में सक्षम होंगे। नेम्ते और लिंगलिंग के अलावा बाकी सभी के लिए स्टारशिप लेने का यह पहला मौका था। तारे के जहाज को सौर मंडल से निकलते और कृत्रिम वर्महोल से गुजरते हुए देखकर वे अवाक रह गए। यहाँ तक कि वांग यू भी, जो लड़ना पसंद करता था, खेती नहीं करता था। वह चकित होकर केबिन के दरवाजे के बाहर तारों भरे आकाश की ओर देखने लगी। वांग लियांग बहुत शांत थे। इस वक्त वो पायलट के पास खड़े थे और अनगिनत सवाल पूछ रहे थे। प्रासंगिक जानकारी को तुरंत रिकॉर्ड करने और खोजने के लिए उनके पास एक पोर्टेबल सुपरब्रेन था। वांग ये ने उसे दूर से देखा। वांग ही से वह स्वाभाविक रूप से इन दिनों जियो लियांग की प्रकृति के बारे में जानता था। अन्यथा वह तियान्याओ गैलेक्सी को उसे सौंपने में सहज नहीं होता। वांग लियांग वास्तव में सबसे प्रतिभाशाली नहीं थे और उनकी साधना प्रतिभा में कमी थी। हालांकि वह विनम्र, अध्ययनशील, मेहनती और दृढ़निश्चयी थे। अगर वह धीरे-धीरे सीखता तो कोई बात नहीं। उसे केवल इस बात का डर था कि उसने सीखने से इनकार कर दिया। अपनी बेटी वांग यू की तुलना में वांग ये ने अपने बेटे को प्राथमिकता दी। हालांकि वह सचमुच मूर्ख था। जियो लियांग ने बचपन से ही आपको अपना आदर्श और लक्ष्य माना है। उन्होंने कभी भी कड़ी मेहनत करना बंद नहीं किया है। लिन यूवेई ने वांग ये के बगल में कहा। कभी-कभी जियो यू मूर्ख होने के लिए उसका मजाक उड़ाती थी और सुस्त हो जाती थी। लेकिन जियो लियांग ने कभी भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह बार-बार अभ्यास करता था। यदि वह असफल हो जाता, तो वह तब तक फिर से अभ्यास करता जब तक कि वह इसमें महारत हासिल नहीं कर लेता। धीरे-धीरे जियो यू भी उससे प्रभावित हो गई। वह अब सुस्त नहीं हुई और धीरे-धीरे अपनी वर्तमान ताकत हासिल कर ली। इन सभी वर्षों में वह एक बड़े भाई की तरह रहा है, जिसने मुझे जियो यू का मार्गदर्शन करने में मदद की है। ईमानदारी से कहूं तो मैंने जियो लियांग को या तो एक योद्धा या एक क्षमता उपयोगकर्ता होने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। इस तरह भविष्य में उसकी बड़ी उपलब्धियां होंगी, लेकिन वह बहुत दृढ़ है क्योंकि आप उसके आदर्श हैं। वह उन सभी रास्तों पर चलना चाहता है जिन पर आप चले हैं। वांग ये ने कहा, कुछ बच्चों को अपनी स्वतंत्रता की आवश्यकता है और कुछ बच्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जियो लियांग के लिए हम बस उसे पर्याप्त संसाधन और स्थान दे सकते हैं। उसे स्वतंत्र रूप से बढ़ने दें। वह जानता है कि उसे किसी और से बेहतर करने की क्या जरूरत है। बस आपकी तरह। लिन यूवेई मुस्कुराई। वांग ये ने सिर हिलाया। इस बच्चे का भविष्य असीमित है। क्या ऐसा है? फिर आप उसे कितने संसाधन और स्थान देने की योजना बना रहे हैं? लिन यूवेई ने मुस्कुराते हुए पूछा। वांग ये मुस्कुराए। युवा परिवार के नेता की स्थिति। 7850 वर्ग प्रकाश वर्ष का एक तारा क्षेत्र, एक 6 सितारा जीवन ग्रह, 1205 सितारा जीवन ग्रह, 120864 4 सितारा जीवन ग्रह और तियान्याओ आकाशगंगा में सभी आकाशगंगाओं के प्रबंधन अधिकार। इसके अलावा 108 सुपरस्टार स्तर के दास, 10567 डार्क एनर्जी स्तर के दास, उपकरण, औषधि और 10 मिलियन डार्क मूल्य की बुनियादी वस्तुएं हैं। क्रिस्टल, साथ ही 100 मिलियन डार्क क्रिस्टल और 100,000 उपलब्धि अंक। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन यह स्टारशिप पर मौजूद लोगों को चौंका देने के लिए काफी थी। न केवल लिन यूवेई को गहरा सदमा लगा, बल्कि नेम्ते, जिन्होंने ब्रह्मांड को देखा था, ने भी अपने होंठ भींच लिए। जैसा कि अपेक्षित था, चाहे भाई कितने भी करीबी क्यों न हो, वे पिता और पुत्र जितने करीब नहीं थे। वांग यू की मिश्रित भावनाएं थीं। वह अपने छोटे भाई के लिए खुश तो थी, लेकिन थोड़ी असमंजस में भी थी। वह बस अहंकारपूर्वक फुसफुसाई और खेती कक्ष में प्रवेश करने के लिए घूम गई। पिताजी, मैं। थोड़े क्षण के सदमे के बाद वांग लियांग तुरंत बोले। इसे साहसपूर्वक करो। वांग ये ने उसे रोका। अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। भले ही आप रास्ता बदल लें, यह तब तक ठीक है जब तक आप सही दिशा में जा रहे हैं। साथ ही आपकी मां पारिवारिक मामलों में आपकी मदद करेंगी। यह हमारा क्षेत्र है, इसलिए ज्यादा सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं है। वांग लियांग की सांसें थोड़ी तेज चल रही थीं। उत्साह और दबाव था। पुष्टि होने से खुशी तो थी, लेकिन आश्वस्त न होने की चिंता भी थी। वह अपने पिता को निराश करने से डरता था। उसकी नजर अपनी मालिन यूवेई पर पड़ी और उसने उसे उत्साहपूर्वक सिर हिलाते हुए देखा। वांग लियांग ने अपने होंठ भींचे और अपना मन बना लिया। हाँ पिताजी, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। मैं वांग यी को आपका पीछा करने दूंगा। वांग ये ने कहा। क्षेत्र का प्रबंधन करना एक बात है, लेकिन आप अपनी खेती की उपेक्षा नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ पिताजी। वांग लियांग की कांपती आवाज भविष्य के लिए खुशी और प्रत्याशा से भरी थी। उनके लिए यह सिर्फ एक जिम्मेदारी और चुनौती नहीं थी, यह उनके आदर्श और पिता की पुष्टि भी थी। वह निश्चित रूप से सफल होगा क्योंकि उसकी रगों में हुआक्सिया के युद्ध के देवता का खून बह रहा था। 12086 सितारा जीवन ग्रह। लिन यूवेई ने वांग ये की ओर देखा। क्या तियान्याओ आकाशगंगा में 12084 सितारा जीवन ग्रह नहीं होने चाहिए? मैंने ब्लू प्लेनेट और T1 प्लेनेट को शामिल नहीं किया। T1 प्लेनेट मेरे एक पुराने मित्र का गृह है। वांग ये ने कहा। मैं कुछ संसाधन और सहायता प्रदान करूंगा ताकि यह स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके। ब्लू प्लेनेट के लिए भी ऐसा ही है। हुआक्सिया के नागरिक के रूप में हमें अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बस लोगों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने दें। भविष्य में जब ब्लू प्लेनेट मजबूत हो जाएगा, तो कुछ जीवन ग्रहों को क्षेत्र से विभाजित करना कोई समस्या नहीं होगी। क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं? लिन यूवेई मुस्कुराई। क्यों नहीं? तो क्या होगा अगर मैं एक दिन पूरी तियान्याओ आकाशगंगा ब्लू प्लेनेट को दे दूं? यह कुछ भी नहीं है, बस एक 6 सितारा जीवन आकाशगंगा है। वांग ये मुस्कुराए। चिमेंग परिवार 122,000 प्रकाश वर्ष के व्यास और 1.17 मिलियन वर्ग प्रकाश वर्ष की त्रिज्या वाली चिमेंग आकाशगंगा को नियंत्रित करता है। यह आकाशगंगा से भी बड़ी है। तियान्याओ आकाशगंगा की तरह 1000 से अधिक 6 सितारा जीवन आकाशगंगाएं हैं। लगता है आप यह चाहते हैं। लिन यूवेई अपने आदमी को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। हाँ, वांग ये ने अपनी महत्वाकांक्षा नहीं छिपाई। देर सवेर वे सभी मेरे होंगे। मूल रूप से मुनरो परिवार के अधीन एक साधारण उपनिवेश ग्रह। ब्लू प्लेनेट की तुलना में इसे पहले ही नियंत्रित कर लिया गया था। कई नए स्टार स्तर और ब्रह्मांडीय स्तर के दास उभरे थे और लीक की तरह काटे गए थे। हालांकि परिवारों में नायक और अग्रणी थे, लेकिन वे जल्दी ही इतिहास की बहती लहरों में गायब हो गए। फिर भी T1 ग्रह पर रहने वाले परिवारों ने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि एक दिन T1 ग्रह के बच्चे अंधेरे को तोड़ेंगे और T1 ग्रह पर रोशनी वापस लाएंगे। जी, गर्जने वाली करीपान तकनीक करीपान इरादे, क्रोध और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। एक महिला जिसका शरीर स्टील की तरह सख्त था, राक्षसों के बीच लड़ रही थी, एक के बाद एक महाराक्षसों को मार रही थी। खून नदी की तरह बह गया। अकेले उसके द्वारा हजारों राक्षसों का वध किया गया। स्टील की महिला टूटे हुए कवच, फटी हुई त्वचा और खून और घावों से भरे शरीर के साथ बंजर भूमि पर खड़ी थी। उसका खूबसूरत चेहरा एक दिल दहला देने वाले निशान से ढका हुआ था जो उसकी आंख के कोने से लेकर उसके होंठों और ठुड्डी तक फैला हुआ था। उसके छोटे काले बाल स्टील की सुइयों की तरह खड़े थे और उसकी हड्डियों को ठंडा कर देने वाली आंखें बचाए गए योद्धा की ओर घूम रही थीं। बिना एक शब्द बोले वह मुड़ी और चली गई। मेरा जीवन बचाने के लिए धन्यवाद, एक घायल सैनिक ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। आप उसे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? यह सब उसके पिता का धन्यवाद है। दूसरी औरत ने दांत पीस लिए।
अगर उसके पिता ने परिवार के साथ विश्वासघात नहीं किया होता तो हमारा जुनाहू परिवार वीरान नहीं होता और ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचता। यह सही है। वह सिर्फ अपनी अंतरात्मा को बेहतर महसूस कराने के लिए ऐसा कर रही है। दूसरे आदमी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। ऐसा मत कहो, कम से कम उसने हमारी जान बचाई। उसके पिता की हरकतें वास्तव में घृणित हैं, लेकिन येंगलिंग ने कभी भी दौड़ को नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बजाय वह अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना लोगों को बचाती रही है। येंगलिंग अपने चाकू के साथ सुनसान बंजर भूमि पर चली गई। चाकू की नोक से खून टपक रहा था। यह अज्ञात था कि यह राक्षस का था या उसका अपना। उसके द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान खून से भीगे हुए लग रहे थे, बिल्कुल उसकी वर्षों की यात्रा की तरह। डांटा गया, थूका गया, आलोचना की गई और मजाक उड़ाया गया। येंगलिंग को कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वह पहले से ही सुन्न थी। वह जुनाहू परिवार के पूर्व पारिवारिक नेता जुनाहू तीशान की बेटी थी। एक पापी जिसने अपनी जाति के साथ विश्वासघात किया था। यह शर्म की कील की तरह था जिसे बेरहमी से परिवार की वंशावली में थोप दिया गया था। वह अपने साथियों द्वारा तिरस्कृत और शापित होते हुए, अपनी जाति द्वारा त्याग दी गई अपनी मां की देखभाल करते हुए और भेड़ियों, बाघों, तेंदुओं और राक्षसों से भरे जंगल में रहकर बड़ी हुई। अत्यधिक कठिनाइयों और मुठभेड़ों ने उसे बढ़ने और अपने मामलों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया। वह उससे नफरत करती थी। अतीत में वह उससे जितना अधिक प्यार करती थी, उतनी ही अधिक वह उससे नफरत करती थी। वह उससे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहती थी कि उसने उस समय अपने कुल के लोगों को धोखा क्यों दिया। उसने उसे और उसकी मां को क्यों छोड़ दिया। क्यों? येंगलिंग उन्मादी थी। भयानक हत्या के इरादे को अनियंत्रित रूप से जारी किया गया था। दूरी में एक उगता हुआ विशाल भालू दानव आलस्य से अपनी आंखें घुमाता रहा, उसकी ओर देखता रहा और सोता रहा। यह ताइयुआन ग्रह का एक लौकिक राक्षस था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों के बीच एक बार लड़ाई हुई थी और येंगलिंग जीत गई थी। उसने इस ब्रह्मांडीय राक्षस को नहीं मारा क्योंकि वह जानती थी कि क्या होगा। वह वास्तव में ताइयुआन ग्रह को छोड़ना चाहती थी और अपने पिता को ढूंढना चाहती थी, जिन्हें वह अब बहुत अच्छी तरह से याद नहीं कर पा रही थी, ताकि उनसे अपने प्रश्न पूछ सके, लेकिन अब समय नहीं था। माँ, मैं वापस आ गया हूँ, येंगलिंग ने धीरे से कहा। गुफा में बहुत शांति थी क्योंकि वहाँ केवल एक बूढ़ी औरत शांति से सो रही थी, जो फिर कभी नहीं उठती थी। उसकी माँ का 1 साल पहले निधन हो गया था। येंगलिंग ताइयुआन ग्रह छोड़ने से पहले 3 साल तक अपनी माँ के लिए शोक मनाना चाहती थी। हालांकि जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, येंगलिंग के कदम रुक गए। उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। उसके हाथ में मौजूद करीपान खड़खड़ाहट के साथ खुल गया। उसकी युद्ध ऊर्जा बढ़ती जा रही थी। कौन है भाई? एक पुराना दोस्त, गुफा में एक आवाज आई। मेरा कोई दोस्त नहीं है। येंगलिंग की हत्या का इरादा उजागर हो गया था और उसका करीपान इरादा बहुत बड़ा था। तुम्हारे पिता का एक पुराना दोस्त वांग ये नैन्ते को अपने साथ लेकर गुफा से बाहर चला गया। नान्ते के सुप्रवीण ने ब्रह्मांडीय सामान्य भाषा का ताइयुआन ग्रह की भाषा में अनुवाद किया। ब्रह्मांडीय मानव, येंगलिंग चिल्लाई और सीधे हमला कर दिया। वज्र के बल से करीपान ने वांग ये पर वार किया, लेकिन उसे एक हाथ से पकड़ लिया गया और रोक दिया गया। बूम! येंगलिंग बिल्कुल भी नहीं डरी। उसकी रक्तरेखा, बॉडी ऑफ स्टील, तुरंत फूट पड़ी। इसके साथ ही उसका शरीर स्टील की तरह हो गया जिसे अनगिनत बार परिष्कृत किया गया था और उसकी ताकत और सुरक्षा बहुत बढ़ गई थी। रक्तरेखा जितनी मजबूत होगी, युद्ध कौशल में वृद्धि उतनी ही भयानक होगी। उतावले मत बनो, नान्ते ने जल्दी से सलाह दी। येंगलिंग की हरकतों ने उसे जुनाहू तीशान की मौत की याद दिला दी। उस समय उसने अपने खून का भी इस्तेमाल किया और अंततः युद्ध में मारा गया। टकराना। वांग ये येंगलिंग के पीछे दिखाई दिए। उसके दाहिने हाथ ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को काट दिया। अधेरी शक्ति बढ़ गई और इससे पहले कि येंगलिंग अपना रक्तपात जारी कर पाती, वह जमीन पर गिर गई। वह पलटवार करना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह किसी अदृश्य शक्ति से बंधी हुई थी और बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। भाई तीशान की बच्ची अपने पिता की तरह ही वास्तव में बहादुर और निडर है, नान्ते ने आह भरी। वांग ये ने कहा, उसकी योग्यता खराब नहीं है। वह शायद अपनी मां के लिए शोक मनाना चाहती है, इसीलिए वह नहीं गई। अन्यथा उसे ढूंढने के लिए मुनरो परिवार के पास जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती। येंगलिंग की अभिव्यक्ति बदल गई। यह स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष न केवल उसके पिता को जानता था बल्कि विशेष रूप से उसके लिए आया था। वांग ये बैठ गए और चुपचाप येंगलिंग को देखने लगे। मेरा नाम वांग ये है। मैं तुम्हारे पिता जुनाहू तीशान का साथी हूँ। तुम्हारे पिता, वह मर चुके हैं। वह व्यक्ति मर गया था। येंगलिंग की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा और उदासी की झलक मिली हुई थी। उसके पास कुछ है जो वह चाहता है कि मैं तुम्हें बताऊं। वांग ये ने अपने पीछे बूढ़ी औरत की ओर देखा और धीरे से आह भरी। समय उड़ गया। हालात वही रहे, लेकिन लोग बदल गए। जुनाहू तीशान ने अपने परिवार के साथ विश्वासघात नहीं किया। मुनरो परिवार का सामना करना पड़ा, जो ताइयुआन ग्रह से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसने उनके साथ शामिल होने का फैसला किया क्योंकि वह जुनाहू परिवार और ताइयुआन ग्रह को दूसरे तरीके से बचाना चाहता था। वांग ये ने येंगलिंग को सब कुछ बताया और येंगलिंग का चेहरा सदमे और भ्रम से भरा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें ऐसी होंगी। तुम्हारे पिता एक नेक और बहादुर आदमी थे। नान्ते और मैं दोनों को उनकी कृपा प्राप्त हुई है। वह तुमसे और तुम्हारी मां से माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने तुम दोनों की अच्छी देखभाल करने का अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन वह तुमसे प्यार करते हैं। वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमेशा के लिए। येंगलिंग का नाजुक शरीर कांपने लगा। दशकों से बंद उसका दिल इस पल टूट गया था। उसके मन में बचपन की यादें उमड़ पड़ी। उसकी यादों में उसके पिता दयालु और सज्जन थे। वह उसे अपनी बाहों में लेकर ताइयुआन ग्रह की घास के मैदान में घोड़े की सवारी करते थे, उसे करीपान कौशल सिखाते थे और उसके साथ खेलते थे। पिताजी, येंगलिंग की छाती तेजी से उठी और वह रो पड़ी। वांग ये और नान्ते ने बात नहीं की। वे बस चुपचाप येंगलिंग के साथ चले गए। उनके पीछे जुनाहू तीशान की छाया प्रतीत हो रही थी। ठीक उसी तरह जैसे उस दिन वे तीनों एक साथ लड़े थे, भाई तीशान के स्टील जैसे शरीर ने उनकी बेटी येंगलिंग की रक्षा की। उसकी भावनाओं का विमोचन लंबे समय तक चला। दशकों की नफरत हवा में गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि ठंडी येंगलिंग को अपना पूर्व स्वरूप मिल गया है। लेकिन अब उसे मुस्कुराना पसंद नहीं था। उसने भी सब कुछ खो दिया। अचानक उसके सामने एक हाथ आ गया। येंगलिंग स्तब्ध थी। उसने अपना सिर उठाया और आश्चर्य से वांग ये की ओर देखा। किसी कारण से इस अपरिचित युवक, उसके पिता के साथी, ने उसे विश्वास और सुरक्षा की एक विशेष भावना दी, जैसे कि उसके पिता ठीक उसके पीछे थे। हमारे साथ आओ, वांग ये ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा। मैंने भाई तीशान से वादा किया था कि हम उसका वादा पूरा करेंगे। हम उसकी ओर से उसके परिवार की देखभाल करेंगे। जुनाहू येंगलिंग, क्या आप इच्छुक हैं? येंगलिंग ने वांग ये की ओर देखा। वह उसकी आंखों में सच्ची भावनाएं देख सकती थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना भविष्य देख सकती है। अब उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा अनुरोध अभिमानपूर्ण है। येंगलिंग ने वांग ये की ओर देखा। मुझे बताओ, वांग ये हंसे। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? येंगलिंग ने कहा। हंसने से पहले वांग ये एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। बिल्कुल। धन्यवाद। येंगलिंग ने वांग ये का हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। यह बहुत अजीब लेकिन राहत भरी मुस्कान थी। वह दशकों से मुस्कुराई नहीं थी। ताइयुआन ग्रह मुक्त था। जुनाहू तीशान वापस आ गया है। उसने हमें ब्रह्मांडीय मनुष्यों को भगाने में मदद की। सभी ब्रह्मांडीय राक्षस मर चुके हैं और वह भयानक लाल जाल अब आकाश में नहीं है। हम वास्तव में स्वतंत्र हैं।
लोग, हमने जुनाहू तीशान को गलत समझा। वह नहीं बदला था। वह अभी भी तियुआन ग्रह का सबसे ईमानदार बच्चा है। उसने तियुआन ग्रह के भविष्य के लिए अन्याय और अपमान सहने में संकोच नहीं किया। भगवान, कृपया हमारी अज्ञानता को क्षमा करें। तियुआन ग्रह परमानंद की स्थिति में था। आखिरकार वे आजाद हो गए। भयानक ब्रह्मांडीय राक्षसों और उन्हें धमकाने वाले भयानक मास्टरमाइंड के बिना वे फिर से एक स्वतंत्र जीवन जी सकते थे। वे अब लौकिक मनुष्यों के गुलाम नहीं रहेंगे। यह सब ताइयुआन प्लेनेट के नायक जुनाहू तीशान को धन्यवाद था। उन्होंने ही तियुआन ग्रह को बचाया था। वह तियुआन ग्रह का गौरव था और एक महान नायक था जिसकी सभी युगों में पूजा की जाती थी। आकाश में वांग ये और नैन्ते ने येंगलिंग को देखा। चलकर येंगलिंग ने अपनी शीतलता पुनः प्राप्त कर ली। दशकों से ये उनकी आदत बन गई थी। क्या आप खुद को दिखाने नहीं जा रहे हैं? वांग ये ने कहा। येंगलिंग ने कहा, यह काफी है। पिता को उनकी प्रतिष्ठा बहाल करने में मदद करने में सक्षम होने के लिए मुझे विश्वास है कि वह और मां स्वर्ग में शांति से आराम कर सकते हैं। वांग ये ने सिर हिलाया। आइए आपके पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करें। ठीक है। उन्होंने तियुआन ग्रह को छोड़ दिया और ब्लू प्लेनेट के वर्महोल नंबर आई की ओर चले गए। कॉलोनी प्लेनेट 996 का पूर्व वर्महोल अब पूरी तरह से अलग था। यह वह स्थान था जहां वांग ये और अन्य दो ने मुनरो परिवार के भारी घेरे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया था। यह वह स्थान भी था जहां जुनाहू तीशान का पतन हुआ था। उजाड़ ग्रह पर एक समाधि का पत्थर था। जुनाहू तीशान का मकबरा। 24 वर्ष बीत गए और यह अभी भी ऊंचा खड़ा था। कब्र खोलकर येंगलिंग ने अपनी मां को अपने पिता के बगल में दफनाया। फिर उसने कब्र को ढक दिया, एक समाधि का पत्थर बनाया और प्रणाम किया। वांग ये और नैन्ते ने भी सिर झुकाया। चारों बच्चों और अन्य लोगों ने भी प्रणाम किया। यदि उस दिन जुनाहू तीशान का बलिदान नहीं होता तो वांग ये आज हमारे बीच नहीं होते। धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि मेरे पिता को उस दिन अपने किए पर पछतावा नहीं है। येंगलिंग ने सभी को प्रणाम किया। मुझे यही करना चाहिए। वांग ये ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो चले और एक नया जीवन शुरू करें। येंगलिंग ने हल्के से सिर हिलाया। अपने माता पिता की कब्रों की ओर देखते हुए वह फिर से झुकी और अलविदा कहा। यह मुनरो परिवार की तलाश करने का समय है ना? नान्ते ने अपनी मुट्ठियां रख दी। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया। अब मुनरो परिवार से पुराना हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। चिमेंग परिवार जियावुगुआंग के बारे में कोई भी सुराग बताने को तैयार नहीं था। जुएलिंग के बारे में सुराग भी कोई प्रगति नहीं कर रहे थे। फिर वे स्रोत तक जाएंगे। ब्लू प्लेनेट के सभी मानव जिन्हें लाल बत्ती से दूर ले जाया गया था, चाहे वे कहीं भी गए हों, उन्हें मुनरो परिवार द्वारा संभाला गया था। इसमें वे परफेक्ट इवॉल्वर शामिल थे जिन्हें पिछले 24 वर्षों में हुआक्सिया से छीन लिया गया था। वे जितना संभव हो सके उतने लोगों को बचाएंगे। मिल्की वे, मुनरो परिवार कॉलोनी ग्रह आधार। भले ही मुनरो परिवार के अधिकार क्षेत्र से लगभग 1000 कॉलोनी ग्रहों को हटा दिया गया था और पड़ोसी रिचेन गैलेक्सी में तियान्याओ गैलेक्सी में विभाजित किया गया था, मुनरो परिवार के पास अभी भी सैकड़ों कॉलोनी ग्रह थे जो संचालन बनाए रखते थे, जिसमें आसपास के खनिज ग्रह और ऊर्जा ग्रह शामिल थे, जिनका अभी भी शोषण किया जा रहा था। घटिया मानव दासों के बैचों को काटा गया या तो उन्हें खनिज ग्रहों पर फेंक दिया गया या बेच दिया गया। केवल कुछ ही प्रतिभाशाली लोगों को रखा गया और उन्हें पोषित करने के लिए युद्ध के मैदान में उतारा गया। धिक्कार है, तुमने मेरी दौलत पाने का रास्ता बंद कर दिया। मुनरो राजा शानबेई क्रोधित थे। उनके जैसे छोटे परिवारों के लिए खतरनाक युद्ध क्षेत्र कॉलोनी ग्रहों में दासों की कटाई सबसे लाभदायक व्यवसाय था। लेकिन चूंकि तियान्याओ गैलेक्सी पर अब वांग ये का शासन था, इसलिए उनकी आय आधी हो गई थी। हाँ, विशेषकर नीला ग्रह। कुछ ही समय में उन्होंने 2 डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ तैयार कर लिए थे। याओ ने महान परिवारों के लिए हजारों डार्क क्रिस्टल अर्जित किए, जबकि जियावुगुआंग ने भी उत्कृष्ट योगदान दिया। महिला सहायक ने कहा, सिर्फ हमारा हिस्सा ही हमारे हाथों को नरम बनाने के लिए काफी था। हम कुछ नहीं कर सकते। वह बंदा अब सुर्खियों में है। यहाँ तक कि बड़े-बड़े परिवारों को भी उसके आगे झुकना पड़ता है। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन ने उन्हें सीधे तौर पर संपूर्ण सितारा जीवन आकाशगंगा का नियंत्रण दे दिया। इससे पता चलता है कि वे उसे कितना महत्व देते हैं। मुनरो राजा शानबेई को अपने दिल का दर्द महसूस हुआ। महिला सहायक ने कहा, महान परिवार केवल अस्थायी रूप से सहनशील होते हैं। जब सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तो वह स्वाभाविक रूप से अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा। बिना किसी अतिरिक्त प्रसिद्धि के वह सिर्फ एक शक्तिहीन सुपरस्टार है। बड़े-बड़े परिवारों के लिए उससे निपटना आसान होगा। उस समय तियान्याओ आकाशगंगा के कॉलोनी ग्रहों को स्वाभाविक रूप से एक बार फिर हमारे मुनरो परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। वह केवल कुछ समय के लिए ही अहंकारी हो सकता है। मुनरो राजा शानबेई ने खर्राटा लिया। अब वह जितना ऊपर चढ़ेगा, भविष्य में उसका गिरना उतना ही अधिक दुख होगा। जब समय आएगा तो आप देखेंगे कि वह कैसे कराहता है और दया की भीख मांगता है। अचानक एक तेज अलार्म बज उठा। जैसे ही कॉलोनी का ग्रह आधार अराजकता में डूब गया, मुनरो किंग की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या हुआ? क्या कॉलोनी बेस पर हमला किया गया था? यह असंभव था। शैतान जाति और राक्षस जाति के प्रदेश यहाँ से काफी दूर-दूर थे। उनके लिए बिना पता लगाए वर्महोल से गुजरना असंभव था। क्या ये लौकिक समुद्री डाकू हो सकते हैं? चीजें अच्छी नहीं हैं, सर। गार्ड कमांडर घबरा रहा था क्योंकि वह दौड़कर आया था। बाहर बेस में लगातार विस्फोट हो रहे थे और सभी रक्षात्मक आग्नेयास्त्र नष्ट हो गए। इससे पहले कि गार्ड कमांडर अपनी रिपोर्ट पूरी कर पाता, बेस का गेट पहले ही टूट चुका था। एक आकृति आगे बढ़ी और एक सुरक्षात्मक बाधा ने उसके पीछे वांग लियांग और वांग यू की रक्षा की। वांग लियांग की भौहें चिंता से सिकुड़ गईं, जबकि वांग यू की आंखें उत्साह से भर गईं। वांग ये, मुनरो राजा शानबेई ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो अभी आया था और खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मुनरो परिवार का कॉलोनी ग्रह आधार है। कृपया जल्दी से चले जाओ या मुझे असभ्य होने के लिए दोषी मत ठहराओ। असभ्य कैसे? वांग ये बिना किसी परवाह के उसके पास चला गया। उसकी नजर उसके चारों ओर कांप रहे गार्डों पर पड़ी और फिर उसने मुनरो राजा शानबेई से कहा, यह ऊपरी क्षेत्र नहीं है। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के नियमों के अनुसार मुझ पर अधिक से अधिक एक छोटी राशि का जुर्माना लगाया जाएगा। अंततः वन ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप वास्तव में यह नहीं सोच सकते कि चिमेंग परिवार आपके लिए खड़ा होगा, है ना? वे अभी अपना ख्याल भी नहीं रख सकते। वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, वे बहुत व्यस्त हैं। आप क्या चाहते हैं? कांपती आवाज में कहते हुए मुनरो राजा शानबेई की आंखों में डर दिखाई दिया। मुझे मनुष्यों के बारे में वह सारी जानकारी चाहिए जो आपने ब्लू प्लेनेट से वर्षों से ली है। वांग ये ने मुनरो राजा शानबेई की ओर देखा। यदि तुम सहयोग करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। यदि तुम नहीं हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी आत्मा की तलाशी लूंगा। उसकी आवाज हड्डियों को कंपा देने वाली थी, जिससे मुनरो राजा शानबेई को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो। वह जानता था कि वांग ये वही करेगा जो वह कहेगा। यह वह पागल व्यक्ति था जिसने 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों का वध किया और खुद को प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में व्हाइट लाइटनिंग यम के रूप में जाना जाने लगा। वह एक पागल था जिसने अपने दम पर महान परिवारों के खिलाफ जाने का साहस किया। वह एक सुपर विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में अपना नाम कमाया था। मत करो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मुनरो राजा शानबेई वांग ये की आभा से अभिभूत थे। वह कराहने लगा और दया की भीख मांगने लगा, जिसमें मुनरो परिवार के राजपरिवार के आचरण का पूरी तरह से अभाव था। जानकारी उसके हाथ में आने के बाद वांग ये ने उन्हें याओ के पास भेजा और उससे निपटने के लिए कहा। दूसरा पक्ष इस पहलू में अधिक कुशल था।
जानकारी के दो टुकड़े जिनके बारे में वह सबसे अधिक चिंतित थे वे जिया वुगुआंग और जुएलिंग थे। जिया वुगुआंग याओ जैसा ही था जिसे उसकी प्रतिभा के कारण युद्ध के मैदान में उतारा गया था। अंतर यह था कि याओ का चिमेंग परिवार द्वारा भारी पालन पोषण किया गया था जबकि जिया वुगुआंग को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी थी। वह इस समय प्राडी गैलेक्सी में था और रेड रिवर कॉस्मिक नेशन की सेना के साथ राक्षसों पर हमला कर रहा था। दूसरी ओर जुएलिंग का ठिकाना काफी आश्चर्यजनक था। उसने सोचा था कि उसे दासी के रूप में बेच दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी किस्मत खराब नहीं थी, उसे एक लौकिक राष्ट्रगुट शुहान सर्वेंट टॉवर को बेच दिया गया था। यह नौकरानियों और नौकरों को ब्रह्मांडीय राष्ट्र के कुलीनों को बेचे जाने से पहले उनके पालन पोषण का प्रभारी था। कोई आश्चर्य नहीं कि हम उसे नहीं ढूंढ सके। वांग ये ने ली चुंगकिंग से संपर्क किया और उन्हें शुहान सर्वेंट टॉवर से संपर्क करने के लिए कहा। जहां तक भाई जिया की बात है, जब तक वह मरा नहीं तब तक सब ठीक था। उनका जन्म युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए हुआ था। वह जितना अधिक लड़ता उतना ही मजबूत होता जाता। जहां तक उसकी आजादी वापस पाने की बात है तो इसके लिए चिमेंग परिवार के साथ बातचीत की आवश्यकता होगी जो थोड़ा परेशानी भरा होगा। क्या गलत है? वांग ये ने पलटकर वांग लियांग और वांग यू की ओर देखा। वह उन्हें विशेष रूप से लाया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उन्हें कितना सिखाया, बेहतर होगा कि उन्हें इसका अनुभव करने और समझने दिया जाए। हम वांग यू ने तुरंत अपनी उत्तेजना दूर कर दी और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। वह नहीं चाहती थी कि वांग ये देखे कि वह कितनी खुश है। मुनरो परिवार ने हमेशा उनके साथ खिलवाड़ किया था, लेकिन अब वे उनसे ऊपर थे। मुनरो परिवार को झुकते और दया की भीख मांगते देखकर उसे बदले की तीव्र भावना महसूस हुई क्योंकि अब उन्होंने इन ब्रह्मांडीय मनुष्यों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर लिया है। पिताजी, वास्तव में क्या बातचीत करना बेहतर नहीं होगा? इस तरह हम संघर्ष से बच सकते हैं और हमारे मन में एक दूसरे के प्रति बहुत गहरी शिकायत नहीं होगी, वांग लियांग ने पूछा। उन्हें जानकारी नष्ट करने का समय देने के लिए या मुझे नकली जानकारी देने के लिए? वांग ये ने उसकी ओर देखा। यह पहला सबक है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। यदि आप दयालु हैं तो आप जनरल नहीं हो सकते। ब्रह्मांड क्रूर है। ताकत का सम्मान किया जाता है और हितों को प्राथमिकता दी जाती है। आपको एक परिवार को नियंत्रित करना है और एक क्षेत्र का प्रबंधन करना है। याद रखें कि नरम दिल न बने। भले ही आप दयालु हों, आपको तेज होना होगा। क्या आप चिमेंग परिवार को पूरी तरह से नाराज करने से नहीं डरते? वांग लियांग ने हैरानी से पूछा। वांग ये ने कहा, मेरे और चिमेंग परिवार के बीच दुश्मनी गहरी है और इसे सुलझाना मुश्किल है। अगर मैं उन्हें जाने भी दूं तो भी वे मुझे जाने नहीं देंगे। यह सिर्फ इतना है कि मैं वर्तमान में रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में ध्यान का केंद्र हूं, इसलिए चिमेंग परिवार मेरे खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता है। क्या होगा यदि आप ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता हार जाते हैं और 3 स्थानों में से एक भी नहीं पाते हैं? वांग लियांग ने पूछा। असंभव, वांग यू लगभग अवचेतन रूप से चिल्लाया। फिर वह वापस होश में आई और अपना सिर घुमा लिया। हम ब्लू प्लेनेट हारेगा नहीं। यह बहुत दुख होगा। वांग ये मुस्कुराए। वांग लियांग और वांग यू के भाव बदल गए। मुझे इसे इस तरह से कहने दीजिए, चाहे वह हमारे परिवार का क्षेत्र हो या ब्लू प्लेनेट, हम सभी अब एक ही नाव से बंधे हैं। हम एक साथ उठेंगे और गिरेंगे। अगर मैं समृद्ध हुआ तो परिवार समृद्ध होगा, वांग ये ने कहा। अगर मैं सत्ता खो देता हूं तो चिमेंग परिवार निश्चित रूप से बदला लेगा। निसंदेह मैं हारूंगा नहीं। हालांकि रेड रिवर कॉस्मिक नेशन सिर्फ चिमेंग परिवार से बहुत दूर है और ताशी स्टारफील्ड सिर्फ रेड रिवर कॉस्मिक नेशन से बहुत दूर है। कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। यही कारण है कि मैंने ब्लू प्लेनेट को स्वतंत्र बना दिया और आपको परिवार का प्रबंधन करने दिया। मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप कार्यभार संभालने में सक्षम होंगे और रेड रिवर कॉस्मिक नेशन और यहाँ तक कि ताशी स्टारफील्ड में एक विशाल व्यक्ति बन सकेंगे। यदि आप मेरे न रहने पर भी फल फूल सकें तो मैं वास्तव में सहज हो जाऊंगा। मैं समझता हूँ पिताजी, वांग लियांग ने जोर से सिर हिलाया। यह अच्छा है कि आप समझ गए, वांग ये ने उन्हें प्रोत्साहित किया। इसलिए आपको अपने बीज फैलाने के लिए समय का लाभ उठाना होगा। एक बच्चा 10 को जन्म देता है, 10 100 को जन्म देता है और 100 1000 को जन्म देती है। कुछ हजार वर्षों में हमारा परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा। वांग लियांग स्तब्ध रह गए। क्या मजबूत बनने से उसके पिता का यही मतलब था? वांग यू ने व्यंग्य किया। जब वह लड़कियों को देखता है तो शर्मा जाता है। उसके बच्चे कैसे हो सकते हैं? उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वांग ये ने उसकी ओर देखा। आपके पास कुछ और भी हो सकते हैं। मैं उनके साथ समान व्यवहार करूंगा। मैं नहीं चाहता। वांग यू ने अपनी बाहें मोड़ ली और अपना सिर घुमा लिया। उसके मुंह के कोने बेवजह मुड़ गए। वांग ये ने वांग लियांग को आकार दिया। क्या यह ईमानदार बच्चा सचमुच उसका था? ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह महिलाओं को पसंद नहीं करता था। वह मितभाषी होगा। तियान्याओ ग्रह की ओर बढ़ते हुए वांग ये एकांत में चले गए। उनका लक्ष्य कभी भी ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता नहीं था। यदि केवल एक ही स्थान होता तो शायद वह दुर्भाग्यशाली होता और हार जाता। लेकिन 3 स्थानों के साथ उसे निश्चित रूप से एक स्थान मिलेगा। उनका असली लक्ष्य सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में प्रवेश करना और स्टारफील्ड साम्राज्यों और शाश्वत साम्राज्यों के लाखों सुपरस्टार स्तरीय प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना था। फिर वह 7 सर्वोच्च मानव गुटों में प्रवेश करेगा। यह न केवल ब्लू प्लेनेट और उसके परिवार के लिए बल्कि उसके स्वयं के लिए भी था। उनमें महत्वाकांक्षा थी और शीर्ष पर चढ़ने की क्षमता थी और 7 सर्वोच्च मानव गुट सबसे अच्छा मंच थे। उनके क्लोन ने समय के अंतिम उन्नत पथ टच ऑफ टाइम को समझ लिया, जबकि उनके मुख्य शरीर ने सुपरस्टार स्तर की मजबूती प्रकार की क्षमता डार्क क्रिस्टल स्पेल को विकसित करना शुरू कर दिया। इससे गहरे क्रिस्टल नहीं बने। इसके बजाय यह उसके शरीर को काले क्रिस्टल में बदल देगा और उसकी शारीरिक सुरक्षा में काफी सुधार करेगा, जो कि ताइवान प्लेनेट की बॉडी ऑफ स्टील ब्लड लाइन के समान था, सिवाय इसके कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं था। वांग ये के लिए शुद्ध शारीरिक मजबूती बहुत प्रभावी नहीं थी, लेकिन डार्क क्रिस्टल स्पेल को आंतरिक दुनिया से जोड़ा जा सकता था, जिससे यह एक अलग कहानी बन गई। उसकी शीर्ष रैंक वाली आंतरिक दुनिया के जुड़ने से भले ही उसके पास केवल डार्क क्रिस्टल स्पेल का चरण 1 ही क्यों न हो, वह आश्चर्यजनक रूप से मजबूत हो जाएगा। यदि उसने इसे चरम सीमा तक विकसित किया और इसे अपनी शीर्ष श्रेणी की आंतरिक दुनिया के साथ जोड़ा, यहाँ तक कि ब्लैक होल स्तर के दानव कमांडर इन चीफ के खिलाफ भी, तो वह अपने भौतिक शरीर का उपयोग दूसरे पक्ष को कुचलने के लिए कर सकता था। 7 दिन बाद डार्क क्रिस्टल स्पेल जे वांग ये ने डार्क क्रिस्टल मंत्र के रहस्यों को सफलतापूर्वक समझा और शुरुआती चरण में प्रवेश किया। सुदृढ़ीकरण प्रकार की क्षमताएं अपेक्षाकृत आसान थीं, जबकि अन्य क्षमता मंत्रों की कठिनाई धीरे-धीरे बढ़ती गई। उदाहरण के लिए भाई प्रियलम स्पेल एक सुपरस्टार स्तरीय मौलिक प्रकार की क्षमता वाला मंत्र जिसका उपयोग उसकी शीर्ष रैंक आंतरिक दुनिया के साथ भी किया जा सकता है। एक बार जब वह इसे समझ गया तो यह उसकी आंतरिक दुनिया की शक्ति को भी बढ़ा सकता है। तियान्याओ ग्रह पर जाने और 15 ब्रह्मांडीय देशों से कचरा साफ करने के बाद मैं काले लोक में जाऊंगा। वांग ये सीनियर वू युआन के बारे में नहीं भूले। ऐसे अच्छे वरिष्ठ के पास स्वाभाविक रूप से उसका अधिक आना जाना था। साथ ही वह दोबारा दूसरी पार्टी से फायदा उठाना चाहता था। सीनियर वू युआन ने उससे वादा किया था कि सुपरस्टार स्तर तक पहुंचने के बाद वह उसे एक बड़ा उपहार देगा। इसके अलावा काले क्षेत्र में सबसे मजबूत खजाना मार्ग क्रमांक आयो में से एक कुछ ऐसा था जिसे वह पहले नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुटोला ग्रह तियान्याओ आकाशगंगा में 1205 सितारा जीवन ग्रहों में से एक है। इसका मूल स्वामी किमो परिवार था। सर, समाचार से पता चलता है कि वांग ये ब्लू प्लेनेट पर लौट आया है। क्या हमें रुकना चाहिए और चले जाना चाहिए? महिला सहायक ने सुझाव दिया।
जल्दी क्या है? धीरे करो। ऐसा नहीं है कि हम एकमात्र परिवार हैं जो पीछे नहीं हटे हैं। क्या अन्य परिवार अभी भी आसपास नहीं हैं? किमो किंग डियर ने एक कांपती हुई लड़की को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वह सिर्फ एक अकेला कमांडर है। उसके परिवार में कोई और नहीं है। ये क्षेत्र वैसे भी आसपास हैं, तो हम उनका लाभ क्यों नहीं उठाते? जैसे ही वह बोला, किमो किंग डियर बेतहाशा हंसे। इस छोटी लड़की को देखो, वह कितनी आकर्षक है। हर साल उनमें से कई को भेजा जाएगा। मैं जाने को कैसे सहन कर सकता हूँ? लेकिन सर, मुनरो परिवार पहले ही जा चुका है। महिला सहायक अभी भी थोड़ी चिंतित थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहले ब्लू प्लेनेट पर कब्जा कर लिया था और वे वांग ये के बदला लेने से डरते हैं। हमारी वांग ये से कोई दुश्मनी नहीं है, किमो किंग डियर ने कहा। बल्कि हमने बिना किसी कारण के बहुत सारे कॉलोनी ग्रह खो दिए हैं। नुकसान कौन उठाएगा? स्पष्ट रूप से कहें तो वांग ये अभी भी हम पर एहसान करता है। हालांकि हम कंजूस नहीं हैं। अधिक से अधिक जब वांग ये आएगा तो हम कॉलोनी ग्रह उसे वापस कर देंगे और इसे दोस्त बनाने के रूप में मानेंगे। लेकिन मैंने सुना है कि वांग ये बेहद पागल और खून का प्यासा है। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में उसे व्हाइट लाइटनिंग यम का उपनाम दिया गया है। अगर वह हम पर हमला करता है तो क्या होगा? महिला सहायक ने डरते हुए पूछा। क्या वह हिम्मत करता है? किमो किंग डियर जोर से हंसे। वह एक लड़का है जिसने अभी अभी अपनी राष्ट्रीयता रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में स्थानांतरित की है और वह पहले से ही हर जगह दुश्मन बना रहा है। क्या वह अभी भी यहीं रहना चाहता है? तियान्याओ गैलेक्सी के भीतर अभी भी 12 कॉस्मिक राष्ट्रों के परिवार हैं जिन्होंने नहीं छोड़ा है। मुझे विश्वास नहीं है कि वह बूम। अचानक कॉलोनी ग्रह का आधार हिंसक रूप से हिल गया। कान छिदवाने वाला अलार्म बजते ही किमो किंग डियर की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। वह अचानक उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? अच्छा नहीं सर, एक मूल ऊर्जा स्टारशिप बेस की रक्षा सुविधाओं पर हमला कर रही है। यह वांग ये है। वांग ये यहाँ है। झपट्टा मारना। किमो किंग डियर के पैर सुन्न हो गए और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उसका सिर चकरा रहा था। क्या वांग ये पागल था? उसकी यह मजाल। कॉलोनी ग्रह का आधार खंडहर में तब्दील हो गया। वांग ये ने अकेले ही पूरे बेस को तहस नहस कर दिया और हजारों लोगों को मार डाला। उसने लालच में अंधे हो चुके सभी लौकिक मनुष्यों को मार डाला। यह सब बहुत परिचित लगा। उस दिन 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों के विरुद्ध काले क्षेत्र के बाहर उसने वैसा ही किया। वांग यू ने चौंक कर इधर-उधर देखा। यह सब अनुभव करके उसकी आत्मा को बहुत बड़ा आघात लगा। ब्लू प्लेनेट पर उसने केवल राक्षसों को मारा, लेकिन यहाँ वे ब्रह्मांडीय मानव थे। धत तेरी की, येंगलिंग ने उन छोटी लड़कियों को देखा जिन्हें इन बदमाशों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और उसने अपनी हत्या के इरादे को नहीं छिपाया। वांग लियांग ने अपने पिता की ओर देखा। उसे जो झटका महसूस हुआ वह उसकी बहन वांग यू से कम नहीं था, लेकिन उसने इसे दिखाया नहीं। पिताजी, आपने उनसे बातचीत क्यों नहीं की और उन्हें जाने के लिए क्यों नहीं कहा? वांग लियांग को समझ नहीं आया। उदाहरण के तौर पर एक को मार डालो, वांग ये ने कहा। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन ने पहले ही घोषणा कर दी है कि तियान्याओ गैलेक्सी हमारे परिवार की है, फिर भी ये परिवार अभी भी लापरवाही से काम कर रहे हैं, सोने के अंडे देने वाली हंस को मार रहे हैं। उनके साथ बातचीत करना सिर्फ समय की बर्बादी है। सतह पर वे पीछे हट सकते हैं, लेकिन वे हमारी पीठ पीछे कुछ कर सकते हैं और बहुत परेशानी पैदा कर सकते हैं। अतिक्रमण करने वाले डाकुओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें मार देना है। यहाँ तक कि रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के कानूनों के अनुसार वे मरने के लायक हैं। लेकिन क्या इससे महान परिवारों के साथ और अधिक शत्रुता नहीं होगी? वांग लियांग हैरान थे। वांग ये ने कहा, आप जितने कमजोर होंगे, दूसरे उतने ही बेईमान होंगे। हम एक नया परिवार हैं और हमें ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के बीच खड़े होने के लिए पर्याप्त बहादुर होना होगा। दूसरों को अपमानित करने से डरो मत। ब्रह्मांड बहुत जटिल है, लेकिन बहुत शुद्ध भी है। मजबूत का सम्मान किया जाता है। वांग ये फिर से उन्मत्त हो गया। ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवार जो शो देख रहे थे, उन्हें किमो परिवार के कॉलोनी ग्रह आधार के नष्ट होने की खबर मिली। पहले तो वे चौंके, फिर चर्चा की और धीरे-धीरे जाने लगे। हालांकि वांग ये के दूसरे कॉलोनी ग्रह बेस में पहुंचने के बाद सभी परिवार डर गए और रातों रात भाग गए। उन्हें डर था कि अगर वे बहुत धीमे हुए तो वे वांग ये द्वारा पकड़े जाएंगे। यह एक पागल था जो पूरी तरह से अनुचित था। यहाँ तक कि उन्होंने उनके विरोध और बातचीत को भी नजरअंदाज कर दिया। सबसे दुखद बात यह थी कि महान परिवार उनके लिए बिल्कुल भी खड़े नहीं हुए। उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करने के बाद रिपोर्ट बस दब गई और कोई उत्तर भी नहीं मिला। उन्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अरे बस रुको और देखो, देखते हैं तुम कब तक अहंकारी रह सकते हो। वह सिर्फ एक खलनायक है जो अपना दबदबा बनाए हुए है। एक दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है। क्या आप प्रसिद्ध होने के लिए सिर्फ ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता पर निर्भर नहीं है? प्रतियोगिता के बाद आइए देखें कि महान परिवार आपके साथ कैसे व्यवहार करेंगे। अरे अकेले चिमेंग परिवार ही उसे कुचल कर मार डालने के लिए काफी है। द्वेषपूर्ण शब्द कहते हुए वे ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवार किसी अन्य की तुलना में तेजी से भागे। वे लालची थे, लेकिन मूर्ख नहीं। यहाँ तक कि महान परिवारों ने भी वांग ये को नाराज करने की हिम्मत नहीं की, तो उनके पास क्या मूल्य था? यदि उन्होंने वास्तव में इस पागल व्यक्ति को क्रोधित किया, तो वह परिवार के मुख्य ग्रह को मिनटों में नष्ट कर देगा। वे सिर्फ छोटे और निम्न परिवार थे, जिनमें से अधिकांश परिवारों में कुछ सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ थे, यहाँ तक कि वांग ये को गर्मजोशी देने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। आमतौर पर बाघ के भेष में लोमड़ी बनना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर बाघ भी हिलने की हिम्मत नहीं करता, तो उनके लिए कायर बनना ही बेहतर था। बाधाओं को दूर करें। वांग ये तेज और निर्णायक थे। कुछ ही लौकिक दिनों में सभी लौकिक राष्ट्रों के परिवार चले गए थे। तियान्याओ गैलेक्सी के रडार पर विभिन्न पहचान संकेतों द्वारा प्रकाशित ग्रह फिर से मंद हो गए। पूरी आकाशगंगा एक अज्ञात भूमि की तरह शांत और शांत थी। तियान्याओ ग्रह पर पहुंचे। 6 सितारा जीवन आकाशगंगा का आकार और इसकी प्रचुर जीवन शक्ति ने हर किसी को प्रशंसा में हांफने पर मजबूर कर दिया। ऊपरी क्षेत्र, जहां विभिन्न स्टारफील्ड गुट तैनात थे, ने सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे वे अपने पिछले जंगल से अचानक किसी शहर में प्रवेश कर गए हों। उस समय वांग ये की तरह वे ब्रह्मांड के बारे में जिज्ञासा और कल्पना से भरे हुए थे। मानव आभासी ब्रह्मांड, कॉस्मिक बहन, वध की अनंत दुनिया, मार्शल एक्सट्रीम डोजो। वहां राजसी इमारतें, विभिन्न तारा क्षेत्रों के लौकिक गुट और लौकिक मनुष्य भी आ जा रहे थे। यहाँ की हर चीज ने उन्हें चौंका दिया। मैं भविष्य में परिवार का क्षेत्र आपके लिए छोड़ दूंगा। जब वे ऊपरी क्षेत्र की थोड़ी खाली सड़कों पर चल रहे थे तो वांग लियांग को अपने साथ ले आए। मुझे डर है कि मैं तुम्हें निराश कर दूंगा पिताजी। वांग लियांग थोड़ा चिंतित थे। अपने पिता के जबरदस्त तरीकों को देखकर, जिससे ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के बड़े परिवार क्रोधित हो गए, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर सके, उन्हें वास्तव में खुद पर भरोसा नहीं था। वांग ये ने कहा, 10,000 किताबें पढ़ना 10,000 मील की यात्रा करने जितना अच्छा नहीं है। अनुभव हवा से सामने नहीं आएगा। बोझ महसूस मत करो, बस करो। यदि आप असफल होते हैं तो इसे अनुभव संचय के रूप में लें। आपको 7 सितारा जीवन प्रणाली का प्रबंधन करने की आवश्यकता होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वांग लियांग अवाक थे। दबाव और भी अधिक था। वांग ये ने कहा, हर किसी का व्यक्तित्व अलग-अलग होता है और काम करने के तरीके अलग-अलग होते हैं। आप एक स्थिर व्यक्ति हैं जो बड़ी तस्वीर जानते हैं। क्षेत्र का प्रबंधन करने के लिए आप मुझसे अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी माँ आपकी मदद करने के लिए आपके साथ होंगी। यह कोई समस्या नहीं होगी। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा।
मुझे आशा है कि मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, वांग लियांग ने गंभीरता से कहा। जब तक आप स्वयं को योग्य पाते हैं, यह पर्याप्त है। वांग ये हंसे और अपनी जगह पर रुक गए। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आपको परिवार के नेता के रूप में खूबसूरती से करना चाहिए। आप वांग परिवार को शर्मिंदा नहीं कर सकते। पिताजी, कृपया मुझे निर्देश दें। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। वांग लियांग की निगाहें दृढ़ थीं। 11 अंदर जाओ और एक आदमी बन जाओ। वांग ये ने अपने सामने चमकदार और शानदार इमारत की ओर इशारा किया और दृढ़ता से कहा। वांग लियांग ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में उसके पिता इशारा कर रहे थे और वह तुरंत भयभीत हो गया। असंख्य दौड़ वेश्यालय। कुछ दिनों तक तियान्याओ ग्रह पर रहने और सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वांग ये तुरंत काले क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। केवल नैन्ते, लिंगलिंग, जिओकिन, येंगलिंग और वांग यू को लेकर आए। जिऊ वेई अपने क्षेत्र के प्रबंधन में अपने बेटे के साथ जाने के लिए तियान्याओ ग्रह पर रहीं। लिन हाओ ने स्वाभाविक रूप से अपनी बहन का अनुसरण किया। किसी भी स्थिति में तियान्याओ ग्रह के ऊपरी क्षेत्र में सब कुछ था। उसे लक्ष्यहीन होकर इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं थी। जिऊ लियांग के शिक्षक के रूप में रोई रोई भी रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सोन कॉस्मिक डोजो को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती थी और मुख्य डोजो को स्थापित करने के लिए तियान्याओ प्लेनेट सबसे उपयुक्त स्थान था। वांग शिनचेन, वांग तियान्यांग और वांग तियानई को ब्लू प्लेनेट से अक्सर यात्रा करनी पड़ती थी, इसलिए उन्होंने तियान्याओ गैलेक्सी को भी नहीं छोड़ा। स्टारशिप पर आपने मुझसे भी अधिक अच्छी तरह से जाने दिया, नानते ने आह भरी। आपने इतनी बड़ी 6 सितारा जीवन आकाशगंगा को ऐसे ही दे दिया। वह सिर्फ एक बच्चा है। 11 वह परिपक्व और स्थिर है। कारोबार की रखवाली के मामले में वह मुझसे कहीं बेहतर है, वांग ये ने कहा। यह सच है। हम दोनों ने ब्लू प्लेनेट पर सर्वनाश से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया। हम खेती और युद्ध में सर्वश्रेष्ठ हैं, नानते ने कहा। मुझे ऐसा लगता है, वांग ये ने कोई टिप्पणी नहीं की। सटीक रूप से कहें तो यह उनकी व्यक्तिगत पसंद थी। बेवकूफ, जीजाजी सब कुछ देख सकते हैं। उनकी ऊपरी सीमा परिवार और ब्लू प्लेनेट की ऊपरी सीमा है, लिंगलिंग ने नैन्ते से कहा। अगर वह क्षेत्र में रहता है और आगे नहीं बढ़ता है, तो हम समाप्त हो जाएंगे। वांग ये मुस्कुराए। लिंगलिंग बहुत होशियार थी। भाई किंग ने पहले ही शुहुआन सर्वेंट टॉवर से संपर्क कर लिया था और जियोजू की जानकारी खरीदने के लिए संपर्क बना लिया था। शुहुआन सर्वेंट टॉवर में 10 साल के पालन पोषण के बाद जियोजू को एक अमीर और शक्तिशाली परिवार ने नौकरानी बनने के लिए खरीद लिया था। वे फिलहाल उसे छुड़ाने के लिए बातचीत कर रहे थे। ऐसा हो जाने के बाद लिंगलिंग अपने मूल शरीर में लौटने और एक शरीर में अपनी 2 आत्माओं की विशेषताओं को प्रदर्शित करने में सक्षम होगी। वह क्षमता उपयोगकर्ताओं के विकास में तेजी से प्रगति करेगी। खेती की प्रतिभा के मामले में ज्वेलिंग याओ से कमतर नहीं थी। वास्तव में वह ब्लू प्लेनेट पर ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने वाली पहली कृषक थी। प्राकृतिक रूप से जन्मा क्षमता वाला उपयोगकर्ता। ब्लू प्लेनेट बहुत खास है, वांग ये ने मन ही मन सोचा। एक समय प्रणाली विशेष ग्रह के रूप में इसकी पुष्टि होने के अलावा ब्लू प्लेनेट को आत्मा के संबंध में प्रतिभाओं में कुछ उपलब्धियां भी मिलीं। वर्तमान में ब्लू प्लेनेट पर 155 परफेक्ट इवॉल्वर थे, जिनमें वह, नैन्ते, लिंगलिंग, याओ और अन्य शामिल थे। किसी ने भी रक्तवंश को जागृत नहीं किया था और सभी ने आत्मिक प्रतिभा को जागृत कर लिया था। पर्याप्त नमूनों के साथ एक बात लगभग निश्चित थी। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि ब्लू प्लेनेट के मनुष्य रक्तधाराओं को जागृत नहीं करेंगे। यह कोई नुकसान नहीं था। इसके विपरीत यह एक बड़ा फायदा था। यदि माता-पिता के पास वंशावली थी या यदि परिवार में एक निश्चित वंशावली थी, तो वे यह सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे कि ब्लू प्लेनेट के वंशजों में वंशावली और प्रतिभा दोनों जागृत होंगी। हालांकि यह पसंद पर भी निर्भर करता था। आखिरकार ब्लू प्लेनेट केवल एक 4 सितारा जीवन ग्रह था। जन्म लेने वाले शिशुओं के जीन 7 सितारा जीवन ग्रह पर जन्म लेने वाले शिशुओं से कमतर थे। भले ही उन्हें बाद में इसकी भरपाई करनी पड़े, फिर भी उनके और जन्मजात स्तर के बीच एक अंतर होगा और लागत बहुत बड़ी होगी। फिर भी ब्लू प्लेनेट के लिए इस तरह के मूल्यांकन से इसके मूल्य में कमोबेश वृद्धि होगी। जल्द ही जांच के नतीजे सामने आ जाएंगे। वांग ये बहुत जिज्ञासु थे। ब्लू प्लेनेट किस प्रकार का विशेष ग्रह था? रेड रिवर प्रोडिजी काले क्षेत्र में पहुंची। स्थान बदल गया और समूह ने मुख्य क्षेत्र, एक विशेष दुनिया में प्रवेश किया। वांग ये दूसरों से अलग हो गए। उनकी सुपरस्टार स्तर की ताकत का काले क्षेत्र पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वहां खड़े होकर भी उसे महसूस हो रहा था कि दुनिया अस्थिर है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खतरनाक इमारत में खड़ा हो जो किसी भी वक्त ढह सकती है। शीर्ष रैंक आंतरिक दुनिया। सफेद बिजली वो युवान के प्रेत में बदल गई और एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ वांग ये को देखा। वह हैरान भी था और ईर्ष्यालु भी। और यह एकदम सही ग्रेड है। आपने यह कैसे किया? प्रतिभा, वांग ये बहुत सीधे थे। वो युवान का प्रेत लंबे समय तक अबाक था। उसने हर जगह खजाने की खोज की थी और पूरी तैयारी की थी। उसने अपनी आंतरिक दुनिया का निर्माण भी तभी किया था जब वह ब्लैक होल स्तर पर पहुंच गया था और अधिक आश्वस्त था। अंत में वह केवल 3 रास्तों को एक में मिलाकर एक उन्नत श्रेणी की आंतरिक दुनिया का निर्माण कर सका। साथ ही यह केवल उत्कृष्ट श्रेणी का था। यद्यपि उनका स्तर वांग ये से ऊंचा था, यह केवल ऊर्जा संचय के कारण था। जब वांग ये की ताकत ब्लैक होल स्तर तक पहुंच जाएगी, तो वह पकड़ने में सक्षम होगा। वास्तव में वांग ये के पास अपनी आंतरिक दुनिया को पौराणिक इष्टतम ग्रेड तक पहुंचाने का भी मौका था। बेशक संभावनाएं बहुत कम थीं। फिर भी भले ही वह अपनी उत्तम श्रेणी की शीर्ष श्रेणी की आंतरिक दुनिया की खेती करना जारी रखता, वह ब्रह्मांडीय मनुष्यों के बीच उत्कृष्ट होता। यदि वह समय रहते ब्लैक होल से गुजर जाता, तो उसके पुनर्जन्म के चक्र को पार करने की संभावना बहुत अधिक हो जाती। आप एक सच्चे ब्रह्मांडीय प्रतिभा हैं, वो युवान के प्रेत ने आह भरी। वांग ये मुस्कुराए। मुझे फ्लोरीन किन्नर और मादा काले बादल से भी फायदा हुआ जो सीनियर ने मुझे दिया था। इसके अलावा मैं इतना भाग्यशाली था कि मुझे बाद में जीवन का दिव्य वृक्ष मिला। कई मुख्य खजानों की मदद से मेरी आंतरिक दुनिया मुश्किल से सही ग्रेड तक पहुंच पाई। जीवन का वृक्ष। क्या वह अपनी आंतरिक दुनिया के निर्माण के लिए सर्वोच्च श्रेणी का खजाना भी प्राप्त कर सकता है? उन दोनों का खजाना शिकार का वंश एक ही था, लेकिन वांग ये की किस्मत बहुत अच्छी थी। वो युवान के प्रेत ने ईर्ष्यापूर्वक कहा, खजाना केवल सहायक है। पथ की समझ ही सच्चा सार है। जीवन के वृक्ष के बिना भी 4 महान पथों की आपकी समझ और संलयन के साथ आपके लिए एक शीर्ष श्रेणी की आंतरिक दुनिया का निर्माण पूरा करना कोई समस्या नहीं होगी। यह सच है, वांग ये विनम्र नहीं थे। उसने उसकी प्रशंसा की और उसे गर्व हुआ। हालांकि वह वास्तव में गर्व महसूस कर सकता था। वो युवान का प्रेत मुस्कुराया और कहा, आप सही समय पर आए। आपकी शीर्ष श्रेणी की आंतरिक दुनिया मेरे इस खजाने के योग्य है। इसका सबसे अच्छा उपयोग करना बिल्कुल सही है। इसके बारे में बात करते हुए मैं खुद भी इसे तब इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं था। वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सुनकर ऐसा लगा कि यह कोई भारी उपहार है। डार्क ओरिजिन क्रिस्टल क्लस्टर। वो युवान के प्रेत ने 3 मीटर लंबा अजीब आकार का क्रिस्टल क्लस्टर निकाला। वह काला और चमकीला था, जिसमें अत्यंत शुद्ध ऊर्जा थी। यह गहरे क्रिस्टल जैसा दिखता था, लेकिन ऐसा नहीं था। यह एक विशेष प्रकार का डार्क क्रिस्टल है, जिसे अत्यधिक परिस्थितियों में अनगिनत युगों में डार्क क्रिस्टल से संघनित किया जाता है। यह डार्क क्रिस्टल को चरम तक संपीड़ित करने के लिए ऊर्जा नियंत्रण और संपीड़न मंत्रों का उपयोग करने जैसा है। अधिकांश सर्वोच्च ग्रेड डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण डार्क ओरिजिन क्रिस्टल को कोर के रूप में बनाते हैं। आंतरिक दुनिया के लिए यह ऊर्जा बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा खजाना है। न केवल इसकी ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित किया जा सकता है, बल्कि यह डार्क क्रिस्टल की तुलना में बहुत तेज और अधिक प्रभावी भी है। वांग ये की आंखें चमक उठी।
वह मुश्किल से अपनी आंतरिक दुनिया का खर्च उठा पाता था। 1 लाख काले क्रिस्टल 2 से 3 ब्रह्मांडीय दिनों में अवशोषित किए जा सकते थे और यह उनकी सर्वोच्च श्रेणी की आंतरिक दुनिया का केवल चरण 1 था। उन्होंने स्टेज 2 की कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की। मुझे यह नहीं लेना चाहिए, वांग ये ने डार्क ओरिजिन क्रिस्टल को छूते हुए कहा और तुरंत उसे दूर रख दिया। ऊर्जा की प्रचुरता को देखते हुए डार्क ओरिजिन क्रिस्टल क्लस्टर की कीमत कम से कम अरबों डार्क क्रिस्टल थी। वू युआन के प्रेत के अनुसार काले क्रिस्टल की तुलना में इसके बेहतर प्रभाव के कारण इसकी कीमत दसियों अरब काले क्रिस्टल के बराबर होगी। ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ वास्तव में अमीर थे, खासकर वे जिनके पास खजाना शिकार वंश था। वू युआन का प्रेत मुस्कुराया। मेरे लिए इसे रखना बेकार है और इसे आपको देना भी बर्बादी नहीं है। हालांकि मेरा सुझाव है कि आप ऊर्जा को अतिप्रवाह से रोकने के लिए अपनी आंतरिक दुनिया के चरण 2 में पहुंचने के बाद इसका उपयोग करें। समझ गया। धन्यवाद वरिष्ठ वांग, ये बहुत आज्ञाकारी थे। उनकी नजरें मिलीं। वू युआन का प्रेत असहाय था। फिर उसने बिजली और जटिल ब्रह्मांडीय रहस्यों से भरी एक काली बोतल निकाली और उसे फेंक दिया। इसे अजमाएं। यह यहाँ था। काले दायरे में सबसे कीमती खजाना, पैसेज आईओ का खजाना। यह एक अविनाशी कलाकृति थी जिसने भौतिक शरीर, अंतरिक्ष और बिजली तत्व को एक में मिला दिया। जिस क्षण वांग ये की चेतना ने बोतल में प्रवेश किया, उसे काली बिजली की बोतल में एक ब्रह्मांड महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंतरिक दुनिया एक अलग दुनिया बन गई हो। वह बिजली की दुनिया की तरह सभी प्रकार की बिजली से भरा हुआ था। जी। बिजली की काली बोतल उसके बाएं हाथ में घुस गई। वांग ये को तुरंत भारी दबाव महसूस हुआ। न सिर्फ उनकी कलाई बल्कि उनका शरीर भी काफी भारी लग रहा था। इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा को झेलना उसके लिए कठिन था। उनके बाएं हाथ की बिजली विशेष रूप से भयंकर थी। यह ऐसा था मानो विस्फोट होने वाला था और काली बिजली की बोतल उसके शरीर से बाहर निकलने वाली थी। एक अविनाशी कलाकृति के साथ जुड़ना बेहद कठिन था। बस ऊर्जा की भारी मात्रा उसके शरीर को संभालने के लिए पहले से ही बहुत अधिक थी। अपनी आंतरिक दुनिया का उपयोग करें, वू युआन की आवाज सुनाई दी। वांग ये समझ गए। शीर्ष स्तर की आंतरिक दुनिया का दबाव उतर गया। एक पल में उसने काली बिजली की बोतल की शक्ति को दबा दिया। उनके शरीर पर दबाव अचानक एक पायदान कम हो गया और उन्होंने धीरे-धीरे इसे झेल लिया। जल्द ही अंतरिक्ष का लौकिक रहस्य उजागर हो गया। प्रत्येक चरण पिछले से अधिक मजबूत था। मूल के रूप में अंतरिक्ष के पथ के साथ पहला चरण उन्नत आयामी दरार था, दूसरा चरण उन्नत आयामी अशांति था और तीसरा चरण एक शीर्ष रैंक आयामी दुनिया थी। वर्तमान में वह केवल ब्रह्मांडीय रहस्य के पहले चरण का ही उपयोग कर सका, लेकिन इससे संलयन में कोई बाधा नहीं आई। उनकी शीर्ष श्रेणी की आंतरिक दुनिया काफी शक्तिशाली थी और उनकी शारीरिक शक्ति, स्थानिक समझ और गड़गड़ाहट के महान पथ में उपलब्धियां भी काफी शक्तिशाली थीं। यूनिवर्स लाइटनिंग बोतल, वांग ये को जल्द ही बोतल के बारे में सारी जानकारी मिल गई। यह एक व्यापक खजाना था जिसकी ऊपरी और निचली सीमा के बीच बहुत बड़ा अंतर था। यह सभी प्रकार की बिजली को तब तक एकत्र और जमा कर सकता है जब तक कि ऊर्जा सीमा से अधिक न हो, जिसमें सफेद बिजली भी शामिल है जो हाई तवहील ओरिजिन द्वारा बिना रुके उत्पन्न की गई थी। बोतल में बिजली की मात्रा और शक्ति ने यूनिवर्स लाइटनिंग बोतल की निचली सीमा और ऊपरी सीमा निर्धारित की। जब तक बोतल में पर्याप्त बिजली थी, भले ही इसे एक साधारण बिजली रिलीज उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता था, यह असाधारण शक्ति को उजागर करने में सक्षम होगा। यदि वह ब्रह्मांडीय रहस्य का प्रयोग करता तो वह और भी अधिक शक्तिशाली होता। पहला चरण आयामी दरार का उपयोग आयामी दरार के माध्यम से दूर से हमला करने के लिए किया जा सकता है। आयामी अशांति का दूसरा चरण न केवल हमले की शक्ति को बढ़ा सकता है बल्कि एक बड़े क्षेत्र में बिजली भी छोड़ सकता है। तीसरा चरण आयामी दुनिया, यहाँ तक कि दुश्मन को बोतल में बंद कर सकता है और उन्हें लाइटनिंग डायमेंशनल दुनिया में नियंत्रित कर सकता है। क्या यह बोतल जेट बोतल का रूपांतरण हो सकती है? वांग ये ने अपने बाएं हाथ में यूनिवर्स लाइटनिंग बोतल से आने वाली बिजली की ऊर्जा को महसूस किया। यह ऐसा था मानो बिजली के बोल्ट ने उस पर कब्जा कर लिया हो और वह कभी भी और कहीं भी बिजली गिरा सकता था। एक अच्छा खजाना, वांग ये बहुत संतुष्ट थे। उनके लिए यूनिवर्स लाइटनिंग बोतल की निचली सीमा बहुत ऊंची थी। आखिरकार वाइट ऑफ हील ओब्लिवियन कवच के साथ वाइट ऑफ हील ओरिजिन लगातार सफेद बिजली पैदा कर सकता है। बस इसी बात ने उसे बहुत बड़ी शक्ति दे दी। ऊपरी सीमा भी अप्रिमेय थी। यदि वह गड़गड़ाहट की कुछ अधिक शक्तिशाली उत्पत्ति जमा कर सकता है, तो वह युद्ध कौशल के साथ विस्फोट कर सकता है, जो कि उसके मुकाबले अधिक है। काले क्षेत्र का सबसे मजबूत खजाना अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। यह यात्रा व्यर्थ नहीं थी। 2 खजानों को लेने के बाद वांग ये ने वाइट ऑफ हील ओब्लिवियन कवच के टुकड़ों और वाइट ऑफ हील ओरिजिन के मोतियों के साथ जुड़ना जारी रखा। वाइट ऑफ हील ओब्लिवियन कवच केवल शरीर पर प्रभावी था और आंतरिक दुनिया की मदद नहीं कर सका। ऐसा कहा जा रहा है कि सुपरस्टार स्तर की सफलता ने उन्हें वाइट ऑफ हील ओब्लिवियन कवच के 10वें और 11वें टुकड़े को सफलतापूर्वक एकीकृत करने की अनुमति दी। उनके द्वारा आत्मसात किए गए वाइट ऑफ हील ओरिजिन्स की संख्या भी 144 से बढ़कर 198 हो गई। इससे न केवल उनकी युद्ध क्षमता में वृद्धि हुई, बल्कि यह उनकी खेती के लिए भी काफी मददगार था। नेंटे ने कहा कि आप ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में 10वें स्थान पर थे। वू युआन का प्रेत मुस्कुराया। उन्होंने चैट करना कब शुरू किया? वांग ये ने कहा, उसका मुंह बड़ा है। क्या आप में 3 स्थानों में से एक स्थान पाने का आत्मविश्वास है? वू युआन ने पूछा। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, वांग ये ने सिर हिलाया। वू युआन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ताइशी स्टारफील्ड में अलग दिखने में सक्षम होने के लिए आपके पास पहले से ही सुपरस्टार स्तर की प्रतिभा और युद्ध कौशल है। सही। क्या सीनियर ने उस समय भी जीनियस चयन की लड़ाई में भाग लिया था? वांग ये ने पूछा। बेशक। यह मानव क्षेत्र में हर युग का एक भव्य अवसर है। कौन इस सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहेगा? वू युआन का प्रेत हंसा। भले ही आप अंतिम चक्र में प्रवेश नहीं कर सकते, फिर भी आप उसी पीढ़ी की ब्रह्मांडीय प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। वांग ये ने कहा, इसलिए सीनियर ने अंतिम चक्र में प्रवेश नहीं किया। वू युआन के प्रेत ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो भले ही आप अंतिम चक्र में प्रवेश कर जाएं, भले ही आपको आगे बढ़ने का स्थान मिल जाए, यह बेकार है। क्यों? क्या आप कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं क्योंकि आप उन्हें खा नहीं सकते? वांग ये ने कहा। बिल्कुल नहीं, वू युआन का प्रेत चिंतित लग रहा था। चाहे वह जन्मजात जीन, प्रतिभा रक्तरेखा, खेती या सर्वोच्च खजाने हों, ब्रह्मांडीय राष्ट्र स्टारफील्ड उनके आकार सहित सबसे गरीब हैं। अतीत की प्रतिभा चयन लड़ाइयों में शाश्वत साम्राज्य हमेशा चैंपियन रहे हैं। यदि वे भाग्यशाली हैं, तो स्टारफील्ड साम्राज्य कुछ शीर्ष रैंक प्रतिभाओं का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मांडीय राष्ट्र स्टारफील्ड से हमें इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। यह पहले से ही इतना अच्छा है कि हम बिना बाहर हुए एक दौर में जीवित रहने में सक्षम हैं। वांग ये ने गुनगुनाया। यह सच था। स्टारफील्ड्स को आवंटित स्थानों की अलग-अलग संख्या को देखकर, जिन्हें 3 स्तरों में विभेदित किया गया था, कोई भी बता सकता है। ऐसा नहीं था कि 7 सर्वोच्च मानव गुट पक्षपाती थे, लेकिन विभिन्न स्टारफील्ड्स के प्रदर्शन और उनमें प्रकट होने वाली प्रतिभाओं की संभावना ने सब कुछ समझा दिया। समय आने पर इसके बारे में सोचें। वांग ये बहुत निश्चिंत थे। वैसे वरिष्ठ, उसने पूछा, वह व्यक्ति कौन था जिसने आपको नुकसान पहुंचाया? अभी भी याद रखने के लिए धन्यवाद। वू युआन के प्रेत ने मुस्कुराहट प्रकट की। उसने वास्तव में उसे गलत नहीं आंका था। ये बच्चा असली था। कोई जल्दी नहीं है। आइए तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप वाइट ऑफ हील ओब्लिवियन कवच के सभी टुकड़ों के साथ जुड़ नहीं जाते। वू युआन के प्रेत ने कहा। सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट के लिए खुद को अच्छी तरह से तैयार करें और अपने और ब्रह्मांड की शीर्ष प्रतिभाओं के बीच अंतर देखें। यह भविष्य में आपके लिए बहुत मददगार होगा।
ठीक है, वांग ये ने आगे नहीं पूछा। ऐसा लग रहा था कि वह वू युआन के दुश्मन से निपटने में सक्षम होने से अभी भी कुछ दूरी पर था। सही है सीनियर, क्या आप मेरे साथ आए लोगों को वहां से हटा सकते हैं? वांग ये ने कहा। बिल्कुल, वू युआन का प्रेत सहमत हो गया। स्थान बदल गया और जल्द ही नैन्टे, लिंगलिंग, जियोकिन, वांग यू और येंगलिंग प्रकट हुए। आओ मेरे उपकारक वरिष्ठ वू युआन को नमस्कार करें। वह बहुत प्यारे और उदार वरिष्ठ हैं। वांग ये ने लड़कियों से परिचय कराया। वह विशेष रूप से युवा पीढ़ी का ख्याल रखता है। वह कभी कंजूस नहीं होता। नमस्कार वरिष्ठ, सभी लड़कियों ने एक स्वर में सिर झुका लिया। उनमें से वांग यू का सिर लिंगलिंग द्वारा दबाया गया था। वू युआन अवाक था। यहाँ तक कि उनके जैसा अनुभवी व्यक्ति भी इस साजिश में फंस गया। एक क्षण की लापरवाही और उसे वांग ये द्वारा धोखा दिया गया। वह उसका इंतजार कर रहा था। वरिष्ठ, मैं आपका परिचय करा दूं? वांग ये मुस्कुराए और एक कदम आगे बढ़ गए। यह मेरी पत्नी है और हम नवविवाहित हैं। यह मेरी शिष्या है, इसे आपकी भव्य शिष्या माना जा सकता है। और यह अद्भुत है, मेरी बेटी, तुम्हारा। ठीक है, मैं समझ गया। वू युआन ने जबरदस्ती मुस्कुराया और अपनी निजी तिजोरी खोली। थोड़ी देर के बाद वांग ये और अन्य को वू युआन द्वारा काले दायरे से बाहर निकाल दिया गया। स्टारशिप पर रडार ने निर्देशांक की पुष्टि की। गंतव्य लेमेई ग्रह की पुष्टि की। अल की आवाज आई। अनुमानित समय 60 ब्रह्मांडीय दिन। प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ। रेड रिवर प्रोडिजी लौट आई। लक्ष्य ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता। लाल नदी कौतुक। लड़कियों की फसल अच्छी हुई। जियोकिन, वांग यू और येंगलिंग सभी को अपनी प्रसवोत्तर नींव को मजबूत करने के लिए आनुवंशिक खजाना प्राप्त हुआ। लिंगलिंग ने एक आत्मा की रक्षा करने वाला खजाना प्राप्त किया और यहाँ तक कि नांते ने अपनी आंतरिक दुनिया के निर्माण के लिए एक मुख्य खजाना प्राप्त किया। प्रत्येक एक दुर्लभ वस्तु की जिसे खरीदना बेहद कठिन था। वू युआन वास्तव में इस बार पूरी तरह से बाहर हो गया। उसने संभवतः अपनी छोटी सी तिजोरी से सभी सबसे कीमती खजाने निकाल लिए थे। ऐसा कहा जा रहा है, वांग ये जानता था कि वू युआन ने उन्हें ये खजाने दिए थे क्योंकि वह खुश था। अन्यथा वह उन्हें दोयम दर्जे का खजाना दे सकता था। उनकी ताकत में वृद्धि, सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन और अंत में उनके द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न ने वू युआन को न केवल खुश किया बल्कि राहत भी दी। वू युआन के लिए जब तक वह अपना बदला ले सकता है, वह बिना पछतावे के मर जाएगा। तो क्या हुआ अगर उसने अपना सारा सामान दे दिया? वैसे भी वह इन्हें अपने साथ परलोक में नहीं ले जा सका। जिस चीज ने उसकी बची हुई आत्मा को नष्ट होने से रोका वह थी अविस्मरणीय घृणा। जब मैं भाई तवहील ओब्लिवियन आर्मर के सभी 18 टुकड़ों को मिला दूंगा तो मैं लगभग ब्लैक होल स्तर पर पहुंच जाऊंगा। मैं मूल रूप से ताइशी स्टारफील्ड में अजय हो जाऊंगा, अनडाइंग लाइफ फॉर्म्स को छोड़कर। उस समय वन वू युआन को इस शिकायत को निपटाने में मदद करेगा। वांग ये कृतज्ञ व्यक्ति नहीं थे। वह उस दयालुता को याद रखेगा जो उसे प्राप्त हुई थी। पर्याप्त लाभ प्राप्त करने के बाद उसे स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष को चुकाना पड़ता था। फिर भी खजाने की खोज की परंपरा वास्तव में एक दिव्य कौशल है। यह सोचना कि वू युआन ने इतने सारे खजाने इकट्ठा किए हैं। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। रक्तरेखा कॉलम में 2 शब्दों खजाने की खोज को देखकर उसे बेवजह महसूस हुआ कि वह एक स्वर्गीय खजाने को बर्बाद कर रहा था। उनके पास प्रथम श्रेणी के शीर्ष रैंक का वंश था, लेकिन उन्होंने इसका अच्छा उपयोग नहीं किया। द्वितीय, इसका मुख्य कारण यह है कि किसी के पास समय नहीं है। वांग ये को इसका कारण पता था। यदि वह अपनी वंशावली का अच्छा उपयोग करना चाहता है, तो उसे संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा करनी होगी। पहले वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र में रह रहा था और इधर-उधर व्यस्त था। उसके पास समय कैसे हो सकता था? प्राचीन युद्ध क्षेत्र छोड़ने के बाद उन्होंने खुद को ब्लू प्लैनेट के मामलों में व्यस्त कर लिया और साथ ही सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में भी भाग लिया। वह इस पूरे समय व्यस्त था। खजाने की खोज की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि असंख्य दौड़ वेश्यालय में जाने के लिए भी उसे हर अवसर का लाभ उठाना पड़ता था। अब जब ब्लू प्लैनेट अस्थायी रूप से बस गया था और ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता के बाद पारिवारिक क्षेत्र फलने फूलने लगा था, तो उसे विशाल ब्रह्मांड का पता लगाने और खजाने को खोजने के लिए समय निकालने में सक्षम होना चाहिए। भले ही वह उच्च आयामी ब्रह्मांड में नहीं जा सका, फिर भी वह निम्न आयामी ब्रह्मांड में बहुत सारे खजाने पा सकता था। 60 ब्रह्मांडीय दिनों की उड़ान का समय 2 ब्रह्मांडीय वर्षों के करीब था। मैरियार्ड रेस्ट स्लेवरी फार्म से ताया ने एक संदेश भेजा। आसपास के 8 सितारा जीवन ग्रहों से दासों का आना शुरू हो गया था। जब वे लेमेई ग्रह पर लौटे, तो वांग ये ने अनुमान लगाया कि कम से कम 15 अरब संभावित बिंदु प्राप्त होने की प्रतीक्षा में होंगे। वांग ये ने ताया से कहा, ओह ठीक है, आप एर्मा प्लैनेट पर असंख्य रेस्ट स्लेवरी फार्म से भी दास प्राप्त करने में मेरी मदद करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, यह युद्ध क्षेत्र के निकट है, इसलिए वहाँ काफी संख्या में सुपरस्टार गुलाम हैं। क्या आवश्यकताएं समान हैं? ताया ने पूछा। वांग ये ने कहा, नहीं, मैं केवल सुपरस्टार स्तर वाले ही चाहता हूँ। समझ गया, ताया ने आगे नहीं पूछा। एक 9 सितारा जीवन ग्रह एर्मा प्लैनेट रेड रिवर कॉस्मिक नेशन की सीमा पर स्थित था। यह सितारा जीवन आकाशगंगा थी जो प्रादी आकाशगंगा के सबसे निकट थी और जहां रेड रिवर कॉस्मिक नेशन की सेना एकत्र हुई थी। वांग ये स्वाभाविक रूप से युद्ध में शामिल होने के लिए वहां नहीं जा रहे थे। वह वहां जा रहा था क्योंकि भाईजिया प्राडी गैलेक्सी में था। ताइशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद उसने आगे बढ़ने और भाईजिया को वापस लाने की योजना बनाई। जब वह इस पर था, तो वह युद्धग्रस्त प्राडी गैलेक्सी में खजाने की खोज की अपनी परंपरा को आजमा सकता था और युद्ध से एक छोटा सा भाग्य कमा सकता था। यह सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट के लिए अभ्यास होगा। जहां तक ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता का सवाल है, चयन के दौरान उन्हें पहले से ही पूरा भरोसा था कि उन्हें 3 में से एक स्थान मिल सकता है। अब जब उसकी ताकत फिर से बढ़ गई थी, तो जीत स्वाभाविक रूप से उसकी मुट्ठी में थी। साधना कक्ष में वांग ये के बाएं हाथ में एक हल्की सी रोशनी चमकी और यूनिवर्स लाइटनिंग बोतल दिखाई दी। वाइट हील ओरिजिन्स के 198 मोतियों ने गड़गड़ाती हुई असीमित सफेद बिजली छोड़ी। जल्द ही यह सब यूनिवर्स लाइटनिंग बोतल द्वारा अवशोषित कर लिया गया। एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं हुआ। मोती के वाइट हील ओब्लिवियन कवच में लौटने से पहले वाइट हील ओरिजिन की सारी ऊर्जा समाप्त हो गई थी। हे भगवान, आपको बड़ी भूख लगी है? वांग ये को सुख आश्चर्य हुआ। यूनिवर्स लाइटनिंग बोतल में बिजली की दुनिया बहुत सारी बिजली ऊर्जा संग्रहित कर सकती है। वाइट हील ओरिजिन के 198 मोतियों से निकली गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति बोतल की दुनिया का 10% भी नहीं भर पाई। केवल अपने बाएं हाथ के हमले को बढ़ाने से ही उसकी हाथापाई से लड़ने की क्षमता एक स्तर तक बढ़ सकती है। झपट्टा मारना। पहला ब्रह्मांडीय रहस्य सक्रिय हुआ। वांग ये की इच्छानुसार ब्रह्मांडीय रहस्य का उपयोग किया गया और एक दूर के क्षुद्रग्रह के ऊपर आकाश में एक आयामी दरार दिखाई दी। गड़गड़ाहट की एक भयानक सफेद उत्पत्ति ने अंतरिक्ष को छेद दिया और छोटे क्षुद्रग्रह को भेदते हुए नीचे गिर गई। यह बेहद तेज था। वह आयामी दरार का पूरी तरह से उपयोग कर सकता था। आयामी दरार के उन्नत होने के बाद चाहे वह दूरी हो, सटीकता हो या कास्टिंग गति हो, इसमें सुधार होगा। वांग ये ने कई बार कोशिश की और जल्द ही इसमें महारत हासिल कर ली। वर्तमान में चरण 1 आयामी दरार का उपयोग केवल गुप्त हमलों के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसे अपग्रेड करने के बाद यूनिवर्स लाइटनिंग बोतल के चरण 1 ब्रह्मांडीय रहस्य का उपयोग लंबी दूरी के हमले के रूप में किया जा सकता है। यदि उसे ताइशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में एक क्षमतावान उपयोगकर्ता का सामना करना पड़ा, तो यह एक महान हत्यारा होगा। अन्य प्रकार के विरोधियों का सामना करते समय वह दूसरे पक्ष को नजदीकी मुकाबले में लड़ने के लिए भी मजबूर कर सकता है।
दूसरा ब्रह्मांडीय रहस्य समूह लड़ाइयों के लिए अधिक उपयुक्त है। वांग ये ने अंतरिक्ष के उन्नत पथ आयामी अशांति को नहीं समझा था। सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट एकल लड़ाइयों का अधिक था, इसलिए उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। दूसरा ब्रह्मांडीय रहस्य केवल युद्ध के मैदान पर ही अपनी ताकत को सबसे अधिक उजागर कर सका। तीसरा ब्रह्मांडीय रहस्य बहुत मजबूत है। वांग ये काम उठे। इसका प्रभाव हास्यास्पद था। यह सोचने के लिए कि यह लक्ष्य को बोतल की आयामी दुनिया में खींच सकता है और फिर हमला कर सकता है। यदि वह यूनिवर्स लाइटनिंग बोतल को पूरी तरह भर लेता तो वह ब्लैक होल स्तर पर एक परम विशेषज्ञ के खिलाफ भी लड़ने में सक्षम होता। हालांकि यह दोधारी तलवार थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूनिवर्स लाइटनिंग बोतल उसके शरीर से जुड़ी हुई थी। एक बार जब यह टूट गया तो शरीर को भारी चोट लग सकती थी और यूनिवर्स लाइटनिंग बोतल क्षतिग्रस्त भी हो सकती थी। द्वितीय, युद्ध कौशल में सुधार के मामले में विल सीलिंग ब्लेड अभी भी बेहतर है। वांग ये ने यूनिवर्स लाइटनिंग बोतल को हटा दिया। यह अविनाशी कलाकृति एक सहायक वस्तु के समान थी। दूसरी ओर रेड रिवर कॉस्मिक नेशन द्वारा दिया गया विल सील ब्लेड एक महान हथियार था। वह पहले दो फॉर्म पहले ही सक्रिय कर सकता था। एक बार जब वह अंतरिक्ष के उन्नत पथ स्पेस डिसलोकेशन को समझ गया तो वह तीसरे रूप को सक्रिय करने में सक्षम हो जाएगा और उसकी आक्रमण शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि आंतरिक दुनिया का टकराव शीर्ष रैंक सुपरस्टार स्तर की प्रतिभाओं के बीच सबसे सीधा टकराव था। वांग ये की चेतना ने उनकी आंतरिक दुनिया में प्रवेश किया। दुनिया के मूल के रूप में जीवन का दिव्य वृक्ष जीवन को पोषण देने के लिए लगातार बढ़ती जीवन शक्ति जारी करता है। उसने पहले अपनी आंतरिक दुनिया को लाल नदी के पानी की 10 बोतलों से सींचा था, इसलिए अब उसकी आंतरिक दुनिया में जीवन शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक प्रबल थी। जीवन शक्ति बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह जीवन ग्रह की तरह ही आंतरिक दुनिया की ऊपरी सीमा निर्धारित करती थी। उदाहरण के लिए यदि ब्लू प्लैनेट की जीवन शक्ति बढ़ती है तो इसे चरण 4 से चरण 5 तक उन्नत किया जा सकता है। आंतरिक दुनिया के लिए भी यही सच था। इसके अलावा जीवन शक्ति जीवन का उत्पादन कर सकती है, जीवन के बुनियादी स्तर को बढ़ा सकती है और आंतरिक विश्व चक्र का निर्माण कर सकती है। इसके साथ उसे अपनी आंतरिक दुनिया की रैंक बढ़ाने के लिए काले क्रिस्टल या अन्य ऊर्जा खजाने पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा जीवन शक्ति इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण थी कि ब्लैक होल स्तर पर पुनर्निर्माण के दौरान उसकी आंतरिक दुनिया उच्चतम गुणवत्ता इष्टतम ग्रेड तक पहुंच सकती है या नहीं। मेरे पास अभी भी लेमई ग्रह पर नीला पहाड़ी मिट्टी के 10 कंटेनर हैं। यह मेरी जीवन शक्ति को एक और लहर से बढ़ा सकता है। उसके बाद मुझे ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता के बाद रेड रिवर कॉस्मिक नेशन से पुरस्कारों के लिए इंतजार करना होगा। एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन ने उन्हें एज्योर माउंटेन मिट्टी के 10 कंटेनर दिए थे, जिसे उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता स्थानांतरित करने से पहले एकत्र करने की व्यवस्था की थी। हालांकि एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन इतना छोटा नहीं था, अगर वे अपमान से क्रोधित हो जाते और इसे वापस ले लेते तो भी उसके दिल को थोड़ी पीड़ा होती। सौभाग्य से मेरी शीर्ष रैंक वाली आंतरिक दुनिया चरण 3 पर पहुंच गई है और मेरे पास डार्क ओरिजिन क्रिस्टल क्लस्टर है। अन्यथा मुझे जीवन के दिव्य वृक्ष को खिलाना होगा और साथ ही शीर्ष रैंक वाली आंतरिक दुनिया को फिर से भरना होगा। मैं वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुपरस्टार स्तर के गुलाम भी सस्ते नहीं हैं। यह देखकर कि उसके कार्ड में केवल 380 मिलियन डार्क क्रिस्टल बचे थे, वांग ये को सिरदर्द महसूस हुआ। जब ब्रेकआउट प्रतियोगिता खत्म हो गई तो उसे वास्तव में कुछ पैसे कमाने की जरूरत थी। खेती जबरदस्त गति से आगे बढ़ी क्योंकि वांग ये के पास वायर बाइंड रिंग थी और वह अपने क्लोन का उपयोग कर सकता था। उन्होंने समय के पथ को समझते हुए क्षमता मंत्रों का अभ्यास किया। काले लोक को छोड़ने के बाद वे ब्रह्मांडीय दिन पर उन्हें समय के स्पर्श का एहसास हुआ। इसके साथ ही उन्होंने अंतरिक्ष के पथ की तरह ही समय के तीनों उन्नत पथों को समझ लिया और चरण दर चरण समय के पथ में अपनी नींव तैयार की। उसके बाद क्लोन ने अंतरिक्ष के पहले उन्नत पथ स्पेस डिसलोकेशन पर खेती करना शुरू किया। एक बार यह समझ में आ गया, विल सीलिंग ब्लेड का तीसरा रूप सक्रिय किया जा सकता है। इस बीच उनका मुख्य शरीर मानव आभासी दुनिया के एबिलिटी टॉवर ऑफ बेबेल में था, जो दायरे परिवर्तन मंत्र में उनकी उपलब्धि को परिष्कृत करता था। वे लौकिक दिन पर वह बिजली श्वेत क्षेत्र में विलीन हो गई। डार्क एनर्जी और लाइटनिंग आपस में जुड़कर एक लाइटनिंग डोमेन बनाते हैं। मौलिक प्रकार की क्षमता वाले मंत्रों में ओरिजिन स्पेल एक विशिष्ट टीम के बराबर था, ओरिजिन कोर स्पेल एक सेना के बराबर था और दायरे परिवर्तन मंत्र एक विशाल ब्रह्मांडीय राष्ट्र सेना के बराबर था। हालांकि वांग ये के लिए, जिनके पास सभी प्रकार के युद्ध क्षेत्र के खजाने थे, अकेले दायरे परिवर्तन मंत्र की शक्ति महत्वहीन थी। सभी क्षमता मंत्रों की तरह मंत्र संयोजन के प्रभाव सबसे मजबूत थे। रहस्यमय नक्काशी और ब्रह्मांडीय रहस्य सभी विभिन्न पथों के संलयन से बने थे। दायरे परिवर्तन मंत्र का व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। इसे आंतरिक दुनिया में मिलाना और तात्विक हमलों की शक्ति को बढ़ाना सबसे आम था। इस पहलू में वांग ये के पास 2 प्रकार के बिजली तत्व के खजाने थे, वाइटव हील ओब्लिवियन कवच और यूनिवर्स लाइटनिंग बोतल। वह उन दोनों में क्षेत्र परिवर्तन मंत्र को जोड़ सकता है और उनकी शक्ति बढ़ा सकता है। 11 मैं अब बहुत मजबूत हूँ। वांग ये ने आह भरी। वह न केवल एक सर्वगुण संपन्न योद्धा था, बल्कि वह सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न योद्धा भी था। ताशी स्टार नेटवर्क में अभी भी इस बात पर चर्चा चल रही थी कि अब जिंग, युन बुफान और वू युन में से किसे 3 स्थान मिलेंगे। केवल वह जानता था कि केवल 2 स्थान बचे हैं, क्योंकि उसे यकीन था कि वह उनमें से एक जीतेगा। दरअसल कोई दबाव ही नहीं था। वांग ब्रह्मांडीय दिन लेमई ग्रह पर पहुंचने में केवल 3 दिन बचे थे। क्षेत्र आइटम मंत्र वांग ये ने अपनी सुपरस्टार स्तरीय क्षमता का जादू पूरा कर लिया। रियलम आइटम स्पेल का उपयोग मुख्य रूप से समन्वय और समर्थन के लिए था। यह श्वेत क्षेत्र की ऊर्जा के साथ मिलकर नए जीवन रूपों का निर्माण कर सकता है। वुआन ब्लैक दायरे में गड़गड़ाहट संलयन अंधेरे जानवरों का गठन दायरे आइटम स्पेल के माध्यम से किया गया था। क्लोन मंत्र के अलावा उसने पहले ही सभी रिलीज प्रकार की क्षमता मंत्रों को समझ लिया था। रिलीज प्रकार के सर्वोच्च खजाना घटक वॉयड बाइंड रिंग के माध्यम से वह रिलीज प्रकार की क्षमता वाले मंत्रों को उनके सबसे मजबूत रूप में उजागर कर सकता है। फिलहाल उसके पास केवल संभावित अंकों की कमी थी। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। वांग ये ने खेती कक्ष छोड़ दिया। स्टारशिप के अंदर स्टाफ सदस्य अपना काम कर रहे थे। बाकी लोग खेती कर रहे थे। युद्ध कक्ष से छींटाक्षी की आवाजें सुनी जा सकती थीं। उसे यह जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी कि यह जोयू और येंगलिंग थे। दोनों काफी जिद्दी थे। एक योग्यता उपयोग करता था और दूसरा योद्धा था। उनकी ताकत बराबर थी। वे आमने सामने नहीं मिल सकते थे और किसी भी समय लड़ सकते थे। वांग ये दोनों को प्रतिस्पर्धा करते देखकर खुश थे। एक प्रतिस्पर्धी के बराबर होने पर किसी की प्रगति बहुत तेज होगी। उन्होंने पारिवारिक क्षेत्र के वर्तमान विकास को समझने के लिए जियो वेई और आह लियांग को बुलाया। जैसे ही वह जियो किन को वन हिट स्पेल के रहस्यों पर चर्चा करने के लिए ढूंढने वाला था, तारों वाला आकाश कंगन चमक उठा और वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह ब्लू प्लैनेट के निरीक्षण का प्रभारी व्यक्ति कामिंज था। निरीक्षण के परिणाम अंततः सामने आ गए। समय समानांतर प्रणाली 32वीं श्रेणी का एक विशेष ग्रह। वांग ये आश्चर्यचकित थे। राजा याओजू ने उसे पहले बताया था कि ब्लू प्लैनेट में समानांतर दुनिया बनाने की क्षमता है। इस तथ्य के अलावा कि इसके प्राणियों में प्रजनन में बेहतर प्रतिभा थी, कई आत्माएं अक्सर समानांतर दुनिया के ओवरलैपिंग के कारण पैदा हुई थीं। इसलिए नीले ग्रह पर अधिकांश मनुष्यों में प्रतिभा जागृत हुई। कुछ लोग 2 प्रतिभाओं को भी जगा सकते हैं। पुराना पेड़ झूठ नहीं बोल रहा था। यह सही है। टाइम पैरेलल समय के 3 उन्नत पथों में से सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें समय के सार के पथ की सबसे गहन समझ है।
टाइम पैरेलल सिस्टम विशेष ग्रह से एक जीवन रूप इसमें बेहद प्रतिभाशाली होगा, कमिंज ने कहा। अरे, घुमा-फिरा कर उसकी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। सौभाग्य से यह शुद्ध समय प्रणाली वाला ग्रह था। यदि यह एक विशेष ग्रह होता जिसमें ऊर्जा या पदार्थ प्रणाली भी होती, तो यह एक सिरदर्द होता। ऐसा कहा जा रहा है कि एक उन्नत समय प्रणाली ग्रह सस्ता भी नहीं था। 32वीं श्रेणी क्या है? वांग ये ने पूछा। इसका मतलब है कि इसके प्राणियों में कोई वंशावली नहीं है, जो दुर्लभ है। साथ ही दो प्रतिभाओं को जागृत करने का मौका है, कमिनज ने समझाया। तो फिर उसका वंश कहाँ से आया? ओह, किसी और की लाश से। दो प्रतिभाओं को जगाने के अवसर से आपका क्या तात्पर्य है? वांग ये ने पूछा। यह आत्मा की ताकत पर निर्भर करता है। आत्मा जितनी मजबूत होगी, दो प्रतिभाओं को जगाना उतना ही आसान होगा। यदि कोई दो आत्माओं के साथ पैदा हुआ है, तो उसके पास दो प्रतिभाएं होने की गारंटी है, कमिंज ने कहा। वांग ये ने एक पल के लिए सोचा। अगर मैंने अभी तक दो प्रतिभाएं नहीं जगाई हैं, तो क्या यह भविष्य में संभव होगा? हाँ। पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ने और पूरी तरह से एक उच्च आयामी जीवन रूप बनने से पहले कमिनज ने जारी रखा। आत्मा और शरीर दोनों का अभी भी पुनर्निर्माण किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई सुपरस्टार स्तर से ब्लैक होल स्तर तक पहुंचा, तो उसके पास एक और केवल एक ही मौका था। यह आंतरिक दुनिया को उन्नत करने जैसा ही था। दो प्रतिभाओं को जागृत करने का आत्मा के अलावा और क्या संबंध है? वांग ये ने विस्तार से पूछा। किसी की मूल प्रतिभा। यदि मूल प्रतिभा बहुत मजबूत है, तो यह संभवतः दूसरी प्रतिभा की उपस्थिति को दबा देगी, कमिंज ने कहा। वांग ये गहरी सोच में थे। सौभाग्य से उनकी प्रतिभा अमृत थी, जो केवल दूसरे स्तर के निचले स्तर की एक उत्कृष्ट प्रतिभा थी। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मुख्य बात उसकी आत्मा की ताकत थी। जब उसकी आत्मिक शक्ति एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाती है, भले ही वह अपनी दूसरी प्रतिभा को जागृत नहीं कर पाता, तो उसके इंटरफेस पर एक अधिसूचना दिखाई देनी चाहिए, जो उसे इसे प्राप्त करने के लिए संभावित अंक खर्च करने के लिए कहती है। कितना सुखद आश्चर्य है। ब्लू प्लैनेट पर मनुष्य न केवल समय प्रणाली के लिए उपयुक्त थे, बल्कि वे दूसरी प्रतिभा भी जगा सकते थे। एकमात्र परेशानी यह थी कि ब्लू प्लैनेट की कीमत बढ़ जाएगी। एक बुनियादी समय प्रणाली विशेष ग्रह की शुरुआती कीमत 10 मिलियन डार्क क्रिस्टल थी, एक मध्यवर्ती समय प्रणाली विशेष ग्रह की शुरुआती कीमत 1 बिलियन डार्क क्रिस्टल थी, और एक उन्नत समय प्रणाली विशेष ग्रह की शुरुआती कीमत 100 बिलियन डार्क क्रिस्टल थी। अगर मैं इसे खरीदना चाहूं तो इसकी कीमत कितनी होगी? वांग ये ने सीधे पूछा। इस प्रकार के विशेष ग्रह ब्रह्मांडीय देशों में शायद ही कभी बेचे जाते हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश को देश के स्वयं के उपयोग के लिए संशोधित किया गया है, लेकिन नीलामी द्वारा बेचे जाने के भी उदाहरण हैं। मैं जांच करूंगा, कमिंज ने तुरंत उत्तर दिया। 32वीं श्रेणी के अंतिम 4 सितारा टाइम पैरेलल सिस्टम विशेष ग्रह की नीलामी एक स्टारफील्ड साम्राज्य द्वारा की गई थी। अंतिम कीमत 18000 अविनाशी जुगनू थी, जो 1800 बिलियन डार्क क्रिस्टल है। एक ब्रह्मांडीय राष्ट्र को इसे इस कीमत पर बेचने में सक्षम नहीं होना चाहिए, लेकिन यह अभी भी लगभग 7 या 8000 ट्रिलियन डार्क क्रिस्टल होना चाहिए, 1 ट्रिलियन डार्क क्रिस्टल के करीब। वांग ये की आंखें तुरंत चमक उठीं। मैं जांच के परिणामों की रिपोर्ट करके लाभ का 1% प्राप्त कर सकता हूं, ठीक है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि 1 को 70 से 80 अरब डार्क क्रिस्टल मिल सकते हैं? नहीं, यह विशेष ग्रह की शुरुआती कीमत पर आधारित है, कमिंज ने तुरंत कहा। इसका श्रेणी से कोई लेना देना नहीं है। एक उन्नत रैंक समय प्रकार का ग्रह आपको केवल 1 अरब डार्क क्रिस्टल अर्जित करा सकता है। इतने कम? वांग ये ने अफसोस के साथ कहा। फिर ठीक है, कृपया इसे स्वीकृत करने में मेरी सहायता करें। कमिंज अवाक रह गए। 1 अरब डार्क क्रिस्टल एक ऐसी संपत्ति थी जो कई महान परिवारों के पास भी नहीं होगी। वह चिमेंग परिवार के लिए खेद महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यदि वे अधिक निर्णायक होते, तो 1 अरब काले क्रिस्टल उनके होते। और अब स्थिति अलग थी। एक बार जांच के नतीजे आने के बाद चिमेंग परिवार ब्लू प्लैनेट को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। लेकिन वांग ये इस स्तर पर 1 ट्रिलियन डार्क क्रिस्टल मूल्य के एक छोटे ग्रह की तो बात ही छोड़ दें, भले ही वह ट्रिलियन डार्क क्रिस्टल मूल्य का एक विशेष ग्रह हो, जब तक यह उसके हाथों में था, रेड रिवर कॉस्मिक नेशन उससे इसके लिए नहीं पूछेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अब एक लोकप्रिय व्यक्ति थे। वह ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में रेड रिवर कॉस्मिक नेशन की उम्मीद थे। स्टारशिप पर कोई खून खराबा नहीं और दो प्रतिभाएं यू शुइकिन और वांग यू दोनों ने हर्षित अभिव्यक्तियां प्रकट की। भौतिक शरीर की ओर अधिक झुकाव रखने वाले रक्तवंश की तुलना में क्षमता वाले उपयोगकर्ता दो प्रतिभाएं रखने के लिए अधिक उत्सुक थे। समय समानांतर प्रणाली, इससे नानते को पता था कि उसे समय का कौन सा रास्ता और कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। ब्लू प्लैनेट पर जांच के नतीजों ने उन्हें अपनी क्षमता के बारे में और अधिक जागरूक बना दिया। क्या इसका हम पर असर पड़ेगा? लिंगलिंग ने वांग ये की ओर देखा। शून्य से अब तक वह वांग ये के साथ रही थी। आखिरकार उन्होंने ब्लू प्लैनेट पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्हें डर था कि इसमें बदलाव होंगे। नहीं, 1 ट्रिलियन डार्क क्रिस्टल हमारे लिए बहुत है, वांग ये ने निश्चितता के साथ कहा। लेकिन रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के लिए यह समुद्र में बस एक बूंद है। इन अनडाइंग लाइफ फॉर्म की कुल संपत्ति बस इतनी ही है। मैं अब ध्यान का केंद्र हूं, ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में रेड रिवर कॉस्मिक नेशन का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। इस समय ब्लू प्लैनेट 100% सुरक्षित है। जब तक आप हार नहीं जाते, लिंगलिंग ने सिर हिलाया। यह असंभव है, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्रेकआउट प्रतियोगिता में स्थान पाने के बाद रेड रिवर कॉस्मिक नेशन को ताइशी स्टारफील्ड में एक छोटे से देश के रूप में एक बड़ा सम्मान मिलेगा। जब तक वे मूर्ख नहीं हैं, वे मुझे नीचे नहीं गिराएंगे। अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है, चाहे वह ब्लू प्लैनेट हो या तियान्याओ गैलेक्सी, वे इस युग को सुरक्षित रूप से पार कर लेंगे। एक युग के बाद क्या होगा? नानते ने पूछा। वांग ये ने इसके बारे में सोचा। उस समय रेड रिवर कॉस्मिक नेशन शायद 1% भी नहीं चाहेगा और स्वेच्छा से मुझे ब्लू प्लैनेट देगा। तुम्हें अपना आत्मविश्वास कहां से मिला? नानते ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। मेरी ताकत आपको पता चल जाएगा जब प्रतियोगिता शुरू होगी, वांग ये मुस्कुराए। चिमिंग आकाशगंगा, समय समानांतर प्रणाली का एक विशेष ग्रह, चिमिंग राजा लोजिन की अभिव्यक्ति बदल गई। हाँ, परिवार के नेता। वांग ये ने पहले ही सर्वेक्षण से लाभ के 1% के लिए आवेदन कर दिया है। चिया राजा झुक गए। उसे फिर से धोखा दिया गया था। चिमिंग राजा लोजिन इतने क्रोधित थे कि उनकी नसें कुंद हो गईं। सबसे पहले उन्हें पूरा यकीन था कि ब्लू प्लैनेट केवल एक अंतरिक्ष या समय प्रणाली का ग्रह था। किसने सोचा होगा कि यह एक उन्नत समय प्रणाली ग्रह होगा? संभावना बहुत कम थी। वे एक लौकिक राष्ट्र के महान परिवार थे, फिर भी एक लड़का नाक से उनका नेतृत्व कर रहा था। यह बहुत घृणित था। यह हरामी, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। चिमिंग राजा लोजिन ने अपना गुस्सा दबा दिया। ऐसा लग रहा था कि वांग ये उनके साथ मतभेद में है। हर बार जब वह दूसरे पक्ष से भिड़ता, तो इससे चिमिंग परिवार में अराजकता फैल जाती। दूसरी पार्टी अभी केवल सुपरस्टार स्तर पर थी और वह पहले से ही ऐसा था। जब वह ब्लैक होल स्तर पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा अगर वह ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में 3 स्थानों में से एक प्राप्त कर ले और रेड रिवर कॉस्मिक नेशन का हीरो बन जाए? चिमिंग किंग लोजिन ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। यदि वास्तव में ऐसा हुआ, तो शायद एक दिन चिमिंग परिवार को वांग ये द्वारा निगल लिया जाएगा। बिल्कुल नहीं। जियुग, ओल्प, यू बुफान और वू युनरो सभी ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के शीर्ष प्रतिभाएं हैं। वे बेहद शक्तिशाली हैं। भले ही वह शीर्ष 100 या शीर्ष 10 में प्रवेश कर सके, लेकिन वह निश्चित रूप से 3 स्थानों में से एक भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, चिमिंग राजा लोजिन की अभिव्यक्ति जटिल थी। वह घृणा, पश्चाताप और निराशा के साथ साथ ईर्ष्या से भी भरा हुआ था।
लेमेई ग्रह पर पहुंचे। यह पहली बार था जब यू शुएकिन, वांग यू और येंगलिंग रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में आए थे। 8 सितारा जीवन वाले ग्रह पर आने का यह उनका पहला मौका था। वे अभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाए थे जब उनकी नजर 6 सितारा तियान्याओ ग्रह पर पड़ी और अब वे एक 8 सितारा जीवन ग्रह देख रहे थे जो तियान्याओ ग्रह से 100 गुना अधिक समृद्ध था। अगर मौका है तो मैं आपको रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के मुख्य ग्रह एकमात्र 10 सितारा जीवन ग्रह रेड रिवर प्लेनेट में ले जाऊंगा। वांग ये सभी को मिंगजिया मनोर में ले आए। मंडपों, पुलों और बहते पानी के साथ यह स्थान एक प्राचीन एहसास देता था। इसमें हुआक्सिया उद्यान का अनोखा आकर्षण था। सभी लड़कियों को यहाँ का माहौल बहुत पसंद आया। यहाँ तक कि अभिव्यक्तिहीन येंगलिंग ने भी उत्सुकता से इधर उधर देखा। उसके दिल के बाहर की बर्फ धीरे धीरे पिघलती नजर आ रही थी। जिस चीज ने उसे पिघलाया वह जागीर की सुंदरता या लेमेई ग्रह की समृद्धि नहीं बल्कि घर की भावना थी। वांग ये ने वांग यू और येंगलिंग से कहा, मैंने आप लोगों को पूरक कार्ड दिए हैं। चारों ओर घूमें और पर्यावरण से परिचित हों। जो भी आपको पसंद हो उसे खरीदें। मैं नहीं चाहता। वांग यू ने अपना सिर घुमा लिया। धन्यवाद शिक्षक। क्या मैं हथियार खरीद सकता हूँ? येंगलिंग ने अपना सिर नीचे कर लिया। बिल्कुल, वांग ये ने कहा, आप दिव्य हथियार स्वर्गीय शस्त्रागार में हथियार चुन सकते हैं। वहाँ कई शीर्ष श्रेणी की वस्तुएं हैं। एक उपयोगी हथियार आपकी युद्ध क्षमता को बहुत बढ़ा सकता है। हाँ शिक्षक। येंगलिंग बहुत स्पष्टवादी थी और तुरंत बाहर चली गई। वांग यू घबरा गया। वह मुड़ी और मुस्कुराते हुए वांग ये की ओर देखा। अपने दांत पीसते हुए उसने अपना पैर पटका। वांग ये के हाथ से पूरक कार्ड छीन लिया और हवा की तरह बाहर भाग गई। वांग ये जानबूझकर मुस्कुराए और जागीर छोड़ गए। असंख्य जाति दास्ता फार्म। मेरे नाथ, ताया ने एक शानदार गाउन पहना हुआ था जिससे उसकी छाती स्पष्ट रूप से दिख रही थी। वह एक गुलाम मालिक की तरह नहीं बल्कि एक कुलीन महिला की तरह दिखती थी। यहाँ तक कि उसके उसे संबोधित करने का तरीका भी बदल गया था। अब आप मुझे कितनी छूट दे सकते हैं? वांग ये ने उसकी ओर देखा। उच्च अधिकारियों ने कहा कि यदि आप गुलाम चाहते हैं तो आपको रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में सबसे अधिक 20% की छूट मिलेगी। ताया आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। ठीक है, रास्ता दिखाओ। वांग ये ने संकोच नहीं किया। वह अब रेड रिवर कॉस्मिक नेशन का नागरिक था, इसलिए रेड रिवर कॉस्मिक नेशन की असंख्य रेस स्लेवरी फार्म शाखा में उसका उपचार स्वाभाविक रूप से अलग था। ये डार्क एनर्जी लेवल 7 से 9 के गुलाम हैं जो आप चाहते थे, हे प्रभु। अभी भी 8 सितारा जीवन ग्रहों से कई गुलाम हैं, जिनमें मुख्य ग्रह रेड शेल प्लेनेट के लोग भी शामिल हैं, जिन्हें ले जाया जा रहा है। ताया सौम्य, सुंदर और आकर्षक थी। वांग ये ने सिर हिलाया। वही पुराने नियम। बस मुझे एक नंबर दीजिए। जी महाराज। ताया थोड़ा झुकी और अपना क्लीवेज दिखाने लगी। यह कुल है 1883 डार्क क्रिस्टल। 20% छूट के बाद यह 1500 डार्क क्रिस्टल होंगे। ठीक है, वांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के भुगतान किया। रुतबा होना अच्छा था। न केवल 20% की छूट थी बल्कि कीमत भी डार्क क्रिस्टल में तय की जाएगी। यहाँ तक कि अंश भी काट लिया जाएगा। गुलाम मालिक का उसके साथ व्यवहार करने का तरीका भी थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। जैसे ही ताया एक तरफ हटी उसकी आंखों में एक आकर्षक मुस्कान दिखाई दी। वांग ये ने तुरंत प्रवेश किया। त्वरित फसल। 15.5 बिलियन संभावित अंक प्राप्त हुए। पिछली बार की तुलना में उनके पास 3 बिलियन अतिरिक्त संभावित अंक थे। वांग ये अविचलित थे। आखिरकार यह अपेक्षित लाभ था। ताया के नेतृत्व के साथ वांग ये ने तुरंत सुपरस्टार स्तर के आयोजन स्थल में प्रवेश किया। दासों की संख्या में भी वृद्धि हुई। माय लॉर्ड, यहाँ 1640 बुनियादी सुपरस्टार स्तर के दास, 65 मध्यवर्ती सुपरस्टार स्तर के दास और 1 उन्नत सुपरस्टार स्तर के दास हैं। यह कुल मिलाकर 586755 डार्क क्रिस्टल हैं। 20% छूट के बाद यह 469400 डार्क क्रिस्टल होंगे। ताया ने स्पष्ट स्वर में कहा। सौदा। वांग ये ने पलक भी नहीं झपकाई। 460000 डार्क क्रिस्टल उसके लिए बस एक छोटी सी रकम थी। लेनदेन पूरा होने के बाद ताया फिर से झुका और शालीनता से चला गया। वाह, उनकी शीर्ष श्रेणी की आंतरिक दुनिया ने जगह घेर ली। जैसे ही वांग ये ने कटाई शुरू की उसके हाथों के दोनों ब्लेड ठंडी रोशनी से जगमगा उठे। 7.8 बिलियन संभावित अंक प्राप्त हुए। वांग ये ने अपने इंटरफेस को देखा और देखा कि उसके संभावित अंक 23.3 बिलियन तक वापस आ गए थे। आखिरकार यह वापस आ गया। बाकी लोगों को आने में कितना समय लगेगा? वांग ये सुपरस्टार स्तर के आयोजन स्थल से बाहर चले गए और ताया की ओर देखा। 123 ब्रह्मांडीय दिन। ताया बहुत पेशेवर थी। कुछ ही समय में वह स्पेगेटी पट्टियों के साथ एक बैंगनी लाल पोशाक में बदल गई जिससे उसके कर्व्स और अधिक सटीक रूप से सामने आए। वांग ये ने अनगिनत महिलाओं को देखा था और उनके इरादों को जानती थी। बस यह छोटी सी चाल। बहुत अनुमहीन। मैं आपकी निजी जानकारी देखना चाहता हूँ। क्या यहाँ कोई निजी वीआईपी कमरा है? हाँ मेरे प्रभु। एक क्षण बाद वांग ये ने मैरी रेस स्लेवरी फार्म छोड़ दिया। जब वह मैरी रेसेस वेश्यालय के पास से गुजरा तो उसने उस पर नजर भी नहीं डाली। उनके जैसा ईमानदार व्यक्ति पारंपरिक व्यंजनों को प्राथमिकता देता था। उदाहरण के लिए मैरी रेस स्लेवरी फार्म में मिठाइयां बहुत अच्छी थीं। वह लंबे समय तक उनका स्वाद ले सकता था। वांग ये मिंगजिया मनोर लौट आए और एकांत में चले गए। ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता के लिए 16 लौकिक दिनों की गिनती बाकी है। क्या आप थंडर एशियंट इवोल्यूशन तकनीक को अपग्रेड करने के लिए 10 बिलियन संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक को अपग्रेड करने के लिए 10 बिलियन संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। दोनों शीर्ष रैंक विकास तकनीकों को चरण 6 में अपग्रेड किया गया। असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा अवतरित हुई। उनके खाली सुपरस्टार स्तर के शरीर में काफी सुधार हुआ था। काले पदार्थ ने उसके शरीर को क्रोधित कर दिया और काली ऊर्जा अंदर आ गई। उसके शरीर और मानस में ऊर्जा बहुत बढ़ गई। सुपरस्टार स्तर 1 योद्धा 51%। सुपरस्टार स्तर 1 क्षमता वाला उपयोगकर्ता 50%। सबसे बड़ा सुधार उनकी खेती की गति थी। सुपरस्टार स्तर पर पहुंचने के बाद उनकी खेती की दक्षता धीरे धीरे धीमी हो गई, लेकिन उनके चरण 6 के शीर्ष रैंक विकास तकनीकों की वृद्धि के तहत यह फिर से 3% के निशान को पार कर गई। सुपरस्टार लाइफ फॉर्म्स के लिए जिन्हें एक ही दिन में केवल 0.01% की वृद्धि हासिल करना मुश्किल लगा, 3% से अधिक की खेती की गति एक स्टारशिप लेने जितनी तेज थी। विकास तकनीकें एक चीज थी और शीर्ष स्तर की आंतरिक दुनिया आगे बढ़ने के लिए ईंधन थी। आदर्श आंतरिक दुनिया और शीर्ष क्रम की विकास तकनीकें एक आदर्श मेल थीं। अंततः वे आपस में गुंथ गए और ऊंचे आयामों को छू गए। फिर से अपग्रेड करें। क्या आप आयामी दरार को उन्नत करने के लिए 500000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप आयामी दरार को उन्नत करने के लिए 1.5 अरब संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। लगातार 6 उन्नयन। वांग ये ने आयामी दरार को चरण 7 तक बढ़ाया। उनकी स्थानिक उपलब्धियों में सुधार हुआ। चर्चा। एक आयामी दरार तुरंत दिखाई दी। यह बेहद तेज थी और दूरी पहले से 10,000 गुना ज्यादा थी। यह बेहद सटीक भी था। अब मैं यूनिवर्स लाइटनिंग बॉटल के चरण 1 के ब्रह्मांडीय रहस्य का पूरी तरह से उपयोग कर सकता हूँ। इसके साथ वांग ये के पास लंबी दूरी का एक नया हमला था। फिर उन्होंने अपने सुपरस्टार स्तरीय क्षमता मंत्रों को चरण 5 तक बढ़ाया। शेष संभावित बिंदुओं का उपयोग अंतरिक्ष और समय के पथों को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। सुदृढ़ीकरण की पहली लहर पूरी हो गई। 123 ब्रह्मांडीय दिनों के बाद संभावित बिंदुओं का एक और बड़ा बैच आएगा। खेती करो और फिर से खेती करो। पलक झपकते ही 16 लौकिक दिन बीत गए।
ओह, वांग ये ने विकास तकनीक की खेती का अंतिम दौर पूरा किया। सुपरस्टार लेवल 2 योद्धा 1%, सुपरस्टार स्तर 1 क्षमता वाला उपयोगकर्ता 56%। उसकी ताकत के स्तर में एक छोटी सी सफलता मिली। वांग ये खड़े हुए और लड़ाई की भावना से भरे हुए साधना कक्ष से बाहर चले गए। आज ताइशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता, जिसका सभी 105 ब्रह्मांडीय देशों को लंबे समय से इंतजार था, आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। पहला दौर 10 विश्व उन्नति प्रतियोगिता। ऑडिशन में विंग स्थान के रूप में आप प्रतियोगिता की दुनिया को चुनने का अधिकार प्राप्त करते हुए लोक दुनिया के स्वामी बन जाएंगे। कृपया चुनें। जैसे ही वांग ये ने वध की अनंत दुनिया में प्रवेश किया, उन्हें एक सूचना मिली। ताइशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में कुल 3 राउंड थे। उन्मूलन का पहला दौर सबसे क्रूर था। 10,000 प्रतिभागियों को 100 में समाप्त कर दिया गया। ऑडिशन देने वाले 10,000 सुपरस्टार स्तर के जीनियस में से केवल 100 ही दूसरे दौर में प्रवेश कर पाएंगे। ऑस्टन, प्रत्येक विश्व के लिए 10 स्लॉट होंगे। ऑडिशन में विंग स्थान पर रहने के कारण वह वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बनने वाले अंतिम प्रतियोगी बन गए। इतना तरजीही व्यवहार, वांग ये ने तुरंत प्रत्येक प्रतियोगिता जगत की जानकारी खंगाली। वहां अंतरिक्ष समय की दुनिया थी, जहां सुपरस्टार स्तर की प्रतिभाएं जो समय और स्थान के पथों में कुशल थीं और भी अधिक युद्ध कौशल प्रदर्शित कर सकती थीं। असीमित ऊर्जा वाला सुपर ऊर्जा क्षमता वाला संसार था, जो क्षमता उपयोगकर्ताओं के लिए स्वर्ग था। महागुरुत्वाकर्षण और सर्वव्यापी अधेरी शक्ति वाली शक्ति की एक दुनिया थी, जहां भौतिक शरीर के मार्ग पर चलने वाले प्रतिभागियों की युद्ध क्षमता तेजी से बढ़ जाती थी। विश्व प्रकार के अलावा वह विश्व का आकार भी निर्धारित कर सकता था, चाहे वहां ब्रह्मांडीय आपदाएं हों, विश्व कोहरा हो, शैतान और दानव जातियों के विशेषज्ञ हों, इत्यादि। क्या यह वध की अनंत दुनिया का निःशुल्क परीक्षण संस्करण नहीं है? वांग ये ने तुरंत अपनी पसंद बना ली। ताइशी स्टार नेटवर्क। जैसे ही 10 विश्व उन्नति प्रतियोगिता के नियमों की घोषणा की गई, इसने तुरंत गर्मागर्म चर्चा शुरू कर दी। प्रत्येक विश्व में 10 उन्नति स्थान होते हैं, जिनमें विश्व स्वामी और सबसे अधिक सितारों वाले 9 प्रतियोगी शामिल हैं। विश्व स्वामी का लाभ बहुत बढ़िया है। वे स्थान चुन सकते हैं और सीधे आगे बढ़ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता, बल्कि विश्व प्रभुओं पर सबसे अधिक दबाव होता है, क्योंकि जब तक कोई विश्व स्वामी को मारता है, वह नया विश्व स्वामी बन जाएगा। उसके बाद कोई भी छिप सकता है और आगे बढ़ सकता है, चाहे उसके पास कितने भी सितारे हों। यह बहुत लायक है। इसके फायदे और नुकसान हैं। प्रतियोगिता का प्रारूप काफी मजेदार है। विश्व स्वामी स्थान चुनता है, अन्य प्रतिभागी अपनी रैंकिंग के अनुसार चुनेंगे कि वे किस दुनिया में जाना चाहते हैं। एक समूह में 100 लोग। क्या अभी भी चुनने की जरूरत है? क्या वे सभी सबसे कमजोर विश्व स्वामी के साथ 10वीं दुनिया में नहीं जाएंगे? वांग ये एक छोटे से ब्रह्मांडीय राष्ट्र से हैं। वह अन्य 9 विश्व प्रभुओं से बिल्कुल अलग स्तर पर हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते। प्रत्येक दुनिया में केवल 1000 प्रतिभागी हैं और उनमें से केवल 10 ही आगे बढ़ेंगे। भले ही वांग ये कमजोर हो, अगर शीर्ष 100 विशेषज्ञों में से कई प्रवेश करते हैं, तो अन्य लोग उसकी दुनिया को चुनने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह अभी भी समग्र ताकत पर निर्भर करता है। बहुत जल्द शीर्ष 10 वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों ने एक के बाद एक अपनी पसंद बनाई। आप ने अपनी शारीरिक शक्ति को उजागर करने के लिए शक्ति की दुनिया को चुना, जो उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। वू युनडो ने असीमित ऊर्जा वाली सुपर एनर्जी दुनिया को चुना। जिंग ने युद्ध क्षेत्र की दुनिया को चुना, जहां शैतान जाति, दानव जाति और मानव जाति युद्ध कर रहे थे। यू बुफान ने सबसे बड़े मानचित्र वाली विशाल दुनिया को चुना। वरीयता प्राप्त प्रतियोगियों और विश्व प्रभुओं के रूप में वे लक्ष्य बन जाएंगे। वे स्वाभाविक रूप से अपने विकल्पों पर सावधानी से विचार करते थे, लापरवाह होने का साहस नहीं करते थे। उन्होंने वह दुनिया चुनी जहां वे अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकें। विश्व स्वामी के रूप में यह उनका अधिकार था। शीर्ष 10 में होने का मतलब यह नहीं था कि यह निश्चित था कि वे अगले चरण में पहुंच जाएंगे। कई लोग ऑडिशन में फेल हो गए। मुख्य प्रतियोगिता में प्रत्येक सुपरस्टार स्तर की प्रतिभा की ताकत को और कम कर दिया गया था और किसी को भी हटाया जा सकता था। लेकिन जब बात वांग ये की आई, तो हर कोई अवाक रह गया। यादृच्छिक। वांग ये ने कुछ भी नहीं चुना, जो अन्य 9 विश्व प्रभुओं से बिल्कुल अलग था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शब्द अन्य सुपरस्टार स्तर की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा है। हाँ, मैं हंसी से मर रहा हूँ। वांग ये के ऐसा करने से अन्य 9 विश्व स्वामी अपना चेहरा कहाँ रखेंगे? वह एक निडर लड़का है। यह शीर्ष 10 में से एक हैरिमन को खत्म करने और एक वरीयता प्राप्त प्रतियोगी बनने का उसका आत्मविश्वास है। वांग ये की तुलना में अन्य 9 विश्व स्वामी सभी कायर हैं। मुझे लगता है कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। अगर वह हार जाता है, तो यह बिल्कुल बेवकूफी होगी। यह अजीब होगा अगर उसे डांटकर मार न दिया जाए। आइए इंतजार करें और देखें। बाद में जब अन्य प्रतियोगियों को चुनने का समय आएगा, तो यह मजेदार होगा। कुछ प्रभावित थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे और उनमें से अधिकांश बस शो देख रहे थे। केवल रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के नागरिकों में मिश्रित भावनाएं थीं। ये तो बहुत ज्यादा था, लेकिन वे वांग ये को डांट नहीं सके। आखिरकार वांग ये का हाल ही में स्थानांतरण हुआ था और वह पहली बार रेड रिवर कॉस्मिक नेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। प्रतियोगिता अभी शुरू भी नहीं हुई थी। अभी उसे कोसना शुरू करना बहुत अशिष्टता होगी। लेकिन क्या सचमुच इस चुनाव में कोई समस्या नहीं थी? जिस क्षण वह हार गया, यह अजीब होगा यदि पड़ोसी एजियोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन ने उनका मजाक न उड़ाया हो। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के नागरिक बहुत अनिश्चित थे, खासकर तब से जब कुछ समय पहले वांग ये ने अपने कॉस्मिक राष्ट्र के आशा के सितारों को एक-एक करके विदा कर दिया था। क्या वह खेल रहा था? वध की अनंत दुनिया। वांग ये, जो स्थान का चयन करने वाले पहले व्यक्ति थे, ने बोरियत में प्रतीक्षा करते हुए नियमों को देखा। वह इसे एक खेल के रूप में नहीं मान रहा था, बल्कि उन्हें पूरा भरोसा था। चाहे वह कोई भी दुनिया हो, उसका पूर्ण नियंत्रण होगा। नियमों की बंदिशों के कारण वह ऑडिशन में अपनी क्षमताओं का थोड़ा ही परीक्षण कर सके, लेकिन मुख्य प्रतियोगिता अलग थी। वह न केवल जीतना चाहता था, बल्कि वह खूबसूरती से जीतना भी चाहता था। वह अपने लिए नाम कमाएगा। वर्तमान समय में उनके लिए केवल फायदे ही फायदे थे और कोई नुकसान नहीं। वह जितना अधिक मजबूत और प्रसिद्ध था, रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के लोगों के दिलों में उसकी स्थिति उतनी ही ऊंची होगी और रेड रिवर कॉस्मिक नेशन में उसे उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। भले ही वह सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में बाहर हो जाए, रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के रईस उसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। बेशक रेड रिवर कॉस्मिक नेशन ने उनके साथ काफी अच्छा व्यवहार किया। वे एजियोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन से कहीं अधिक उदार थे। आखिरकार वह अभी स्थानांतरित हुआ था, इसलिए रेड रिवर कॉस्मिक नेशन निश्चित रूप से उसे जीतने की कोशिश करेगा। यदि वह ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में 3 स्थानों में से एक प्राप्त कर सका, तो इनाम बहुत अच्छा होगा। 1 अरब काले क्रिस्टल, 10000000 उपलब्धि अंक, लाल नदी के पानी की 100 बोतलें और ऑडिशन के उच्चतम इनाम का 10 गुना, साथ ही निम्न श्रेणी की अविनाशी कलाकृतियों का स्थायी स्वामित्व, विल सीलिंग ब्लेड, रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के ब्रह्मांडीय सर्वोच्च खजाने की तिजोरी में एक मध्यम श्रेणी के ब्रह्मांडीय सर्वोच्च खजाने के उपयोग के अधिकार और एक मानद सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक का दर्जा। मानद नागरिकता का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जैसे ही उसने अपनी राष्ट्रीयता बदली, वह अपनी सितारा ब्रह्मांडीय नागरिकता खो देगा। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि वे डरते हैं कि वन इसे भागने के लिए स्प्रिंगबोर्ड के रूप में उपयोग करें। वांग ये अच्छी तरह से जानते थे। अन्यथा वे संभवतः उसे एक उच्च श्रेणी के ब्रह्मांडीय सर्वोच्च खजाने का उपयोग करने का अधिकार दे देते, भले ही वह इसका उपयोग करने में सक्षम न हो। वे यहाँ हैं। रिवर्स चयन शुरू हो गया है। वांग ये ने विंग से विंग स्थान के प्रतियोगियों को 10 विश्व चयन स्थान में प्रवेश करते देखा।
उनकी छाती पर 3 सितारे थे जो उनके शुरुआती बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। उनमें से किसी एक को मारने पर 3 स्टार मिलेंगे। अंततः विश्वस्वामी को छोड़कर प्रत्येक विश्व में अधिकतम 9 प्रतियोगी हो सकते हैं जो आगे बढ़े। मैं यहाँ काफी लोकप्रिय हूँ। जब वांग ये ने 10वीं दुनिया की प्लेयर स्क्रीन पर 10वीं रैंक वाले जी शानरेन, तीसरी रैंक वाली एन हुईजी, छठी रैंक वाली बाई युशान और 20वीं रैंक वाले सैंटोस दावान को देखा तो मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वे सभी उसके जैसे पुशओवर को धमकाना चाहते थे। दुर्भाग्य से वे नहीं जानते थे कि वह बहुत सख्त थे। लेकिन साथ ही इन 4 लोगों के शामिल होने से अन्य 6 प्रतिभागियों को झिझक हुई। आखिरकार प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी। 10 सेकंड बाद 2130 रैंक वाले प्रतियोगी सामने आए। वे मूल रूप से महत्वाकांक्षा से भरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने 10वीं दुनिया में 5 नामों की सूची देखी तो उनके हाथ कांप गए। वे कैसे चुन सकते थे? ताइशी स्टार नेटवर्क। शीर्ष 100 उम्मीदवारों के पहले बैच ने उन दुनियाओं का चयन किया जहां वे जाना चाहते थे। हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। 10वीं दुनिया को चुनने वाले प्रतियोगियों की संख्या कुछ ज्यादा थी। प्रथम से चतुर्थ विश्व को चुनने वाले कुल प्रतियोगियों की संख्या कम थी, 20, लेकिन 10वीं दुनिया में पहले से ही 22 थे। क्या वे पागल हैं? भले ही वांग ये कमजोर हो, शीर्ष 100 ही असली सौदा है। केवल 10 स्थान हैं। वे उनमें से 22 के बीच स्थानों को कैसे विभाजित करेंगे? पहले वे वांग ये को धमकाना चाहते थे, लेकिन बाद में यह मुख्य रूप से दुनिया के यादृच्छिक होने के कारण हुआ। यदि अन्य 9 दुनियाओं में उपयुक्त इलाका नहीं है, तो 10वीं दुनिया में जाना कोई बुरा विकल्प नहीं है। सही है। इसके अलावा 10वीं दुनिया पिछली 4 दुनियाओं की तरह नहीं है, जहां ऐसे सुपर विशेषज्ञ हैं जो अकेले खड़े हैं। इस तरह वे प्राकृतिक दुश्मनों के अस्तित्व से बच सकते हैं। हर किसी की ताकत बराबर है, तो चलो लड़ें। अगर वे हार भी जाते हैं, तो भी वे इसे स्वेच्छा से लेंगे। इतना दिलचस्प समूह। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। 11100 रैंक वाले शुरुआती 3 सितारा प्रतियोगियों द्वारा अपनी पसंद बनाने के बाद 101100 रैंक वाले 2 सितारा प्रतियोगी अगले थे। 10 विश्वों की 1 व्यक्ति स्क्रीन पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। पहली 4 दुनियाओं में प्रतियोगियों की संख्या अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ी, जबकि 5वीं से 9वीं दुनिया में प्रतियोगियों की संख्या तेजी से बढ़ी। निस्संदेह सबसे तेज 10वीं दुनिया थी, इसके प्रतियोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। यह तथ्य कि दुनिया यादृच्छिक थी, अत्यधिक मूल्यवान थी। 2 सितारा प्रतिस्पर्धियों के लिए, जब तक वे इतने भाग्यशाली थे कि उन्हें एक अच्छा स्थान मिल गया जो उनके लिए उपयुक्त था और अन्य प्रतिस्पर्धियों के लिए नहीं, तब तक उनके लिए आगे बढ़ना पूरी तरह से संभव था। वांग ये ने देखा कि लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इनमें कुछ जाने-पहचाने नाम भी थे। एजोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के लैंजिया और फुयुमो, जो ऑडिशन के दौरान शीर्ष 100 में थे, दोनों ने इस दुनिया में प्रवेश किया था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस बारे में पहले ही चर्चा कर ली थी। एजोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के अन्य सभी प्रतिस्पर्धियों में से लगभग आधे ने अपनी दुनिया को चुना था। उनके इरादे स्पष्ट थे। वे एक साथ रहने वाले थे। छोटे ब्रह्मांडीय देशों के लोगों के लिए पहला दौर पार करना आसान नहीं था। हो सकता है कि वे शीर्ष 100 स्थानों में से एक भी न पा सकें। यह अभी भी एक अच्छा विकल्प था कि एक समूह बनाया जाए और विषम परिस्थितियों में यह गारंटी दी जाए कि उनमें से कम एक उत्तीर्ण होगा। दिलचस्प बात यह थी कि रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के 25 प्रतिभागियों में से केवल एक ने अपनी दुनिया को चुना। अन्य 24 प्रतिभागी 7वीं और 8वीं दुनिया में एकत्र हुए थे। वे मारे जाने से भयभीत हैं। वांग ये अपनी हंसी नहीं रोक सके। सामान्यतया नेता के रूप में उनके साथ 10वीं दुनिया में आना अधिक सुरक्षित होगा। हालांकि ऑडिशन का अनुभव करने के बाद रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के प्रतिभागियों के मन में उनसे बहुत डर था। इस पहलू में एजोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के प्रतिभागी पूरी तरह से अलग थे। वे डरे नहीं। वे शायद इस बात पर भी चर्चा कर रहे होंगे कि अब उसे कैसे खत्म किया जाए। थोड़ी देर में मैं उन्हें रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के प्रतिभागियों के दर्द का अनुभव कराऊंगा। वांग ये ने अपनी 10वीं दुनिया को देखा क्योंकि वह आखिरी प्रतियोगी से भरी हुई थी। प्रतियोगी हॉल के तैयारी स्थल में लंजिया, जिसने अपने सीने पर एजोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन टोटेम के साथ नीला युद्ध सूट पहना हुआ था, ने अपना युद्ध ब्लेड पकड़ रखा था और अपना सिर ऊंचा करके खड़ा था। प्रतियोगिता के पहले दौर के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। उन्होंने वांग ये को चुनने की पहल की थी। उनका जन्म 10 सितारा जीवन ग्रह, मुख्य ग्रह लांशान ग्रह पर हुआ था। उसकी रगों में शाही खून बह रहा था, इसलिए वह वांग ये जैसे सामान्य लोगों को तुच्छ समझता था। ऑडिशन के नतीजों का कोई मतलब नहीं था। वह विन स्थान पर थे, जो जरूरी नहीं कि वांग ये से भी बदतर हो। ऑडिशन के दौरान उन्हें हमेशा वांग ये से पीछे स्थान दिया गया था। बाद वाले ने सारी सुर्खियां चुरा लीं, जिससे लैंजिया बहुत दुखी हो गई। यह विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि हर कोई उसकी तुलना उसके परिवार में वांग ये से करता था। इस बार आखिरकार उन्हें आमने-सामने लड़ने का मौका मिल गया। वह सबके सामने यह साबित कर देगा कि वह लैंजिया वांग ये से कहीं अधिक मजबूत था। वह इस गद्दार को एजोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन से खत्म कर देगा। झपट्टा मारना। स्क्रीन फ्रीज हो गई। 10000 सुपरस्टार स्तर की प्रतिभाओं ने चयन करना समाप्त कर लिया था और सभी 10 विश्व भर गए थे। एक पल में दुनिया के रास्ते जगमगा उठे। 10 विश्व उन्नति प्रतियोगिता शुरू हुई। उसे न देख पाने के लिए हम पर हंसे। अनुवादक नेओइबो स्टूडियो, संपादक नेओइबो स्टूडियो। ओआई वध की मानक दुनिया। विश्व क्षेत्र छोटा। ब्रह्मांडीय आपदा ज्वाला वज्र क्लेश। विश्व कोहरा घना। वांग ये ने 10वीं दुनिया में प्रवेश किया। एक परिचित सफेद रोशनी ने उसे घेर लिया और जानकारी उसके सामने प्रकट हो गई। एक यादृच्छिक दुनिया चुनने का परिणाम अच्छा निकला। वांग ये मुस्कुराए। वध की मानक दुनिया निम्न आयामी ब्रह्मांड की तरह ही एक मानक मानचित्र थी। समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा पूर्ण संतुलन की स्थिति में थे। कोई भी किसी से ऊंचा या नीचा नहीं था। यह सभी दुनियाओं के बीच अपेक्षाकृत निष्पक्ष दुनिया थी। ज्वाला वज्र की असीम उत्पत्ति ज्वाला वज्र क्लेश के कारण अवतरित होगी और बेतरतीब ढंग से आक्रमण करेगी। सामान्य सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञों के लिए इसका विरोध करना बहुत कठिन था। जहां तक विश्व कोहरे की बात है, यह न केवल दृष्टि को बल्कि व्यक्ति की इंद्रियों को भी बाधित करेगा। ताइशी वांग ये ने मन ही मन बुदबुदाया और वर्चुअल इंटरफेस खोल दिया। इंटरफेस ऑडिशन के समान ही था। शीर्ष पर एक मानचित्र और नीचे उल्टी गिनती थी। अंतर यह था कि कोई तत्काल रैंकिंग नहीं थी, केवल प्रतिभागियों की वर्तमान संख्या थी। मानचित्र पर कोई प्रकाश बिंदु भी नहीं थे। वह धूसर था, मानो वह विश्व कोहरे से ढका हुआ हो। मानचित्र के शीर्ष पर एक पूर्ण मानचित्र बटन था जिसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था। एक बार दबाने पर सभी प्रतिभागियों की स्थिति दिखाई देगी, लेकिन साथ ही प्रत्येक प्रतियोगी के मानचित्र पर एक भी दिखाई देगा। यह दोधारी तलवार थी। ताइशी स्टार नेटवर्क। 10वीं दुनिया के दर्शक क्षेत्र में हर कोई उम्मीद से एकमात्र यादृच्छिक दुनिया को देख रहा था। हाँ, यह बुरा नहीं है। वांग ये का दिखावा अच्छा निकला। इलाका ठीक है और विश्व कोहरे से सुरक्षा भी है। उसे हटाने के लिए कोई बहाना नहीं होगा। आप इसे ठीक कहते हैं। दुनिया बहुत छोटी है। शुरुआती चरणों में विश्वस्वामी निश्चित रूप से हर किसी का लक्ष्य है। एक छोटे से क्षेत्र का मतलब है कि वह आसानी से उजागर हो जाएगा और अन्य प्रतिस्पर्धी एक साथ हमला भी कर सकते हैं। साथ ही ज्वाला वज्र क्लेश की लौकिक आपदा विश्व कोहरे को नष्ट कर देगी, जिससे विश्वस्वामी को छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। नुकसान बहुत बड़ा है। वांग ये ने अपने विश्वस्वामी लाभ का अच्छा उपयोग नहीं किया। उन्होंने अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए एक विशेष दुनिया का चयन नहीं किया, नहीं उन्होंने शुरुआती चरणों में खुद को बचाने के लिए विभिन्न तरीके स्थापित किए। अब वह केवल छिप सकते हैं। प्रतियोगिता का समय 3 ब्रह्मांडीय दिन है।
उन्हें केवल अंतिम ब्रह्मांडीय दिन पर पूर्ण मानचित्र बटन को सक्रिय करना चाहिए और फिर जीत के लिए लड़ना चाहिए। हमें अब अंतिम ब्रह्मांडीय दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। वांग ये ने पहले ही पूर्ण मानचित्र बटन सक्रिय कर दिया है। हर कोई अवाक रह गया। 10 विशेष दुनिया के 10 विश्व स्वामियों में से केवल वांग ये ने तुरंत पूर्ण मानचित्र बटन सक्रिय कर दिया। क्या वह पागल था? अन्य प्रतियोगी सितारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने और शीर्ष 9 में आगे बढ़ने के लिए पूर्ण मानचित्र बटन को सक्रिय करेंगे, लेकिन विश्व प्रभुओं को इसकी आवश्यकता नहीं थी। जब तक विश्व स्वामी जीवित रहेंगे, वे आगे बढ़ने में सक्षम रहेंगे। जैसे ही उसने इसे सक्रिय किया, ऐसा लगा मानो वह नग्न हो गया हो और महिलाओं के देश में घुस गया हो। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के दर्शकों ने अपने चेहरे ढक लिए और अब और नहीं देख सकते थे। क्या मजाक! भले ही वांग ये पागल न हुए हों, वे पागल होने ही वाले थे। चाहकर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। वे नहीं जानते थे कि 10वीं दुनिया में कौन आगे बढ़ेगा, लेकिन वे जानते थे कि वांग ये अंत तक जीवित नहीं रहेंगे। इसके अलावा वह बुरी तरह मरेगा। वांग ये बहुत शांत थे। मानचित्र पर सभी 999 प्रकाश बिंदु दिखाई दे रहे थे। वास्तव में उनकी स्थिति खराब नहीं थी। वह बाईं ओर हुआ। उन्हें दिशा पर विचार करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे बस दाहिनी ओर जाना था। सेकंड की उल्टी गिनती समाप्त हो गई और सुरक्षात्मक सफेद प्रकाश अवरोध तुरंत गायब हो गया। वांग ये के बाईं हाथ की शून्य बाईं रिंग जल उठी और उसकी क्षमता खुद को बचाने के लिए एक ढाल में बदल गई। वह बहादुर था, लेकिन लापरवाह नहीं। हालांकि उसके पास अमृता की प्रतिभा थी, फिर भी मारा जाना काफी शर्मनाक था। दुनिया का घना कोहरा कई ऊर्जा आभाओं को छिपा देगा। निश्चित तौर पर कुछ सुपरस्टार स्तर की प्रतिभाएं विशेष तरीकों के साथ होंगी, जिनसे बचाव करना असंभव था। उदाहरण के लिए शून्य में एक दरार दिखाई दी। एक प्रतिभागी बड़ी लड़ाई की तैयारी करते हुए स्ट्रेचिंग कर रहा था। जिस क्षण सफेद प्रकाश सुरक्षात्मक बाधा गायब हो गई और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसके पीछे एक आयामी दरार दिखाई दी। सफेद बिजली गिरी और उसे तुरंत मार डाला। उसे यह भी नहीं पता था कि उसे कैसे हटाया गया। वांग ये के बाईं हाथ में यूनिवर्स लाइटनिंग बोतल चमकी और विश्व स्वामी प्रतीक के ठीक बगल में उसकी छाती पर एक छोटा और अति सुंदर सितारा दिखाई दिया। यह दिखने में काफी अच्छा था। उसका बायां हाथ फिर चमक उठा। चरण 7 आयामी दरार को एक महान हथियार कहा जा सकता है। इतने छोटे से क्षेत्र में जहां दुनिया में कोहरा इतना घना था, फिर भी यह बड़ी सटीकता के साथ उतरा। यूनिवर्स लाइटनिंग बोतल में सफेद रोशनी चमक उठी और वांग ये की छाती के सामने एक और तारा दिखाई दिया। तीसरे हमले को रोक दिया गया। वांग ये फिर गायब हो गए। पूरे नक्शे के साथ उसे घात लगाए जाने का डर नहीं था। वह सीधे अपने लक्ष्य की ओर चला गया। क्या बिजली अभी ज्वाला गर्जन क्लेश थी? जी याबेई कॉस्मिक नेशन के नबील के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसके हाथ में क्षमता उपयोगकर्ता हथियार पर रहस्यमय नक्काशी चमक रही थी और उसका क्रिस्टल कवच अभी अभी सफेद बिजली से थोड़ा टूट गया था। सौभाग्य से उनकी स्थानिक उपलब्धियां खराब नहीं थीं और उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। यदि वह थोड़ा धीमा होता तो बिना किसी कारण के उसे बाहर कर दिया जाता। पहले छिपो, मैं दूसरे ब्रह्मांडीय दिन पर कार्य करूंगा। नबील ने पहले ही जवाबी उपाय सोच लिया था। उनकी ताकत उत्कृष्ट नहीं थी और ऑडिशन में उन्हें वहां स्थान मिला था। सामान्यतः उसे पदोन्नति का स्थान नहीं मिल पाएगा। हालांकि जब तक वह अराजक लड़ाइयों की पहली लहर से बच सकता है और दूसरों के थकने की प्रतीक्षा कर सकता है, तब भी उसके पास एक मौका रहेगा। ताइशी, नबील ने नक्शा खोला तो दंग रह गया। उसने देखा कि एक विशाल प्रकाश स्थान तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। रुको, क्या दूसरी पार्टी उसके पास आ रही थी? नबील की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसने पूर्ण मानचित्र फंक्शन को सक्रिय नहीं किया था, इसलिए वह इलाके से दूसरे पक्ष के अनुमानित स्थान का केवल स्पष्ट अनुमान लगा सका, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया खतरा। उसकी क्षमता वाला उपयोगकर्ता हथियार चमक उठा और नबील जल्दी से पीछे हट गया। परंतु इसी समय आकाश से एक बड़ा दबाव उतरा। शीर्ष स्तर की आंतरिक दुनिया के दबाव ने उसे बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ बना दिया। नबील की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने वांग ये को मौत के देवता की तरह आते देखा। बूम! 10वीं दुनिया के दर्शक क्षेत्र में हर कोई दंग रह गया। वांग ये मरा नहीं था। न केवल वह मरा नहीं, बल्कि उसके सितारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। वह 100 सितारों को पार करने वाला था। अभी तक आगे जी शानरेन, जो वर्तमान में 10वीं दुनिया में दूसरे स्थान पर थे, के पास केवल 8 सितारे थे। 7 सितारों के साथ बाई युशान तीसरे स्थान पर रहीं। यह आकाश और पृथ्वी के बीच अंतर जैसा था। क्या चल रहा था? कुछ दर्शक जो इसका पता नहीं लगा सके, देखने के लिए अन्य देखने के क्षेत्रों में चले गए। उन्होंने पाया कि अन्य दुनियाएं समान थीं। सबसे पहले ऐसा लग रहा था कि हर कोई खोजबीन कर रहा है। केवल कुछ ही पूर्ण मानचित्र फंक्शन को सक्रिय करेंगे और उजागर होने के बाद वे मूल रूप से सभी मृत हो गए थे। समस्या 10वीं दुनिया के साथ नहीं थी, बल्कि वांग ये के साथ थी। बिल्कुल नहीं, समूह के दिलचस्प होने का क्या हुआ? क्या वे सब इतने कायर हैं? वे एक छोटे से ब्रह्मांडीय राष्ट्र के किसी व्यक्ति को उन्मत्त क्यों होने दे रहे हैं? बढ़त हासिल करने का मतलब अंत में जीतना नहीं है। वांग ये के सितारों की संख्या से मूर्ख मत बनो। यह बेकार है। ये ऑडिशन से अलग है। एक बार जब वह मर जाएगा, तो सभी सितारे किसी और के हो जाएंगे और वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हर कोई अपनी ताकत बचा रहा है और बागों की लड़ाई देख रहा है। वे केवल तीसरे ब्रह्मांडीय दिन पर ही बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर यह जारी रहता है, तो तीसरे ब्रह्मांडीय दिन तक इंतजार करने के बारे में भूल जाइए। दूसरे ब्रह्मांडीय दिन पर 10वीं दुनिया के सभी प्रतियोगियों को वांग ये द्वारा मार दिया जाएगा। उसने जबरदस्ती प्रतियोगिता खत्म कर दी होगी। हर कोई स्तब्ध रह गया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह सच लग रहा है। कुछ ही समय में 10वीं दुनिया ने पहले ही अपने प्रतिभागियों का 10वां हिस्सा खो दिया था। दुनिया का मूल रूप से छोटा आकार विश्व स्वामी के लिए एक बड़ा नुकसान था, लेकिन यह वांग ये के लिए एक बड़ा फायदा साबित हुआ। तो यह सब वांग ये की गणना के अंतर्गत है। अरे, वह वास्तव में एक बड़ा शॉट है। वह जानबूझकर अन्य प्रतियोगियों को डराने के लिए खुद को उजागर कर रहा है। आश्चर्यजनक, वांग ये वास्तव में अद्भुत है। हम पागल होने के लिए उस पर हंसे, लेकिन वह शायद हम पर हंस रहा है कि हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। वांग ये के सितारों की संख्या 100 से अधिक हो गई। उसने मानचित्र पर क्षैतिज रूप से यात्रा की, उसकी छाती सितारों से सुसज्जित थी। उसने जी भरकर हत्या की। लड़ना अच्छा लगता था, लेकिन मारना भी अच्छा लगता था। ओह, वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। आयामी दरार से सफेद बिजली का हमला अवरुद्ध हो गया और अचानक तेज हो गया। हालांकि दुनिया में कोहरा इतना घना था कि कुछ भी नहीं देखा जा सकता था, आयामी दरार से सफेद बिजली के हमले वांग ये के लिए कान और आंखों की तरह थे, जिससे उन्हें लक्ष्य देखने की अनुमति मिली। उसकी मुलाकात एक परिचित चेहरे से हुई थी। ऑडिशन में विंग स्थान पर रही फू यूमो, एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन की आशा का सितारा, मोशी परिवार का उत्तराधिकारी, जिसने 5 युग पहले प्रतिभा चयन की लड़ाई में भाग लिया था। उसे विदा करो। वांग ये बेहद तेज था और एक पल में आकाश में दिखाई दिया। उनकी सर्वोच्च श्रेणी की आंतरिक दुनिया ध्वस्त हो गई, लेकिन इस बार इसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। फू यूमो के पास न केवल चरण 2 समय ऊर्जा क्षेत्र था, बल्कि उसने इसकी रक्षा के लिए इसे एक अविनाशी कलाकृति के साथ जोड़ दिया था, जिससे वह एक विशाल पर्वत जैसा दिखता था। उस स्थिति में वह एक और चरण जोड़ देगा। वांग ये की क्षमता बढ़ गई और दायरे परिवर्तन मंत्र का उसकी शीर्ष रैंक वाली आंतरिक दुनिया में विलय हो गया। बिजली चमक उठी। बाइकी के साथ स्तरित कवर पर रहस्यमय नक्काशी की परतें सक्रिय हो गईं।
एक पल में फुयूमो का समय ऊर्जा क्षेत्र इसका सामना नहीं कर सका और एक कर्कश ध्वनि निकली। एक सुपरस्टार लाइफ फॉर्म के लिए एक अविनाशी कलाकृति की वास्तविक शक्ति को उजागर करना बहुत कठिन था। दूसरी पार्टी के पास उसके लिए बस इतना ही था। वांग ये के दोहरे ब्लेड जल उठे, स्थानिक सिंक्रोनाइजेशन ब्लेड के साथ विलीन हो गया और टाइम शिफ्ट के साथ उसने एक स्लैश से फुयूमो को गंभीर रूप से घायल कर दिया। समय ऊर्जा क्षेत्र, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष कौन सा रास्ता चुनता है, उसे कुचल दिया जाएगा। करीपान की रोशनी तेज चमकी और सब कुछ चकनाचूर कर दिया। यहाँ तक कि सर्वोच्च खजाने की रोशनी भी इसकी तुलना में मंद पड़ गई। फुयूमो एक भूस्खलन में हार गया था। वांग ये की छाती पर 3 और सितारे दिखाई दिए। ओह, मानचित्र पर प्रकाश का एक बिंदु तेजी से उसकी ओर आ रहा था। वांग ये की आंखें चमक उठी। आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति था जो मौत से नहीं डरता था, जिसने उसके दरवाजे पर आने की पहल की। आओ उसे दिखाओ कि वह कितना बहादुर था। 10वीं दुनिया का देखने का क्षेत्र खचाखच भरा हुआ था। दूसरी दुनिया से ब्रह्मांडीय मानव आते रहे, सभी यह देखना चाहते थे कि महान वांग ये कितने बहादुर थे। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के मनुष्य आरंभिक उदासीनता से लेकर उत्साह तक, भ्रम से लेकर सदमे तक, सभी टिप्पणी अनुभाग को 6 नंबर के साथ स्पैम कर रहे थे। मजबूत होने का क्या मतलब है? ताकत क्या थी? देखना। वांग ये असली अजय विश्वस्वामी थे। अन्य लोगों के विश्वस्वामी सभी कायर थे। क्या वांग ये बहुत मजबूत नहीं है? आमने सामने की लड़ाई में उसे कोई नहीं हरा सकता। सेंटोस, ऑडिशन में विंग स्थान पर रहे दावान की भी उसके द्वारा हत्या कर दी गई। क्या यह बकवास नहीं है? क्या आप भूल गए हैं कि शीर्ष 10 वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों में से एक हेरिमन चयन के अंत में कैसे हार गया था? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि एक वरीयता प्राप्त खिलाड़ी आसमान से गिरता है? हे भगवान, क्या कोई और है जो वांग ये को रोक सकता है? यह अभी भी जल्दी है। हो सकता है कि वांग ये आखिरी बार हंस न पाए। यह सही है। प्रतिभागियों की संख्या लगातार कम हो रही है। शेष विशेषज्ञ निश्चित रूप से पूर्ण मानचित्र फंक्शन को सक्रिय करेंगे। जब वह समय आएगा तो स्थिति जटिल हो जाएगी। वांग ये मृत मांस है। हमारे एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के प्रतिभागियों ने पहले ही इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। लेन जिया ने 4 लोगों को इकट्ठा किया है। बस इंतजार करें और देखें, वे जल्द ही गद्दार वांग ये को मार देंगे। अभी भी सबसे बड़ा परिवर्तन है लॉग्रिज क्लेश की लौकिक आपदा। यह यहाँ है। बिजली का क्लेश यहाँ है। बकवास, इसकी शक्ति अद्भुत है। 10वीं दुनिया हिलने वाली है। लौकिक प्रलय, ज्वाला वज्र क्लेश। बिजली जो लाल रंग की लपटों के साथ जल रही थी, बेतहाशा विस्फोट हुई, जिसने तुरंत छोटी सी दुनिया को परतों में ढक दिया। इससे बचना लगभग असंभव था, जब तक कि यह बिजली के तत्व की बेहद मजबूत धारणा वाला क्षमता वाला उपयोगकर्ता न हो। फिर भी जैसे ही किसी को इसका एहसास हुआ, ज्वाला वज्र पहले ही उतर चुका होगा। ज्वाला वज्र क्लेश से निपटने का सबसे अच्छा तरीका मौके पर बचाव करना था। हालांकि वे जानते थे, फिर भी कई प्रतियोगी गंभीर रूप से घायल हो गए या यहाँ तक कि बाहर हो गए। ज्वाला वज्र क्लेश की शक्ति बहुत प्रबल थी। वांग ये ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और यूनिवर्स लाइटनिंग बोतल दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि बोतल के मुंह में एक अंतहीन चूषण बल है जो आकाश में ज्वाला गड़गड़ाहट को अवशोषित कर रहा है। न केवल यह क्षतिग्रस्त नहीं था, बल्कि यूनिवर्स लाइटनिंग बोतल में बड़ी मात्रा में ज्वाला वज्र भी संग्रहित थी। अभी अभी सफेद बिजली का उपयोग हुआ है और अब ज्वाला गर्जन हो रही है। 10वीं दुनिया वास्तव में एक धन्य भूमि है। वांग ये तेजी से आगे बढ़े। एक क्षमता उपयोगकर्ता और हाई तवहील ओरिजिन इंटेंट के रूप में अपनी उपलब्धियों के साथ वह स्वाभाविक रूप से समझ सकता था कि गड़गड़ाहट का क्लेश कहां पहुंचेगा। हालांकि अन्य प्रतिस्पर्धियों के विपरीत वह वहां गया जहां वज्र गिरा। ऊर्जा जितनी मजबूत होगी उतना बेहतर होगा। गड़गड़ाहट सफेद बिजली से भी अधिक शक्तिशाली है। वांग ये ने महसूस किया कि यूनिवर्स लाइटनिंग बोतल में बिजली गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति की तुलना में अधिक हिंसक और जंगली थी। लौकिक आपदा अधिक समय तक नहीं टिकी। थोड़ी देर तक लॉग्रिज का संकट बढ़ने के बाद यह जल्दी से गायब हो गया। वांग ये ने मानचित्र को देखा। प्रतिभागियों की संख्या 753 से घटकर 669 हो गई थी। उन्हें लगभग 100 का नुकसान हुआ था। जैसा कि कहा जा रहा है, यह अक्सर पहली बार होता था कि उन्हें सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ता था। अधिक अनुभव के साथ यदि प्रतियोगी पहली बार झेल सकते हैं, तो वे मूल रूप से दूसरी और तीसरी बार ब्लॉक कर सकते हैं। जारी रखना। वांग ये ने अपनी ऊर्जा फिर से भर दी और फिर से हत्या करना शुरू कर दिया। 10वीं दुनिया के दर्शक क्षेत्र में हर कोई जो वांग ये पर बिजली गिरने की उम्मीद कर रहा था, स्तब्ध रह गया। ज्वाला वज्र क्लेश आसानी से सुलझ गया था। ऐसा लगता है कि वांग ये के हाथ में अविनाशी कलाकृति मुख्य प्रतियोगिता के लिए विशेष रूप से तैयार की गई थी। इसने सभी भयानक ज्वाला वज्र क्लेश को अवशोषित कर लिया। फिर भी उसके लिए नियमों को पहले से जानना असंभव था। क्या यादृच्छिक मोड विश्व प्रभुओं के प्रति बहुत अधिक पक्षपाती नहीं है? क्या वांग ये लॉग्रिज क्लेश या इससे भी अधिक शक्तिशाली बिजली आपदा को चुन सकता था? इसके अलावा क्या इससे उसे कोई फर्क पड़ेगा कि उसके पास यह खजाना है या नहीं जो लॉग्रिज क्लेश को अवशोषित कर सकता है? यह सच है। वांग ये की क्षमता के साथ चकमा देने की कोई बात नहीं, उसकी रक्षा पहले से ही पर्याप्त है। जब तक 10वीं दुनिया की ज्वाला वज्र क्लेश पूरी तरह से उसके लिए लक्षित नहीं है, यह केवल उसकी लड़ाइयों को प्रभावित करेगा। आखिर क्या बात है? वांग ये वास्तव में ज्वाला वज्र क्लेश को दूर कर सकता है। यह खजाना बहुत अद्भुत है। इसके साथ अन्य प्रतियोगी कैसे खेलेंगे? हर कोई यह जानकर दंग रह गया कि जैसे ही ज्वाला वज्र क्लेश समाप्त हुआ, वांग ये का ज्वाला वज्र क्लेश शुरू हो गया। उसकी युद्ध कौशल और भी भयानक हो गई क्योंकि उसने दुनिया के केंद्र तक सभी को मार डाला। ज्वाला वज्र क्लेश की शक्तिशाली शक्ति पर भरोसा करते हुए उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। 10वीं दुनिया में प्रतिभागियों की संख्या 600 से कम हो गई। ज्वाला वज्र क्लेश की दूसरी लहर समाप्त होने के बाद उनमें से आधे से अधिक का सफाया हो गया। यह बहुत तेज है। दूसरी दुनिया में कम से कम 100 से अधिक प्रतियोगी हैं। वांग ये उन्मत्त हो गया है। अंतहीन ज्वाला गर्जन क्लेश उसके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया लगता है। जब उसकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाएगी, तो वह इसे फिर से भर देगा और फिर से मार डालेगा। उसे कौन रोक सकता है? चिंता मत करो, वांग ये जल्द ही मर जाएगा। हमारे एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के अभिजात वर्ग पहले ही इकट्ठा हो चुके हैं। उन्होंने भी दुनिया में प्रवेश करने से पहले ही एक युद्ध रणनीति तैयार कर ली है। क्या वांग ये पागल है? क्या उसने एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन से प्रकाश के साथ बिंदु नहीं देखे? वह अभी भी हमला कर रहा है। क्या वह वास्तव में सोचता है कि एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के प्रतियोगी मूर्ख हैं? सभी की सांसें सदमे में अटक गईं। वांग ये ने फिर से हत्या शुरू कर दी। इस बार उन्होंने एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन की टीम को एक लंबे भाले की तरह भेदकर निशाना बनाया। वह यहाँ है। लेन जिया ने विश्वस्वामी के प्रकाश स्थान की ओर देखा जो उसकी ओर आ रहा था। वांग ये कितना साहसी! वह वांग ये के पास नहीं गए, बल्कि दूसरी पार्टी उनके पास आई। वह मौत को दावत दे रहा था। लेन जिया ने अपने अन्य 6 साथियों की ओर देखा। भले ही एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के सभी प्रतिभागी एकत्र नहीं हुए थे, उनकी कुल युद्ध क्षमता एकत्रित ताकत का लगभग 70-80% थी। वांग ये को मारना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं थी। बूम! आकाश में एक विशाल सफेद मीनार के साथ बिजली से जुड़ी शीर्ष श्रेणी की आंतरिक दुनिया गिरी। वांग ये आ गए थे। लेन जिया लंबे समय से तैयार थी। उन्होंने अपनी रक्षा को स्थिर करने और वांग ये को नियंत्रित करने के लिए मुख्य बल के रूप में कार्य करने के लिए अपनी उन्नत रैंक वाली आंतरिक दुनिया का उपयोग किया। अन्य 6 साथियों ने तुरंत वांग ये पर हमला कर दिया।
अधेरी शक्ति, क्षमता और ब्रह्मांडीय रहस्यों वाले खजाने का विस्फोट लगभग एक साथ हुआ। परंतु इसी समय आकाश से बिजली बरसी। बूम बूम। गिरते उल्काओं की तरह वांग ये ने भाई तवहील ओरिजिन के मोती जारी किए और अपने शीर्षरैंक आंतरिक दुनिया के समर्थन से अंधाधुंध हमला किया, जिसे दायरे परिवर्तन मंत्र द्वारा बढ़ाया गया था। भाई तवहील ओरिजिन के मोतियों ने एक बड़े क्षेत्र को कवर किया और बेतहाशा विस्फोट किया। वांग ये की आकृति अचानक गायब हो गई। जी। एक प्रतियोगी सफेद बिजली को रोक रहा था, तभी उसके पीछे काली शक्ति का विस्फोट हुआ और वह शून्य में बदल गया। जब समय रुकने लगा तो एक अन्य प्रतियोगी चकमा दे रहा था। एक चमकदार ब्लेड की रोशनी उसकी गर्दन पर पड़ी और उसका सिर उड़ गया। वहां एक और प्रतियोगी था जो सफेद बिजली पर हमला कर रहा था। एक ब्रह्मांडीय सर्वोच्च खजाना जगमगा उठा और अगले ही पल अंतरिक्ष विकृत हो गया। कोई मवेशी की छवि क्रूरतापूर्वक प्रकट हुई और उसे निगल गई। सचमुच अत्याचारी ताकत। कुछ ही पल में एजियोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन की टीम ढह गई। लेंजिया 7 सदस्यीय टीम में एकमात्र बची थी। वांग ये के 2 ब्लेड उतरने पर शीर्ष रैंक की आंतरिक दुनिया का दबाव और भी अधिक मजबूत था। बाईं ओर आग की लपटें फूटीं जबकि दाईं ओर सफेद बिजली चमक उठी। डबल थंडर फ्यूजन तकनीक ने लेंजिया की रक्षा को नजरअंदाज कर दिया और चरम पर पहुंच गई। बूम बूम बूम। लेंजिया का सर्वोच्च खजाना कवच मंद पड़ गया। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था और उसके नीले बाल, जो उसके शाही वंश का संकेत देते थे, बेहद गंदे थे। वांग ये के लगातार हमलों का सामना करते हुए वह बारिश में उखड़ गई घास के डंठल की तरह था। नहीं, लेंजिया अनिच्छा से भर गई क्योंकि उसका शरीर शून्य में बदल गया। उनकी महत्वाकांक्षा शीर्ष 100 में प्रवेश करने और एजियोर माउंटेन का हीरो बनने की है। ब्रह्मांडीय राष्ट्र। इस क्षण बिखर गया। लेंजिया का सपना एकमात्र ऐसा सपना नहीं था जो टूटा। एजियोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के सभी मनुष्य जो युद्ध देख रहे थे, उनके चेहरे राख हो गए थे और उनके दिल अभी भी मर रहे थे। कुछ नहीं, यह सब चला गया था। ऑडिशन में उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था। एक महान ब्रह्मांडीय राष्ट्र की तुलना में कुल 3 प्रतिभाओं ने शीर्ष 100 में प्रवेश किया था। उस अवधि के दौरान वे अहंकारी थे और रेड रिवर कॉस्मिक नेशन का मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब मुख्य प्रतियोगिता के पहले दौर में उनकी लगभग सभी प्रतिभाएं खत्म हो चुकी थीं। वीर रैंक वाली लेंजिया और वीर रैंक वाली फुयुमो दोनों को वांग ये ने बाहर कर दिया, जिसमें प्रतियोगिता से पहले निर्धारित सभा योजना, बड़ी मुश्किल से बनाई गई 7 सदस्यीय टीम और ऑडिशन में शीर्ष 1000 में स्थान पाने वाले 3 लोग शामिल थे। सब कुछ शून्य था। कितना मूर्ख! उसने 10वां क्षेत्र क्यों चुना? उसने वांग ये को क्यों उकसाया? वांग ये बहुत मजबूत है। हम बिल्कुल भी उसके मुकाबले के नहीं हैं। एजियोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के दर्शकों ने अपने दिल में दर्द महसूस किया। वांग ये को देखकर, जो अभी भी 10वीं दुनिया में सरपट दौड़ रहा था, उन्हें भावनाओं का मिश्रण महसूस हुआ। यह मूल रूप से उनके एजियोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन की आशा थी। फिर भी उच्च अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण संसाधनों का झुकाव शाही प्रतिभाओं की ओर हो गया, जिसके कारण वांग ये को प्रस्थान करना पड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उपकरण और संसाधन कितने अच्छे थे, उन्हें लेंजिया और फुयुमो को देने का क्या फायदा था। अंत में उन्हें फिर भी वांग ये द्वारा बाहर निकाल दिया गया। 400 300। 10वीं दुनिया में प्रतिभागियों की संख्या कम हो गई। प्रतियोगिता के लिए 3 लौकिक दिनों में से वी दुनिया की स्थिति पहले लौकिक दिन के आधे से पहले ही लगभग तय हो गई थी। मैडमैन जी शेनरिन, जो ऑडिशन में वे स्थान पर थे, जानते थे कि क्या हो रहा था। हालांकि उन्होंने पूर्ण मानचित्र फंक्शन को सक्रिय नहीं किया था, फिर भी वे अवलोकन कर रहे थे। विश्वस्वामी के रूप में वांग ये ने शुरू से ही खुद को उजागर किया और फिर बाईं ओर से दाईं ओर चले गए। यह हास्यास्पद था। मेरे पास पर्याप्त सितारे हैं। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस पागल आदमी से दूर रहना होगा। जी शानरिन जल्दी से भाग गए। वीर रैंक वाली एन हुईजी, वीर रैंक वाली बाई युशान और वीर रैंक वाली लू जिगुई सभी ने वांग ये से दूर रहने का फैसला किया। शायद 10 विश्व उन्नति प्रतियोगिता की शुरुआत में वे वांग ये से आश्वस्त नहीं थे और उससे लड़ना चाहते थे। लेकिन अब वे इस हद तक डर गए थे कि उनकी आत्माएं भी उनके शरीर को छोड़ चुकी थीं। जो लोग आश्वस्त नहीं थे उन्हें पहले ही हटा दिया गया था। जब तक कोई 10वीं दुनिया में प्रतिभागियों की घटती संख्या को देखता था और वांग ये को मानचित्र के चारों ओर बेतहाशा घूमते हुए देखता था, कोई अनुमान लगा सकता था कि क्या हुआ था। वांग ये कितना भयानक था, यह जानने के लिए उन्हें स्थिति को भगवान के नजरिए से देखने की भी जरूरत नहीं थी। वह न केवल पूर्ण आत्मविश्वास था बल्कि अजय शक्ति भी थी। जो कोई भी वर्तमान वांग ये से टकराएगा वह मर जाएगा। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। प्रतियोगिता के पहले लौकिक दिन के आधे समय में 10वीं दुनिया में प्रतिभागियों की संख्या 200 से कम हो गई और मानचित्र पर प्रकाश के सफेद बिंदु जगमगा उठे। केवल शीर्ष 9 ही आगे बढ़ सके। एक-एक करके प्रतियोगियों को अभिनय करने के लिए मजबूर किया गया। वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। यदि वे शीर्ष 9 में नहीं आ सके, तो भी वे बाहर हो जाएंगे। जिन लोगों ने अब पूर्ण मानचित्र फंक्शन को सक्रिय किया है, वे अक्सर अपनी ताकत में काफी आश्वस्त थे। बेशक यह आत्मविश्वास विश्वस्वामी वांग ये के खिलाफ लड़ने का नहीं था। वह मूर्खतापूर्ण था। अंतिम अवधि में सितारों की संख्या प्राप्त करने के लिए उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना पड़ा। जहां तक निचली रैंक वालों की बात है, वे सभी वांग ये के साथ बैटल रॉयल खेल रहे थे। दुर्भाग्य से लौगदगदाहट के क्लेश से विश्व कोहरा पहले ही शून्य हो चुका था और इससे बचना अधिक कठिन होता जा रहा था। आखिरकार यह तो एक छोटा सा नक्शा था। जैसे ही विशेषज्ञों ने एक के बाद एक पूर्ण मानचित्र फंक्शन को सक्रिय किया, कमजोरों के पास भागने के लिए कहीं नहीं था। 100, 50, 30। विश्व के 10वें स्थान के लिए लड़ाई खत्म होने वाली थी। वे फिर से एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। वांग ये ने केंद्र में प्रकाश के बड़े बिंदु को देखा। 10वीं दुनिया की स्थिति स्पष्ट थी। उसने तारों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया था और उसके सीने में तारों के लिए जगह लगभग खत्म होने लगी थी। अन्य 10 या सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ 9 स्थानों के लिए लड़ने वाले अकेले प्रतिभागियों का पीछा करते हुए उससे छिप रहे थे। शेष प्रतियोगी लड़ नहीं सकते थे या भाग नहीं सकते थे, इसलिए वे केवल गर्मजोशी के लिए एक साथ इकट्ठा हो सकते थे। साथ में अन्य सुपरस्टार स्तर के प्रतियोगियों ने वास्तव में उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा उनके पास अभी भी मौका था। उसे खत्म करके वे विश्वस्वामी बन सकते थे और सीधे आगे बढ़ सकते थे। वह उनकी इच्छा पूरी करेंगे। बूम! वांग ये ने निर्णायक हमला किया। लौकिक आपदा की 7वीं लहर, ज्वाला वज्रक्लेश, एक ही समय में फूट पड़ी जैसे कि यह इन कमजोरों के लिए एक दुख गीत बजा रही हो। बिजली और गड़गड़ाहट, हत्या का इरादा बढ़ गया। वांग ये ने अपने दोहरे ब्लेड चलाए और डार्क पावर और बैटल डोमेन दोनों को सक्रिय किया। वह अपनी इच्छानुसार स्थान और समय को नियंत्रित करता था। चर्चा, चर्चा, चर्चा। यूनिवर्स लाइटनिंग बोतल ने लौगदगदाहट छोड़ते हुए ऊर्जा को अवशोषित किया। ज्वाला गर्जन क्लेश के साथ मिलकर जो पहले से ही बेतहाशा विस्फोट कर रहा था, इसने एक वायुरोधी बिजली क्षेत्र का गठन किया। बूम, बूम, बूम। छिपने की कोई जगह नहीं थी। बिजली ने युद्ध के मैदान को रोशन कर दिया। प्रतिभागी दुखी थे, लेकिन वे आश्वस्त थे क्योंकि उन्हें एक के बाद एक भेजा गया। वह बहुत ताकतवर था। विश्व लॉर्ड वांग ये की ताकत अथाह थी। मानचित्र पर केंद्र में प्रकाश बिंदु कम हो गए जब तक कि विश्वस्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाला केवल एक विशाल प्रकाश स्थान नहीं बचा। इस बिंदु पर सुपरस्टार स्तर की प्रतिभाएं जो विभिन्न कोनों में बिखरी हुई थी और समाप्त नहीं हुई थीं, वे सभी चौंक गईं और प्रशंसा से भर गईं। यह 10वीं दुनिया का राजा, एक सुयोग्य विश्वस्वामी था। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाए और अधिक उपन्यास पढ़ें। स्थान
10वीं विश्व प्रतियोगिता समाप्त हो गई। जो लोग आगे बढ़ चुके थे उनकी सूची IOOPERSON स्क्रीन पर दिखाई दी। 1 वांग ये 886, 2 जी शेनरेन 51, 3 बाई युशान 45, 10 मोयू 1। ताजा जारी नाम सूची को देखकर हर कोई जवाब देने की ताकत भी नहीं जुटा पा रहा है। अंतर बहुत ज्यादा था। हालांकि पूरा मैच देखने के बाद किसी को भी ये नहीं लगेगा कि इसमें कुछ गलत था। वांग ये ने 10वीं दुनिया पर अकेले ही अपना दबदबा बनाया। वे स्थान पर रहे मोयू वांग ये को पीछे छोड़ते हुए स्थान पाने में सफल रहे। इस समय ब्रह्मांडीय मानव जो अन्य 9 लोगों में युद्ध देख रहे थे वे सभी स्तब्ध थे। उन्हें क्या याद आया? प्रतियोगिता का पहला दिन अभी आधा ही बीता था। क्या ये सब ऐसे ही खत्म हो गया? वांग ये द्वारा अकेले 886 सितारे लेने का क्या मतलब था? और आखिरी रैंकिंग वाला मोयू कहां से आया? एक सितारा। उसने पहले कभी लड़ाई नहीं की थी। हर कोई नजर डालने के लिए अन्य प्रतिस्पर्धी दुनियाओं में गया और पाया कि प्रगति समान थी। 8वीं दुनिया जिसमें प्रतिभागियों की संख्या सबसे कम थी फिर भी 7 to 1 जीवित बचे थे। लड़ाई तीव्र नहीं थी। 10वीं दुनिया बहुत चौंकाने वाली थी। धन्यवाद। 10वीं दुनिया छोड़ने और तैयारी के स्थान पर लौटने के बाद मोयू ने तुरंत वांग ये को धन्यवाद दिया। प्रतियोगिता के बीच में वांग ये ने उसे बचा लिया। इसके बाद उसने उसे अपने पीछे आने को कहा। हालांकि वह थोड़ा डरी हुई थी फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था क्योंकि उसे डर था कि वह उसे मार डालेगा। फिर वह चकित होकर आगे बढ़ी। यह कुछ भी नहीं है। वांग ये ने कुछ खास नहीं किया। मोयू रेड रिवर कॉस्मिक नेशन से एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने वी दुनिया को चुना था। केवल यही कहा जा सकता है कि वह भाग्यशाली थी जबकि अन्य प्रतियोगी अधिक डरपोक थे। मध्य चरण के बाद से किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की इसलिए वह अंत तक जीवित रहने में सफल रही। यह रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के लिए भी एक उपहार था। आखिरकार ऑडिशन के दौरान वह थोड़ा शातिर था जिसने रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के लाखों लोगों को खत्म कर दिया था। प्रभावशाली, आदर, मजबूत जी शानरेन, बाई युशान, एन हुईजी और अन्य सभी उन्हें बधाई देने के लिए आगे आए। उनके शब्द और अभिव्यक्ति प्रशंसा से भरे हुए थे। भले ही वे सभी अपने अपने ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के शीर्ष सुपरस्टार स्तर के प्रतिभाशाली थे और उन्होंने पहले दौर में वांग ये को चुनौती देने की पहल की थी, इस दौर के बाद वे आश्वस्त हो गए। यह सोचने के लिए कि उसने एक यादृच्छिक दुनिया में हमला करने की पहल की। यदि ऐसा होता तो वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाते। फिर भी वांग ये ने न केवल ऐसा किया बल्कि उन्होंने इसे उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक पूरा किया। स्क्रीन पर चौंकाने वाले आंकड़े देखकर हर कोई काफी देर तक अवाक रह गया। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि उनके सितारों की संख्या बहुत अधिक होगी फिर भी जब उन्होंने 886 की चौंकाने वाली संख्या देखी तो वे गहरे सदमे में थे। ऐसा लगा मानो वे किसी अलग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हों। यदि उन्हें अगले दौर में किसी विश्व स्वामी को चुना हो तो वे निश्चित रूप से वांग ये को नहीं चुनेंगे। वह एक राक्षस था। 9 विश्वों की प्रतियोगिताएं अभी समाप्त नहीं हुई थीं। वांग ये ने युद्ध की स्थिति, मुख्य रूप से 9 विश्व प्रभुओं की ताकत और उनकी युद्ध शैलियों का अवलोकन किया। कुल मिलाकर 9 विश्व प्रभुओं का प्रदर्शन अभी भी अपेक्षाकृत स्थिर था। उन्होंने एक लाभप्रद भूभाग चुना और भौगोलिक लाभ पर कब्जा कर लिया। जब तक उन्होंने शुरुआत में अपना स्थान प्रकट नहीं किया तब तक वे पूर्ण मानचित्र सक्रिय होने से पहले तीसरे ब्रह्मांडीय दिन तक जीवित रहने में सक्षम रहेंगे। हालांकि वांग ये अकेले नहीं थे जो साहसी थे। प्रथम विश्व के आहपो ने भी लगभग आधे ब्रह्मांडीय दिन की जांच के बाद पूर्ण मानचित्र फंक्शन को सक्रिय किया। उन्होंने सभी प्रतिस्पर्धियों के सामने अपनी स्थिति उजागर की और भयंकर युद्धों का स्वागत किया। ऑडिशन में पहला स्थान वास्तव में शक्तिशाली है। जब वांग ये ने आहपो को कई लोगों के खिलाफ लड़ते हुए और 15 सितारों को गिराते हुए देखा तो वह समझ गया दूसरी पार्टी भी उनके जैसी ही होगी। वह न केवल आगे बढ़ेगा बल्कि सबसे अधिक सितारों के साथ भी आगे बढ़ेगा। जेयुक ने पहले वध की अनंत दुनिया के जीनियस चैलेंज में भाग लिया था इसलिए वह बहुत अनुभवी है। वांग ये ने जेयुक को बहुत उच्च मूल्यांकन दिया। यह ताकत और अनुभव दोनों वाला प्रतिद्वंद्वी था। दूसरी दुनिया में उनके सितारों की संख्या भी बहुत आगे थी भले ही उन्होंने खुद को उजागर न किया हो। वह शैतान और दानव जातियों के बीच लड़ाई में तीसरे पक्ष के कारक का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए नियमों का उपयोग करने में बहुत अच्छा था। यू बुफान की ताकत वू युनडो के बराबर है। दोनों बहुत स्मार्ट हैं। उनके लिए आसानी से आगे बढ़ना कोई समस्या नहीं होगी। वांग ये ने तीसरी और चौथी दुनिया पर नजर डाली। ताकत के मामले में यू बुफान और वू युनडो आहपो और जेयुक से थोड़े ही थे और उनकी रैंकिंग भी ऐसी ही थी। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी ताकत बरकरार रखने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से यू बुफान जैसा व्यक्ति जो विनम्र और सुंदर था आमतौर पर धूर्त और चालाक था। 5वीं से 9वीं दुनिया में स्थिति काफी अराजक थी। विश्व के प्रभुओं को कोई अत्यधिक लाभ नहीं था और फिर भी अंत में असफल होने की संभावना थी। उदाहरण के लिए वी दुनिया के विश्व स्वामी तियानशी कॉस्मिक नेशन के शौय येनहू के पास केवल 5 सितारे थे जो सभी विश्व प्रभुओं में सबसे कम थे। सचमुच वह बहुत चतुर था और नियमों का यथोचित उपयोग करना जानता था। आखिरकार विश्व प्रभुओं को सितारों की जरूरत नहीं थी। जब तक वे जीवित रहेंगे वे आगे बढ़ने में सक्षम रहेंगे इसलिए अपनी ताकत बनाए रखना सबसे अच्छा विकल्प था। हालांकि अत्यधिक सतर्क रहना उनकी ताकत में आत्मविश्वास की कमी को भी दर्शाता है। ऐसे प्रतिद्वंद्वी को आगे बढ़ने पर भी कोई समस्या नहीं होगी। पहली दुनिया बूम आहपो ने प्रतिद्वंद्वी के कवच को एक मुक्के से चकनाचूर कर दिया। उसकी गुप्त शक्ति विस्फोटक थी। उनके सीने पर 3 और सितारों के साथ पहली दुनिया में केवल 10 प्रतियोगी बचे थे। सब खत्म हो गया। आहपो बिल्कुल उसके नाम की तरह था। वह साधारण और अलंकृत दिखते थे। उसके भूरे बाल और जली हुई त्वचा थी। वह लंबा नहीं था लेकिन उसकी प्राकृतिक ताकत अद्भुत थी। अधेरी शक्ति और भौतिक शरीर के मार्ग में उनकी उपलब्धियां भी अद्भुत थीं। 2 लौकिक दिनों के बाद प्रथम विश्व में प्रतियोगिता समाप्त हो गई। मैं निश्चित रूप से नंबर 1 हूँ। आहपो आत्मविश्वास से भरपूर थी। वह न केवल आगे बढ़ना चाहता था बल्कि वह समग्र रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आगे बढ़ना चाहता था। प्रथम विश्व में प्रथम, पहले दौर में सबसे तेज और 10 विश्व उन्नति प्रतियोगिता में सबसे अधिक सितारों के साथ प्रथम। वह आहपो तैयारी स्थल में दिखाई दिया। वहां पहले से मौजूद 10 प्रतिभागियों को देखकर वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। वह बाहर आने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। उसकी दुनिया से भी जल्दी एक और दुनिया खत्म हो गई थी। यदि किसी ने पूर्ण मानचित्र फंक्शन को पहले सक्रिय कर दिया होता तो प्रतियोगिता दूसरे ब्रह्मांडीय दिन पर जल्दी समाप्त हो जाती और मैं प्रथम होता। हालांकि मेरे पास निश्चित रूप से सितारों की सबसे अधिक संख्या है। आहपो ने अपना सिर उठाया और पहली दुनिया की 1000 लोगों वाली स्क्रीन की ओर देखा। 4 सितारों के साथ उन्होंने दूसरे स्थान की बढ़त को दोगुना कर दिया और बिना किसी सस्पेंस के शीर्ष पर पहुंच गए। वह यही चाहता था। वह ओल्पो ताशी स्टारफील्ड में युवा पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत बन जाएगा। फिर आहपो ने अपना अहंकारी सिर 10वीं दुनिया की जगमगाती 1000 व्यक्तियों वाली स्क्रीन की ओर घुमाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी छोटी गर्दन सिकुड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसका शरीर अकड़ गया मानो वह पथरा गया हो। तीसरे ब्रह्मांडीय दिन पर पूर्ण मानचित्र फंक्शन स्वचालित रूप से सक्रिय हो गया था। शेष 8 लोगों में प्रतियोगी जमकर लड़ने लगे। हमले का खामियाजा 8 विश्व प्रभुओं को भुगतना पड़ा और उन पर दबाव बढ़ गया। विशेष रूप से कई छोटे ब्रह्मांडीय राष्ट्र विशेषज्ञों ने एक के बाद एक टीमें बनाई और विभिन्न दुनियाओं में प्रतियोगिताओं के अप्रत्याशित परिणाम आए। यह बहुत रोमांचक है। समय समय पर विशेषज्ञों के निष्कासन के साथ अप्रत्याशित परिणाम मिलेंगे।
ऐसे विश्वस्वामी भी थे जिनका तब तक पीछा किया जाता था जब तक कि वे दयनीय स्थिति में नहीं आ गए या खत्म नहीं कर दिए गए। दरअसल उन्हें वांग ये और रोल्पो की तरह होना चाहिए। दुनिया के आकाओं को पहले ही पूरा नक्शा सक्रिय कर देना चाहिए था। यह जितना बाद में होगा उतना ही कठिन होगा। हाँ, शुरुआती चरणों में ऐसा करने से विरोधियों को बहुत डराया जा सकता है और बहुत से लोग विश्वस्वामी को चुनौती नहीं देंगे। आखिरकार यदि वे विश्वस्वामी की जगह लेते हैं तो वे तीसरे ब्रह्मांडीय दिन पर लक्ष्य बन जाएंगे। मुझे लगता है कि यह स्थिति पर निर्भर करता है। यू बुफान और वू युनडो दोनों ने दूसरे ब्रह्मांडीय दिन पर पूरा नक्शा सक्रिय किया और उनके परिणाम बहुत अच्छे थे। उन्हें अंत में सबसे अधिक संख्या में तारे भी मिले। हाँ, 200 से अधिक सितारे, बमुश्किल प्रथम स्थान। वांग ये को देखो, 886 सितारे। ताकत क्या है? यही है। वांग ये का मैच देखना अद्भुत लगता है। गर्मागर्म चर्चा के बीच 10 वर्ल्ड्स एडवांसमेंट प्रतियोगिता का पहला दौर समाप्त हो गया। पांचवीं और छठी दुनिया को खत्म करने में सबसे धीमी गति थी क्योंकि उनके नक्शे सबसे बड़े थे। पांचवीं दुनिया के विश्वस्वामी ने न केवल सबसे बड़े अंतरिक्ष समय की दुनिया को चुना बल्कि दुनिया के कोहरे को सबसे घने होने के लिए भी कॉन्फ़िगर किया गया था। छठी दुनिया का विश्वस्वामी किसी से कमतर नहीं था। दोनों विश्व प्रभुओं ने अपने विश्व प्रभु लाभ का अत्यधिक उपयोग किया। समय समाप्त होने तक वे इसे खींचते रहे और अंत में उनकी दुनिया में अभी भी लगभग 100 प्रतियोगी बचे थे। सितारों की संख्या के माध्यम से विश्वस्वामी और जो लोग शीर्ष 9 में पहुंचने में कामयाब रहे वे सफलतापूर्वक आगे बढ़े। यह क्या पागलपन है। जैसे ही पांचवीं दुनिया के विश्वस्वामी शॉय येनहू बाहर आए उन्होंने 10वीं दुनिया की अजीब और चौंकाने वाली रैंकिंग देखी। 886 सितारे। क्या यह मृत्यु का समूह नहीं था? यह असाधारण कैसे बन गया? आप लोग दूसरे लौकिक दिन पर बाहर आए। छठी दुनिया के विश्वस्वामी किंग टेंग ने उसी ब्रह्मांडीय राष्ट्र के प्रतिस्पर्धियों से पूछा। यह सही है। प्रथम विश्व का प्रतियोगी फूट फूट कर मुस्कुराया। लेकिन हम खत्म होने वाली पहली दुनिया नहीं है। 10वीं दुनिया और भी अद्भुत है। वे पहले ब्रह्मांडीय दिन पर सामने आए। दुनिया के स्वामी वांग ये उन्मत्त हो गए। किंग टेंग ने चौंकाने वाली स्टार रैंकिंग को देखा और काफी देर तक अवाक रह गए। 1 वांग ये 886, 2 आप 424, 3 जीव 401, 100 मोयू 1। यह बहुत चौंकाने वाला था। यह पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक था कि एक काला घोड़ा आप क्वालीफायर में दिखाई दिया। उन्हें मुख्य प्रतियोगिता के पहले दौर में इससे भी अधिक भयानक काले घोड़े के आने की उम्मीद नहीं थी। एक कुचले हुए युद्ध रिकॉर्ड के साथ दूसरा पक्ष पहले स्थान पर आ गया। यह वांग ये वास्तव में कौन था? प्रतियोगिताएं लगातार थीं। मुख्य प्रतियोगिता के पहले और दूसरे राउंड जुड़े हुए थे। बीच में तैयारी के क्षेत्र में केवल थोड़ा आराम और समायोजन का समय था। निसंदेह जो लोग 10वीं दुनिया से आगे बढ़े उनके पास आराम करने के लिए अधिक समय था। अब जब शीर्ष 100 का निर्णय हो गया तो ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में शीर्ष 10 का समय आ गया। उसके बाद ताशी स्टारफील्ड के 3 प्रतिनिधियों का फैसला करने के लिए उनके पास 7 लौकिक दिनों का आराम होगा जो सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में भाग लेंगे। वांग ये बहुत स्मार्ट है। वह अपनी ऊर्जा बचाने और दूसरे दौर में भाग लेने के लिए जल्दी बाहर आ गया। क्या ऐसा नहीं है? दूसरी दुनिया के अंतिम 8 प्रतियोगी नुकसान में हैं। उनके विश्वस्वामियों को दोष दो। यह सोचना कि 3 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों की प्रतिभाएं इतनी कायर हैं, यह वास्तव में शर्मनाक है। हाँ, किंग टेंग अपने सितारों की संख्या के साथ 20 स्थान पर है और शॉय येनहू 20 स्थान पर और भी अधिक अद्भुत है। यह ओह ठीक है, क्या सितारों की रैंकिंग शीर्ष प्रतियोगिता में भी उपयोगी है? बेशक, अन्यथा समग्र रैंकिंग क्यों होगी? यह ऑडिशन के समान ही है। एक उच्च रैंकिंग निश्चित रूप से उपयोगी है। क्या तब वांग ये को बहुत फायदा नहीं होगा? हाँ, यह शायद वांग ये के लिए बेकार है। वह किसी भी समय एक यादृच्छिक दुनिया चुन लेगा। यह अब शीर्ष 100 प्रतियोगिता है। क्या वह ऐसा करेगा? वह इसे एक खेल के रूप में नहीं लेगा। आखिरकार शेष सभी प्रतियोगी ब्रह्मांडीय देशों के प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्होंने ऑडिशन के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। ताइशी स्टार नेटवर्क गर्मागर्म चर्चाओं से भरा हुआ था। तैयारी स्थल का माहौल भी उतना ही भारी था। बाहर आने वाला पहला व्यक्ति वांग ये दीवार से पीठ सटाकर जमीन पर बैठा था। वह आकर्षण का केंद्र थे। वांग ये ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और सभी को नजरअंदाज कर दिया, खासकर रोल्फ को जो लड़ाई की भावना से भरा हुआ था। अचानक तैयारी स्थल में रोशनी जल उठी और अल की आवाज गूंज उठी। शीर्ष 100 प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। दूसरा दौर शीर्ष 100 प्रतियोगिता। आप प्रतियोगिता की दुनिया चुनने का अधिकार प्राप्त करके नए विश्वस्वामी बन गए हैं। कृपया अपनी पसंद बनाएं। तैयारी स्थल में प्रकाश की 10 किरणें उतरी। वांग ये के सामने एक नोटिफिकेशन आया। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसका अंदाजा उन्होंने ओवरऑल रैंकिंग से लगाया था। हालांकि दूसरे राउंड के नियम पहले राउंड से बहुत अलग थे। यह वध का और भी अधिक तीव्र दौर होगा। प्रतियोगिता अभी भी 10 दुनियाओं में विभाजित थी। प्रत्येक दुनिया में 10 लोग थे। प्रत्येक विश्व से केवल एक ही व्यक्ति शीर्ष 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में प्रवेश कर सकेगा। विश्व के प्रभुओं को कोई विशेष लाभ नहीं है। वांग ये ने प्रतिस्पर्धा की दुनिया को देखा। पहले दौर में वे विशेष ग्रह चुन सकते थे लेकिन दूसरे दौर में वे केवल मानक स्थान चुन सकते थे। सबसे छोटा अखाड़ा एलवीआई द्वंद्व विश्व था जो पूरी तरह से गिरा हुआ मौत का पिंजरा था। सबसे बड़ा अखाड़ा स्टैंडर्ड वर्ल्ड ऑफ स्लॉटर था जो अभी भी बेहद छोटा था। यह वह दुनिया भी थी जिसमें उसने पहले दौर में बेतरतीब ढंग से प्रवेश किया था, लेकिन इस बार क्षेत्र अपने मूल आकार का केवल 1000वां हिस्सा था। एकमात्र अन्य विकल्प यह था कि विश्व कोहरे और पूर्ण मानचित्र को सक्रिय किया जाए या नहीं। कोई लौकिक आपदा विकल्प नहीं था, नहीं कोई तटस्थ तृतीय पक्षकारक था। दूसरा दौर पूरी तरह से वध की लड़ाई थी। हालांकि यह अच्छा है, वांग ये ने अपनी पसंद बनाई। आपने वांग ये को देखा और बड़े पर्दे पर उसकी पसंद देखी। उसने थोड़ा झुंझलाया, दांत पीस लिए और वही विकल्प चुना। कभी हार न मानना उनका विश्वास था। ताइशी स्टार नेटवर्क। हाँ, मैं यह जानता था। वांग ये ने निश्चित रूप से यादृच्छिक चुना। यह आदमी सचमुच पागल है। उसने पहले राउंड में ऐसा किया और दूसरे राउंड में भी उसने वैसा ही किया। क्या उसे सचमुच असफल होने का डर नहीं है? दूसरे राउंड में ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। यदि वह लाभ को नहीं समझता है तो विश्वस्वामी आसानी से लक्ष्य बन जाएगा। आप क्या कर रहा है? क्या वह पागल है? वह वांग ये की नकल क्यों कर रहा है? आप क्या जानते हैं? यह एक आदमी की जीतने की इच्छा है। पहला स्थान छीन लिया गया है, इसलिए आप अपना गुस्सा रोक रहा है। वे दोनों नौसिखिए हैं, तो वांग ये उसे कैसे मात दे सकता है? 2 प्रतियोगियों ने यादृच्छिक दुनिया चुनी थी। तनावग्रस्त अप्पु ने अपनी ठुड्डी उठाई और युद्ध के इरादे से भरे हुए वांग ये की ओर देखा। हालांकि वह दूसरे दौर में वांग ये के खिलाफ नहीं लड़ सका, लेकिन वह किसी भी सूरत में हारना नहीं चाहता था। ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में 3 स्थानों में से एक प्राप्त करना उसका लक्ष्य नहीं था। वह जो चाहता था वह था पूर्णतया नंबर 1। शेष 90 प्रतियोगी सभी चर्चा कर रहे थे। पहले दौर के नियमों के अनुसार 10 विश्व प्रभुओं द्वारा स्थल चुनने के बाद चुनने की बारी उनकी होगी। पहले प्रत्येक विश्व से 10 प्रतियोगी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इस बार केवल एक ही आगे बढ़ सका। इस प्रकार उनके निर्णय बिल्कुल अलग थे। प्रतियोगिता स्थल कौन है? हमारी पसंद महत्वपूर्ण है, शॉय येनहू ने विचार किया। वह ऑडिशन में 5वें स्थान पर थे और उन्होंने मुख्य प्रतियोगिता के पहले दौर में सुरक्षित योजना चुनी थी। उन्होंने मौजूदा स्थिति का पहले ही अनुमान लगा लिया था। उन्होंने पहले और दूसरे राउंड की लगातार स्थिति का अनुमान लगा लिया था।
विश्व स्वामियों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसके विपरीत जो प्रतियोगी उस दुनिया को चुन सकते हैं जहां वे जाना चाहते हैं, वे न केवल अपने विरोधियों को चुन सकते हैं बल्कि विश्व स्वामी होने के दबाव से भी बच सकते हैं और लक्ष्य बनने से भी बच सकते हैं। उन्हें अपनी ताकत का सटीक अनुमान था। हालांकि वह शीर्ष 4 जितना मजबूत नहीं था, लेकिन उसमें 10 विश्व प्रभुओं में से 2 से 3 को हराने का आत्मविश्वास था। आप जी यू बुफान, वू युनडो और वांग ये। मैं इन 5 विश्व प्रभुओं को नहीं चुन सकता। शॉय येनहू स्पष्ट विचारों वाले थे। वांग ये भी मूल रूप से उनकी शिकार रेंज में थे, लेकिन पहले दौर में दूसरे पक्ष के चौंकाने वाले प्रदर्शन ने उन्हें कुल 886 सितारे अर्जित किए थे। वांग ये चुने। क्या वह पागल था? 10वीं दुनिया में अन्य प्रतिभागियों की सम्मानजनक निगाहों को देखकर यह स्पष्ट था कि वांग ये को नजरअंदाज नहीं किया जाना था। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से ऑडिशन में शीर्ष 4 के समान स्तर पर था। 8वीं दुनिया से लू गोंगकियोंग और 9वीं दुनिया से मिल्दिना सबसे अच्छे विकल्प हैं। शॉय येनहू ने स्पष्ट निर्णय दिया। ताकत एक बात थी, लेकिन वे दोनों नौसिखिए थे और उनके पास अनुभव की कमी थी। दूसरे दौर में आगे रहने के लिए व्यक्ति को सावधानीपूर्वक गणना और योजना बनानी होगी। सुर्खियों में रहना बेकार है। सबसे महत्वपूर्ण बात शीर्ष 10 में जगह बनाना है। शॉय येनहू के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। अचानक येनहू की अभिव्यक्ति बदल गई। 10 विश्व प्रभुओं द्वारा अपना स्थान चुनने के बाद उन्हें अलग-अलग रंग की रोशनी वाले 9 समूहों में विभाजित किया गया। उनके सामने सूचनाओं और संदेशों की एक श्रृंखला आ गई। दूसरे दौर शीर्ष 100 प्रतियोगिता के नियम पूरी तरह से बदल गए थे। प्रतियोगी ऐसे नहीं थे जो उन दुनियाओं को चुन सकें जहां वे जाना चाहते थे। इसके बजाय विश्व स्वामी अपनी अपनी दुनिया में प्रतिभागियों को चुनेंगे। यह बिल्कुल अप्रत्याशित था। स्थिर रहो। यह ठीक है। शॉय येनहू ने खुद को सांत्वना दी और खुद को शांत किया। मैं ऑडिशन में 5वें स्थान पर हूँ। मैं उन्हें डराने के लिए काफी मजबूत हूँ। पहले दौर में मुझे भी 6170 समूह में स्थान दिया गया था। दुनिया के भगवानों को 110 की रैंकिंग के अनुसार प्रतिभागियों का चयन करना होता है। वे मुझे चुनने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं शायद अभी भी 8वीं या 9वीं दुनिया में जाऊंगा। यह एक बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक मैं 10वीं दुनिया में जाऊंगा और अतिमान से मिलूंगा। हालांकि उसके पास अनुभव है, मुझे अभी भी होना चाहिए मजबूत। हालांकि इस चयन के बाद 8वीं से 10वीं दुनिया प्रत्येक समूह से सबसे मजबूत प्रतियोगियों को इकट्ठा करेगी और प्रतिस्पर्धा बेहद तीव्र होगी। मैं ऑडिशन में 6ठे स्थान पर रहने वाले किंग टेंग से भी मिल सकता हूँ। मैंने अभी भी गलत अनुमान लगाया है। शॉय येनहू को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हालांकि अब वह कुछ नहीं कर सकता था। पहल अब उसके हाथ में नहीं थी। प्रतियोगियों को उनके रैंकिंग समूहों के अनुसार एक-एक करके चुने। वांग ये अपनी हंसी नहीं रोक सके। प्रथम विश्व के विश्व स्वामी के रूप में उसे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त था। प्रत्येक रैंकिंग समूह में 10 प्रतिभागी थे और पहली पसंद उनकी थी। वह उनमें से सबसे कमजोर को चुन सकता था। ऐसा कहा जा रहा है कि वे लोग इतने कमजोर भी नहीं थे। आखिरकार उन्हें पहले दौर में उनके पास मौजूद सितारों की संख्या के अनुसार स्थान दिया गया था। जो लोग शीर्ष पर थे वे निश्चित रूप से वे थे जिनके पास समग्र युद्ध कौशल मजबूत था। मुयू जैसे लोग जो उसके पीछे आए थे मूल रूप से 10वें समूह में थे। फिर भी लाभ पहले से ही बहुत बड़ा था। वह कुछ प्राकृतिक शत्रुओं के साथ साथ समान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के शत्रुओं को भी सेना में शामिल होने से रोक सकता था। 10 समूहों के प्रतिभागियों को एक के बाद एक चुना जाएगा, इसलिए संचित लाभ काफी था। जगत स्वामी के लिए यह उचित था। आखिरकार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पहला या दूसरा दौर था। शक्तिशाली विश्व प्रभुओं को समूह लड़ाई में आसानी से निशाना बनाया जाएगा। जो जितना मजबूत होगा, गिरे होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। किसी को कैसे चुनना चाहिए? वांग ये ने अपरिचित नामों को देखा और अपना सिर घुमा लिया। उसकी मुलाकात ओल्पो की जलती हुई आंखों से हुई, जो लड़ने की भावना से भरी हुई थी और अपना चयन पूरा होने का इंतजार कर रही थी। फिर उसे हर किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना? वांग ये ने फिर से यादृच्छिक बटन दबाया। इसे भाग्य पर छोड़ दो। उसके समूह में कौन से अभागे न होंगे? उनके पास शीर्ष 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में प्रवेश करने का कोई मौका नहीं होगा। तैयारी स्थल में कोई पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। 90 सुपरस्टार स्तर की प्रतिभाएं बड़ी स्क्रीन पर अचंभित होकर देखने लगी क्योंकि उनके नाम स्लॉट मशीनों की तरह घूमने लगे। वांग ये ने चयन को फिर से यादृच्छिक चुना था। यह बहुत हास्यास्पद था। इस तरह का तरीका चुनने की अपनी ताकत पर उन्हें कितना भरोसा था। शीर्ष 100 प्रतियोगिता के लिए स्थान को यादृच्छिक रखना एक बात थी, लेकिन यह उनकी दुनिया में प्रतियोगियों का चयन था। वे ऐसे प्रतिद्वंद्वी थे जिनका बाद में उन्हें आमना सामना करना पड़ता। क्या उसका मतलब यह था कि चाहे वह जिसे भी चुने, वे उसके मुकाबले के नहीं होंगे? प्रतियोगियों को अपमानित महसूस हुआ। वे अपनी ताकत साबित करने के लिए चुने जाना चाहते थे, लेकिन वे स्क्रॉलिंग स्क्रीन पर भी घूरते रहे और प्रार्थना करते रहे कि उन्हें नहीं चुना जाएगा। यह विशेष रूप से 10वीं दुनिया के उन लोगों के लिए था जो पहले दौर में हार गए थे। कई लोगों ने अपनी हथेलियां एक साथ रख दी। यदि उनके पास कोई विकल्प होता, तो वे किसी के भी पास जाते, लेकिन निश्चित रूप से वांग ये के पास नहीं। पिताजी। दूसरे समूह से चयन निर्धारित किया गया। गुआन होंगजो। काला हलबर्ट पकड़े हुए आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह भाग्यशाली होगा। संभावना 10 में से 1 थी। अन्य विश्व प्रभुओं ने स्क्रीन की ओर देखा। वांग ये भी बदकिस्मत नहीं था। 10 दूसरे समूह के प्रतिभागियों के बीच गुआन होंगजो की ताकत बीच में थी। पा बिलाक्टम। जब तीसरे समूह के प्रतिभागी का निर्धारण हुआ, तो गुआन होंगजो की अभिव्यक्ति आसान हो गई। यह बहुत यादृच्छिक था। तीसरे समूह के 10 लोगों में बिलाक्टम लगभग सबसे निचले पायदान पर था। लेकिन जल्द ही गुआन होंगजो की अभिव्यक्ति बदल गई। पिताजी। 37 किंग टेंग। लाइव प्रसारण का उद्देश्य छठी दुनिया के पूर्व विश्व स्वामी पर था। उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उसके कसकर भींचे हुए होंठ और थोड़ी सी कुड़ी हुई भौहों से पता चला कि उसका दिल उथल-पुथल में था। गुआन होंगजो का दिल डूब गया। किंग टेंग ताशी स्टारफील्ड में एक प्रसिद्ध प्रतिभा थे। खत्म हो गया। 44 फेंगुआ नाकियान। 53 डाइटस। वे जितना पीछे जाते, आगे चुने गए प्रतियोगियों पर उतना ही कम दबाव होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि निचले समूह के लोग आमतौर पर कमजोर थे। इस समय सभी की निगाहें शॉय येनहू पर टिकी थीं, जिनका दिल बेवजह धड़कने लगा था। वह नहीं जानता था कि क्या वह पहली दुनिया में भयंकर प्रतिस्पर्धा से डरता था, समान रूप से शक्तिशाली किंग टेंग से, या अथाह वांग ये से, जो पहले दौर में कहीं से भी बाहर आ गया था। कृपया मेरे मत बनो। मुझे मत चुनो, शॉय येनहू प्रार्थना करती रही। स्क्रीन पर नाम धीरे-धीरे घूमना बंद हो गए और एक जाना-पहचाना नाम उस पर दिखाई देने लगा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके हाथ और पैर सुन्न हो गए। जितना अधिक वह इसके विरुद्ध कामना करता, उतना ही अधिक यह घटित होता। 69 शॉय येनहू। ताइशी स्टार नेटवर्क। हंगामा मच गया। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के ब्रह्मांडीय मानव अब और नहीं हंस सकते। उनके बिग ब्रदर भले ही इस सब को एक खेल मान रहे हों, लेकिन उनकी किस्मत बहुत महान थी। किंग टेंग और शॉय येनहू दोनों ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में वरीयता प्राप्त प्रतियोगी थे। गुआन होंगजो की ताकत भी बुरी नहीं थी। विशेष प्रकार की क्षमता वाले उपयोगकर्ता फेंगुआ नाकियान के अलावा बिलाक्याम भी थे जिनके पास कई खजाने थे, डेटस जिनके पास अंधेरे शक्ति में अत्यधिक उच्च उपलब्धियां थीं, और बाई युशान जो 10वीं दुनिया के प्रारंभिक चयन में 16वें स्थान पर थीं। यह मृत्यु समूह का सशक्त संस्करण था। जो लोग बेहतर नहीं जानते थे वे सोचते होंगे कि पहली दुनिया के पास आखिरी विकल्प था। दशम लोक के विश्व प्रभु अतिमान को देखो।
वह पहले से ही मुस्कुरा रहा था। वांग ये इस बार हद से आगे बढ़ गया है। इस बार उसका अंत वास्तव में एक त्रासदी में होने वाला है। हाँ, किंग टेंग और शॉय येनहू कितने चालाक हैं, वे निश्चित रूप से वांग ये से निपटने के लिए सेना में शामिल होंगे। दूसरों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। शीर्ष 10 के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय हर किसी की ताकत करीब होती है। कुछ भी हो सकता है और परिणाम बहुत चौंकाने वाला होने की संभावना है। आइए देखें कि वांग ये को कौन सा यादृच्छिक स्थान मिलेगा। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तैयारी स्थल में प्रथम विश्व के 10 लोगों ने एक समूह बनाया। कुछ खुश थे तो कुछ चिंतित थे। जिन लोगों को भाग्य का साथ नहीं मिला उन सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की। पहली दुनिया के 9 लोग बहुत सतर्क थे। इस दौर में अपने विरोधियों को देखकर वे अवाक रह गए। वे कैसे लड़ने वाले थे? कैसा दुर्भाग्य! फिर भी सबसे भद्दी अभिव्यक्ति वाली अभिव्यक्ति आह थी। नकल करें या न करें, इससे पहले उन्होंने पहले ही वांग ये की यादृच्छिक क्षेत्र चुनने की पसंद की नकल कर ली थी और दबाव तेजी से बढ़ गया था। यदि विरोधी भी यादृच्छिक होते इस तथ्य के साथ कि विश्व स्वामी को निशाना बनाया जाएगा तो उसके समाप्त होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। वांग ये के सावधानीपूर्वक चुने गए विरोधियों को देखते हुए ओल्फ ने गश्त खा लिया। वह अन्य विश्व के प्रभुओं की नजरों से बच गया और अपने विरोधियों को चुनना शुरू कर दिया। वह वांग ये के नक्शे एकदम पर नहीं चलना चाहता था। बिना दिमाग वाले पुरुष बहादुर नहीं हो सकते। विश्व के प्रभुओं ने एक के बाद एक अपने विरोधियों को चुना। जल्द ही समूहीकरण का दूसरा दौर पूरा हो गया। तैयारी स्थल का परिवेश जगमगा उठा और गलियारे का दरवाजा खुल गया। चलो यह करते हैं, वांग ये ने प्रवेश किया। वह शीर्ष 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में स्थान प्राप्त करेगा। 404 मौत का पिंजरा। विश्व कोहरा कोई नहीं। पूरा नक्शा बंद। वांग ये के सामने 3 नोटिफिकेशन आए, सरल और स्पष्ट। यह दूसरे दौर में यादृच्छिक चयन का परिणाम था। परिचित सफेद सुरक्षात्मक बैरियर पर 30 सेकंड की उल्टी गिनती दिखाई दी। वांग ये ने चारों ओर देखा और जवाब देने में असमर्थ थे। क्या यह महत्वपूर्ण था कि विश्व में कोहरा था या नहीं? क्या पूरा नक्शा सक्रिय होने में कोई अंतर था या नहीं? 9 प्रतियोगी उनके ठीक सामने थे। किंग टेंग, शॉय येनहू, बाई युशान और गुआन होंगझो सभी ने निराशा से एक दूसरे को देखा। उन्होंने अपने आसपास देखा और उन्हें लगा जैसे उनका दिमाग फट गया हो। सबसे छोटा स्थल डेथ केज। यह एक चौकोर स्थल था जो घन जैसा दिखता था। यह प्रकाश की एक चारदीवारी से घिरा हुआ था जिसे तब तक नहीं तोड़ा जा सकता था जब तक कि ऊर्जा की सीमा अमर स्तर तक न पहुंच जाए। यह एक एलवीआई द्वंद्व स्थल था, लेकिन अब यह एक युद्ध क्षेत्र बन गया था जहां 10 लोगों को लड़ना था। ताइशी स्टार नेटवर्क पर एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के ब्रह्मांडीय मानव अपना सिर हिला रहे थे। अभिमानी और दिखावा करने के लिए यह सही है। वे देखेंगे कि इस बार उसकी मृत्यु कैसे हुई। इस बीच रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के लौकिक मनुष्यों ने महसूस किया कि उनके दिल ठंडे हो गए हैं। वांग ये की ताकत के साथ जब तक स्थल थोड़ा बड़ा था तब भी वह पूरे मानचित्र को सक्रिय किए बिना अपने विरोधियों को एक-एक करके हरा सकता था। हालांकि यह 100% सफलता दर नहीं होगी, फिर भी प्रथम विश्व में उसकी सफलता दर सबसे अधिक होगी। लेकिन अब यह खत्म हो चुका था। क्या आपको लगता है कि 30 सेकंड में एक चौंकाने वाला 9vi दृश्य होगा? 1 के विरुद्ध 9 असंभव है, लेकिन विश्व स्वामी के रूप में वांग ये निश्चित रूप से गिरे होंगे। मुख्य कारण यह है कि डेथ केज में अन्य लोग किनारे से लड़ाई नहीं देख सकते हैं। लड़ाई के झटके ही काफी हैं। सुपर बैटल रॉयल बहुत रोमांचक। सभी की निगाहें उन पर टिक गई और पहली दुनिया तुरंत ध्यान का केंद्र बन गई। केवल 30 सेकंड में बड़ी संख्या में दर्शक उमड़ पड़े जो अन्य 9 विश्वों की कुल संख्या से भी अधिक थी। यह तत्काल मृत्यु की वास्तविक दुनिया थी। पहली दुनिया मौत का पिंजरा। किंग टेंग और शॉय येनहू ने एक दूसरे पर नजर डाली और एक अस्थायी गठबंधन बनाया। दोनों अनुभवी थे और नियमों का उपयोग करने में अच्छे थे। मौत के इस समूह में आमने सामने की लड़ाई में उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। इसके अलावा उन्होंने पहले हमला करने की योजना नहीं बनाई थी। यह उनकी ताकत को संरक्षित करने का एक बुद्धिमान निर्णय था। फिर वे वांग ये से छुटकारा पाने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा करेंगे जब अन्य लोग उसे घेर लेंगे। उन्हें यकीन था कि वांग ये भी ऐसा ही करेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि डेथ केज में जो सबसे पहले हमला करेगा वही सबसे पहले मरेगा। गुआन होंगझो, डिएटस और फेंगुआ नाकियान ने डर के मारे इधर-उधर देखा। शत्रुओं से घिरे होने का यह एहसास अभूतपूर्व था। यह ऐसा था मानो ग्रिम रीपर उनके बगल में था। 3, 2, 1। उल्टी गिनती समाप्त हो गई और सभी की सफेद सुरक्षात्मक बाधा तुरंत गायब हो गई। बूम। जबकि हर कोई अभी भी झिझक रहा था, वांग ये ने अपनी आंतरिक दुनिया को मुक्त कर दिया। क्षेत्र परिवर्तन मंत्र, गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति और बाइकी के साथ स्तरित पगोड़ा को मिलाकर जीवन का दिव्य वृक्ष भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करते हुए हिल गया। लड़ाई शुरू करो। उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। वांग ये के लिए जिसका लक्ष्य ब्रह्मांडीय प्रतिभाओं को पार करना था, अगर वह ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में भी भारी जीत नहीं जीत सका तो वह सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में कैसे भाग ले सकता था? 9 के विरुद्ध 1 अंधाधुंध आक्रमण। युद्ध देख रहे लौकिक मनुष्यों की तो बात ही छोड़िए, अन्य एक प्रतियोगी भी अवाक रह गए। उसने सचमुच साहस किया। मुझे यह पता था। बाई युशान ने बहुत पहले ही अपना बचाव तैयार कर लिया था। वह पहले दौर में वांग ये से मिला था, इसलिए वह जानता था कि दूसरा पक्ष कितना पागल था। पहले दौर में उसने बिना किसी जांच के पूरे मानचित्र को सक्रिय करने का साहस किया था, तो अब वह ऐसा करने का साहस क्यों नहीं करेगा? इसके अलावा केवल 9 प्रतिद्वंद्वी थे। बूम, बूम, बूम। भाई तवहील मूल के मोती फूट पड़े। वांग ये का भाई तवहील कवच जगमगा उठा। भाई तवहील ओरिजिन के 11 मोतियों के अलावा जो रक्षा के लिए छोड़े गए थे, शेष 187 मोतियों की तरह सभी दिशाओं में गिरे। अत्यधिक गति ने अन्य 9 को अचंभित कर दिया। कोई नियंत्रण नहीं था। उन पर नियंत्रण रखने की भी कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही भाई तवहील ओरिजिन पिंजरे की हल्की दीवार पर उतरा, उसने पलटवार किया और अपनी दिशा बदल ली। युनलान हांग, जो 10 में से अंतिम स्थान पर था, उसने शीर्ष रैंक की आंतरिक दुनिया के खिलाफ बचाव करना समाप्त कर दिया था जब उस पर तुरंत अनगिनत सफेद बिजली के बोल्टों द्वारा हमला किया गया था। झटका, युनलान हांग ने तुरंत अपना सर्वोच्च खजाना कैओटिक स्पेस मिरर जारी किया। एक पल में मौत के पिंजरे का स्थान दर्पण की तरह एक दूसरे को काटते हुए स्थानांतरित हो गया। हर कोई जो बमुश्किल भाई तवहील ओरिजिन से बच सका, पीला पड़ गया। टकराना। भाई तवहील ओरिजिन का एक मोती अचानक उनके पीछे प्रकट हुआ। टकराना। अचानक भाई तवहील ओरिजिन का एक और मोती उनके क्रोध के नीचे दिखाई दिया। गड़गड़ाहट। बिजली की गड़गड़ाहट हुई और पिंजरे में विस्फोट हो गया। हुश, बिलाकैम के माथे पर टोटेम चमक उठा और उसकी रक्तरेखा और सर्वोच्च खजाने का संयोजन फूट पड़ा। उनका शरीर अनगिनत छोटे बिलाकैम में विभाजित हो गया और भाई तवहील उत्पत्ति से बच गया। सैकड़ों बिलाकैम विभिन्न गलत स्थानों में घुस गए और अन्य प्रतिभागियों पर अंधाधुंध हमला किया। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। एक के बाद एक काले जानवर पिंजरे में दिखाई देने लगे। फेंगुआ नाकियान ने अपने नियंत्रण प्रकार के खजाने का उपयोग किया, साथ ही ब्रह्म मंत्र को दायरे आइटम मंत्र के साथ जोड़ा। ब्रह्मांडीय रहस्य प्रकट हुआ और प्रत्येक स्थानिक परत पर उतरा, जबकि उसके हाथों में 2 ड्रम दिखाई दिए। ड्रमों की आवाज विंड चाइम्स की तरह गूंजी, जिसने सभी को चौंका दिया। काले जानवर अत्यंत क्रूर हो गए। दर्पण के प्रतिबिंब के नीचे अंतरिक्ष गूंज उठा, जिसने उनके दिमागों को प्रभावित किया। अव्यवस्था। यह पूरी तरह अराजकता थी। प्रत्येक प्रतिभागी के पास कम से कम 2 अविनाशी कलाकृतियां और सर्वोच्च खजाने थे।
संकीर्ण मौत के पिंजरे में उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। ये सभी खजाने अद्वितीय थे। जब उन्हें संयोजित किया गया तो सभी प्रकार की ऊर्जा मिश्रित हो गई, जिससे यह बताना मुश्किल हो गया कि कौन मित्र था या शत्रु। एक पल में एक अराजक लड़ाई हुई। ताइशी स्टार नेटवर्क में ब्रह्मांडीय मानव स्तब्ध रह गए। उन्होंने एक अराजक लड़ाई की उम्मीद की थी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इस तरह हो जाएगी। क्या यह वांग ये का लक्ष्य था? निष्क्रियता से गिरे रहने से बेहतर था कि निष्क्रियता को सक्रिय में बदल दिया जाए। जरा ठहरिए, वांग ये कहाँ थे? बूम, वांग ये की आकृति अनगिनत टूटे हुए स्थानों में दिखाई दी। वीर रैंक वाला डेटस गहरे भूरे रंग की रोशनी से ढका हुआ था। उसके दबंग शरीर पर काली शक्ति घनीभूत हो गई थी, जो अविनाशी काले क्रिस्टल और अविनाशी कलाकृतियों से ढकी हुई थी। हालांकि वांग ये ने पहले ही उसकी रक्षा पंक्ति तोड़ दी थी। उसका सिर हवा में ऊंचा उड़ गया और उसकी आंखों का ध्यान भटक गया। झपट्टा मारना, वांग ये गायब हो गया। स्थान बदल गया और जुड़ गया। फेंगुआ नाकियान के चारों ओर काले जानवर बने हुए हैं, जो उसकी मजबूती से रक्षा कर रहे हैं। अनगिनत काले जानवरों के सिर जोड़ दिए गए, जबकि उसका शरीर खजाने में मिला दिया गया। उसके हाथ का ढोल अभी भी बज रहा था। डेटस की मृत्यु का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस समय मिनी बिलाकैम अभी भी इधर-उधर घूम रहे थे और भाई तवहील ओरिजिन के मोती भी। चारों ओर उड़ती हुई तलवारें भी सीटी बजा रही थीं। टकराना, टकराना, टकराना। उसके शरीर पर काले जानवरों के सभी सिर चकनाचूर हो गए और फेंगुआ नाकियान ने आने वाले हमलों को रोक दिया। अचानक नीचे की जगह में एक आकृति दिखाई दी। अधेरी शक्ति ने उसे घेर लिया और उसकी रक्षा में सेंध लगा दी। अनगिनत सहयोगियों की मदद से वांग ये के तेज ब्लेड ने फेंगुआ नाकियान की रक्षा को तोड़ दिया और उसे खत्म कर दिया। झपट्टा मारना, वह फिर गायब हो गया। तेज, तेज और तेज। पलक झपकते ही डेथ केज में केवल 5 लोग बचे थे। किंग टेंग और शॉय येनहू, जिन्होंने गठबंधन बनाया था, नहीं जानते थे कि दूसरे कहाँ थे और अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। अंतरिक्ष अव्यवस्था और समय ओवरलैप का सामना करते हुए दोनों ने हमला करने की पहल करने के बजाय जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते हुए अपना बचाव किया। योजना परिवर्तनों के अनुरूप नहीं चल सकी। वांग ये के पहले कदम ने स्थिति को तोड़ दिया था। फिर डोमिनोज की तरह डेथ केज अराजकता में गिर गया। सभी प्रकार के भ्रम, छिपे हुए हथियार और युद्ध क्षेत्र एक दूसरे से टकरा गए। हमला करना तो दूर, यह पहले से ही इतना अच्छा था कि खुद का बचाव करने में सक्षम हो सके। इस अराजक मौत के पिंजरे में शिकार करने में सक्षम होना, केवल वह ही ऐसा कर सकता था। वह यहाँ है। वांग ये की शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए किंग टेंग ने अपनी सभी उड़ने वाली तलवारें वापस ले ली और वांग ये को पकड़ने के लिए एक अपरिहार्य जाल स्थापित किया। वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। सर्वोच्च खजाने की शक्ति दिलो तलवार सरनी अनगिनत ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञों के हमलों की तरह फूट पड़ी, जिसने तुरंत वांग ये को निगल लिया। इसकी शक्ति अत्यंत भयानक थी, परंतु क्लोन मंत्र किंग टेंग ने भौहें चढ़ा दी। उसका सबसे मजबूत आक्रमण इतनी आसानी से टूट गया था। आमतौर पर क्लोनों को अलग करना आसान होगा, लेकिन अब जब यह इतना अराजक था तो तत्काल हमलों को अलग करना असंभव था। बूम, वांग ये का असली रूप सामने आया और उसके 2 ब्लेड नीचे आ गए। ब्रह्मांडीय रहस्य चमक उठा। वह हार गया। किंग टेंग वास्तव में इतनी आसानी से मारा गया था। वह एक समय क्षमता वाला उपयोग करता है। एक बार जब प्रतिद्वंद्वी करीब आ जाता है तो वह रुक नहीं पाएगा। वांग ये यह बहुत अराजक है। अन्य प्रतियोगी वांग ये की मदद कर रहे हैं। बैटल रॉयल इस तरह है। पर्यावरण का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य चीज अभी भी ताकत है। वांग ये को देखो, उसने शुरू से ही हमला करने की पहल की। वह बिल्कुल भी नहीं डरता। वह पागल हो गया है। उसने 9 प्रतिभागियों में से 6 को मार डाला है। 7वां, वांग ये की करीबान ने एक ठंडा चाप खींचा। बाई युशान ने अंत तक बचाव किया, लेकिन वह फिर भी वांग ये को नहीं रोक सके। उसकी आंखों में राहत और बेबसी की झलक थी। उसने इस परिणाम का अनुमान लगाया था और उसने इस अंतिम लड़ाई में वांग ये के आतंक को सचमुच देखा था। वह अच्छे से हार गया था। ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में सबसे मजबूत व्यक्ति से हारना शर्मनाक नहीं था। बूम, बूम, बूम। गुआन होंगजो और शॉय येनहू एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। हलबर्ड और तलवार टकराए, स्थान और समय टकराए और खजाने की शक्ति फूट पड़ी। शॉय येनहू ऑडिशन में 5वें स्थान पर रहने के योग्य थे। अपने शक्तिशाली युद्ध कौशल के साथ उन्होंने गुआन होंगजू को हराया और उन्हें बार-बार घायल किया। हालांकि यह वह बिल्कुल नहीं था जो शॉय येनहू चाहती थी। उसे यह भी नहीं पता था कि उसका गुआन होंगजो के साथ झगड़ा कैसे हो गया। यह चकित करने वाला था, लेकिन एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो उसे रोका नहीं जा सका। यह दूसरा राउंड था। वे केवल अंत तक लड़ सकते थे। हालांकि जैसे-जैसे समय बीतता गया, भ्रम चला गया, काले जानवर चले गए, मिनी बिलाकैम चले गए, उड़ने वाली तलवारें चली गईं, स्थानिक ओवरलैप चला गया और यहाँ तक कि वांग ये की सफेद बिजली भी चली गई। अच्छा नहीं है। शॉय येनहू की अभिव्यक्ति बदल गई। वह कब भ्रम में पड़ गया। मरना, गुआन होंगजो अचानक उसके पीछे आ गया। वह सर्वोच्च खजाना जो उसने अंत तक अपने पास रखा था, सक्रिय हो गया। उसने शॉय येनहू की ओर अपना पतलून घुमाया, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पिंग, शॉय येनहू धुएं के गुबार में बदल गया और गायब हो गया। प्रतिभा, हरित धुआं चोरी। अचानक भारी दबाव दिखाई दिया। आकाश में एक सापलौकिक जानवर प्रकट हुआ। गुआन होंगजो की अभिव्यक्ति बदल गई। अंतरिक्ष अव्यवस्था को अंधेरे ज्वार के हमले के साथ मिश्रित किया गया था और यह अतुलनीय रूप से अशांत था। वांग ये का तेज ब्लेड और काली शक्ति हवा में दिखाई दी और उसकी लड़ाई की भावना जबरदस्त थी। उन्होंने अपने सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी का स्वागत किया। बूम, भीषण युद्ध अंतिम क्षण तक चलता रहा। आखिरकार वह ग्रीन स्मोक इवेजन से भागने में कामयाब हो गया। शॉय येनहू ने वांग ये की ओर देखा, जो लड़ाई की भावना से भरा हुआ था और उसका दिल कांप गया। दूसरा पक्ष बहुत मजबूत था। वह नहीं जानता था कि वांग ये ने कितने लोगों को खत्म किया था, लेकिन वह जानता था कि वांग ये, जो अभी भी सुरक्षित था, कितना भयानक था। यह एक सच्चा उच्च कोटि का विशेषज्ञ था। वह किसी से प्रतिस्पर्धा करने से नहीं डरते थे। उन्होंने पूर्ण विश्वास के कारण एक यादृच्छिक स्थल और विरोधियों को चुना था। वांग ये की बहुत संभावना थी, नहीं, वह निश्चित रूप से ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में सबसे मजबूत था, यहाँ तक कि अल्प जेयुक और यून बुफान से भी मजबूत। आना, शॉय येनहू ने अपने दांत पीस लिए और अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया। हारे भी तो जोर से हारना था। टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में पहले प्रतियोगी की घोषणा की गई। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के वांग ये। वह प्रथम विश्व में ताकत में पूर्ण लाभ के साथ खड़ा हुआ था और अन्य 9 प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ दिया था। यहाँ तक कि एक बैटल रॉयल भी उसे रोक नहीं सका। अन्य 9 वास्तव में हैं। वे जानते हैं कि वांग ये मजबूत है, फिर भी वे उससे निपटने के लिए सेना में शामिल नहीं हुए। कैसे? दूसरे दौर के नियम लड़ाई को व्यक्तिगत लड़ाई बनाते हैं, खासकर डेथ केज में। जो पहले कदम उठाएगा वह निश्चित रूप से मर जाएगा और सही निर्णय खुद को सुरक्षित रखना है। किसने सोचा होगा कि वांग ये इतना क्रूर होगा और शुरू से ही हमला करने की पहल करेगा? हाँ, हर कोई उससे चौंक गया था। उसके बाद यह बहुत अराजक था। उन्होंने अंधाधुंध लड़ाई की और बिल्कुल भी नहीं रुक सके। अंत में शॉय येनहू और गुआन होंगजो दोनों को भारी नुकसान हुआ और वांग ये द्वारा मारे गए। इस तरह की अराजक लड़ाई किसी की ताकत को प्रतिबिंबित करेगी। मजबूत हमेशा मजबूत रहेगा और कमजोरों के लिए जीवित रहना मुश्किल होगा। वांग ये को देखो, वह घायल भी नहीं हुआ है।
हाँ, मुझे लगता है कि भले ही एक के मुकाबले 9 अंक हों, वांग ये जरूरी नहीं कि हारेंगे। इस दौर ने वांग ये की ताकत साबित कर दी। उनका प्रदर्शन डेथ केज पर हावी रहा और सभी को जीत लिया। इन 2 राउंड के बाद कोई भी उसे हय दृष्टि से नहीं देखेगा, भले ही वह एक छोटे से लौकिक राष्ट्र से हो, और यह नहीं सोचेगा कि उसके पास ताइशी स्टारफील्ड में 3 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता नहीं है। मैच से पहले प्रचार 4 महान विशेषज्ञों आप, जिंग, यू बुफान और वू युनडो पर था, और अब वहां एक और था, वांग ये। मुख्य प्रतियोगिता में वह अप्रत्याशित रूप से उपस्थित हुए और दोनों राउंड में उन्होंने पूर्ण लाभ के साथ पहला स्थान प्राप्त किया था। उनमें निश्चित रूप से अंतिम शीर्ष 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट पर हावी होने की क्षमता थी। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन और एजियोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के बीच एक खुश था और दूसरा दुखी था। विशेष रूप से मैच से पहले एजियोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन की तीखी टिप्पणियां बहुत विनम्र थीं। सभी ब्रह्मांडीय नागरिक ऑफलाइन हो गए, यह दिखावा करते हुए कि वे कुछ भी नहीं देख सकते। यादृच्छिक त्रासदी, देखिए उसकी मृत्यु कैसे हुई। वांग ये ने 9 लोगों को हराया था और आगे बढ़े थे। इस तरह के शक्तिशाली युद्ध रिकॉर्ड ने एजियोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के सभी लोगों को चुप करा दिया। वे खंडन नहीं कर सके। इसकी तुलना में शीर्ष 100 में लड़ना तो दूर, उनके देश के प्रतियोगी 10 वर्ल्ड्स एडवांसमेंट प्रतियोगिता के पहले दौर में ही हार गए थे। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के नागरिकों को उत्साहित, प्रसन्न और उत्साहित देखकर जैसे वे ऑडिशन के अंत में थे, उनकी भावनाएं बेहद जटिल थीं। ईर्ष्या और खट्टा। एजियोर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के रईस बेकार थे। यह सोचने के लिए कि वांग ये जैसी महान प्रतिभा को यूं ही जाने दिया गया। वे बिल्कुल मंदबुद्धि थे। यह गौरव और आनंद उनका होना चाहिए था, लेकिन अब यह सब खत्म हो गया है। युद्ध की तैयारियों के लिए केवल वांग ये ही बचा था। अन्य 9 लोग अभी भी भयंकर युद्धों में लगे हुए थे। सटीक रूप से कहें तो भयंकर युद्ध अभी शुरू ही हुए थे। प्रथम विश्व के अलावा अन्य 9 विश्व प्रभुओं ने अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र चुने। उन्होंने तुरंत लक्ष्य बनने से बचने के लिए विश्व कोहरे को सक्रिय कर दिया और पूर्ण मानचित्र फंक्शन को निष्क्रिय कर दिया। वांग ये ने मुख्य रूप से ओल्पो, जिंग, यू बुफान और वू युनडो का अवलोकन किया। ऑडिशन और मुख्य प्रतियोगिता के पहले राउंड के बाद सभी ताकतवरों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। किसी अन्य काले घोड़े के प्रकट होने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन कुल मिलाकर नौसिखियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। उदाहरण के लिए ऑडिशन में शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले लुगोंग कियोंग और शाजी ने भी पहले दौर में सफलतापूर्वक विश्व स्वामी का स्थान प्राप्त किया। जैसे जैसे ब्रेकआउट प्रतियोगिता आगे बढ़ती गई, नौसिखिए धीरे धीरे प्रतियोगिता के अनुरूप ढलने लगे। उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और एक-एक करके अनुभवी बड़ों को हराया। लुगोंग कियोंग सुरक्षित है, वांग ये ने 5वीं दुनिया की लड़ाई देखना बंद कर दिया। शास्त्रीय सौंदर्य की आभा रखने वाली यह महिला विशेष योग्यता के साथ अंतरिक्ष समय के मार्ग पर चली। वह काफी शक्तिशाली थी। अंतिम टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में शायद वह शानदार प्रदर्शन करेंगी। शाजी काफी मजबूत है, वांग ये ने 7वीं दुनिया में शाजी को लड़ते हुए देखा। शुए येनहू की तुलना में, जिसे उसने समाप्त कर दिया था, दूसरी पार्टी अधिक मजबूत और क्रूर थी। उसके जीतने से पहले यह केवल समय की बात थी। हालांकि वह अभी भी दूसरा सबसे मजबूत नौसिखिया है। वांग ये ने आहपो की ओर देखा, जो दूसरी दुनिया में सभी को मार रहा था। स्टेज 7 बैटल डोमेन और डार्क पावर एक आदर्श रक्त रेखा में जोड़ा गया। इस ब्रेकआउट प्रतियोगिता में आहपो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास भौतिक शरीर के पथ में उससे अधिक उपलब्धियां थीं। ऑडिशन में पहला स्थान निश्चित रूप से सिर्फ एक फूलदान नहीं था। सबसे मजबूत अनुभवी प्रतियोगी वांग ये ने जिंग की ओर देखा, जो तैयारी स्थल पर भी दिखाई दिया। दूसरे पक्ष की स्वनिर्मित 9 सॉन्ग्स स्वॉर्ड तकनीक ने उन्हें प्रतियोगिता जीतने की अनुमति दी। ओल्पो ने ऑडिशन में अपना पहला स्थान चुरा लिया, लेकिन दूसरे स्थान पर रहे जिंग ने प्रतियोगिता के पहले और दूसरे राउंड में अच्छा प्रदर्शन किया और सफलतापूर्वक टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का टिकट हासिल किया। आगे बढ़ने पर बधाई, जिंग ने वांग ये की ओर तलवार के इरादे से देखा। उसने अनुमान लगाया था कि बाद वाला आगे बढ़ेगा, लेकिन उसे यह इतनी तेजी से होने की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही, वांग ये मुस्कुराए। अंततः मुझे आपसे लड़ने का मौका मिला। जिंग ने अपने युद्ध के इरादे को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। लगता है आपको नियम पहले से ही पता है। वांग ये आश्चर्यचकित थे। जिंग ने सिर हिलाया। मैंने अनंत वध की प्रतिभा की दुनिया में भाग लिया है। पहले चुनौती तो एक मोटे तौर पर पता है कि शीर्ष 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होना चाहिए। झपट्टा मारना। प्रकाश की 2 किरणें एक साथ प्रकट हुईं। यू बुफान और वू युनडो। प्रारंभिक चयन के बाद से ही वे तीसरे स्थान के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने बारी-बारी से स्थान प्राप्त किया था। अब भी मुख्य प्रतियोगिता के दूसरे दौर में वे बराबरी पर थे। प्रभावशाली यू बुफान एक सज्जन व्यक्ति की तरह थे। वांग ये और जिंग को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह किससे बात कर रहे थे। वू युनडो ने वांग ये को उत्सुकता से देखा। मुख्य प्रतियोगिता के पहले दौर से ही उसने 886 की स्टार गिनती वाले इस युवा पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। वह बहुत शक्तिशाली और सुंदर था। वांग ये भी वू युनडो को देख रहे थे। इसका उसके खूबसूरत लुक और कर्व से कोई लेना देना नहीं था, जिससे वह एक खिले हुए फूल की तरह दिखती थी। बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यह लड़की पूरी तरह से सर्वोच्च श्रेणी के उपकरणों से सुसज्जित थी। उसके पास कोई डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण नहीं था। उसके पास केवल अविनाशी कलाकृतियां और ब्रह्मांडीय सर्वोच्च खजाने थे। ऐसा लग रहा था मानो वह चमक रही हो। वह वास्तव में उसके सारे उपकरण उतारकर अपने लिए उपयोग करना चाहता था। नमस्ते, मेरा नाम वांग ये है। वांग ये इस तरह एक अमीर महिला से दोस्ती करके बहुत खुश थी। अधिक दोस्तों का मतलब अधिक रास्ते हैं, खासकर अगर दूसरा पक्ष उसकी प्रेमिका बन जाए तो रास्ता आसान हो जाएगा। मैं वू युनडो हूँ। वांग ये, आप अद्भुत हैं। वू युनडो एक जिंदादिल लड़की थी। वह जल्द ही वांग ये के साथ उत्साहपूर्वक बातचीत करने लगी, बातें करने लगी और हंसने लगी। वह टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी की तरह नहीं दिख रही थी। यू बुफान थोड़ा शर्मिंदा हुआ। क्या उसे ऐसे ही नजरअंदाज किया जा रहा था? एक के बाद एक रोशनियां दिखाई देने लगीं। आप आगे बढ़ने वाला 5वां था। उन 4 लोगों को देखकर जो पहले से ही तैयारी स्थल पर थे, उसकी अभिव्यक्ति ठिठक गई। खासकर जब उसने वांग ये को देखा, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे चुपचाप करेला निगलने के लिए मजबूर किया गया हो। ऐसा उसने अपने साथ ही किया था। उसने बिना किसी कारण के एक यादृच्छिक मानचित्र चुना था और अंततः उसे एक पूर्ण मानचित्र प्राप्त हुआ जिसमें कोई विश्व कोहरा नहीं था। ऑडिशन में प्रथम स्थान पाकर उन्होंने अन्य प्रतियोगियों का पूरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह उतना ही दुख था जितना यह हो सकता था। यह दौर नारकीय रहा। सौभाग्य से वह सावधान थे और उन्होंने अपने विरोधियों को चुनने की पहल की जो अपेक्षाकृत कमजोर थे। नहीं तो अलबेले होकर हार खा लेते। वह फिर से पहला है। सभी ने बड़े स्क्रीन पर उन्नति सूची देखी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वांग ये न केवल पहले स्थान पर थे, बल्कि उनकी उन्नति का समय भी अग्रणी था। यह लड़का भाग्यशाली रहा होगा और उसे एक अच्छी जगह मिल गई होगी। आपने रिप्ले फंक्शन को सक्रिय किया और वांग ये की लड़ाई देखने के लिए पहली दुनिया में प्रवेश किया। जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। सदमे से लेकर भ्रम की स्थिति तक वह धीरे-धीरे गंभीर हो गया और भौहें चढ़ाने लगा। रिप्ले देखने के बाद आपने वांग ये की ओर देखा, जो वू युनडो के साथ तब तक बातचीत कर रहे थे जब तक उन्होंने संपर्क जानकारी का आदान प्रदान नहीं किया था और कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे की हथेलियों को पढ़ रहे थे। उसका सांवला चेहरा गंभीरता और गंभीरता से भरा हुआ था। वह बहुत मजबूत है ना? जिंग आपको की तरफ चला गया। हाँ, आप रुक गया। उसकी आंखें दृढ़ और असंबद्ध थीं। लेकिन मैं मजबूत हूँ।
जेयूक ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। वह जानता था कि आप युवा और जोश से भरपूर है, इसलिए उसने धीरे से कहा, वह शीर्ष 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में हमारा सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। मैं नंबर 1 बनूंगा, सभी को ने दांत पीसकर दृढ़तापूर्वक कहा। सच में? मुझे विश्वास नहीं होता। जेयूक ने आपको के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की और उसके पास से चला गया। दरार। आपको ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, उसका युद्ध का इरादा बढ़ गया। वह निश्चित रूप से प्रथम स्थान लेगा। वह वांग ये से नहीं हारेंगे। उपस्थित होने वाला छठा व्यक्ति लुगोंग कियोंग था। 7वें अर्नोल्ड पर सवाल। 8वां शाजी। तैयारी का स्थान धीरे धीरे जीवंत हो गया। बड़े पर्दे पर शीर्ष 10 की सूची में केवल 2 स्थान बचे थे। हे भगवान, 5 नौसिखिए। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से आगे निकल रही है। नौसिखिए काफी उग्र हैं। नौवांग। बकवास, यह एक और नौसिखिया है, अब 6। क्या नौसिखिए पागल हैं? यह बहुत अप्रत्याशित है। क्या आपको लगता है कि जो 10वीं दुनिया में आगे बढ़ा, जहां प्रतिस्पर्धा सबसे कड़ी है, वह जी शेनलिन है? इसमें अप्रत्याशित क्या है? जी शानलिन ऑडिशन में 20 स्थान पर हैं। वह इतने बदकिस्मत थे कि उन्होंने मुख्य प्रतियोगिता के पहले दौर में वांग ये के समूह को चुना और उन्हें मात दे दी गई। उनकी ताकत पूरी तरह से ठीक है और पहले दौर में उनके अनुभव ने उन्हें यह भी सिखाया कि अपनी ताकत को कैसे छिपाना है। मिंगमेन तियान कॉस्मिक नेशन के जी शानलिन को आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं थी। वह मूल रूप से बहुत आश्वस्त था कि वह शीर्ष 10 में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर था, लेकिन मुख्य प्रतियोगिता के पहले दौर में उसे वांग ये जैसे राक्षस का सामना करना पड़ा और वह डर गया। जब वह 10वीं दुनिया में लौटे तो उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी। किसने सोचा होगा कि विरोधी इतने मजबूत नहीं थे? विशेष रूप से वी दुनिया के विश्वस्वामी अतिमान मूल विश्वस्वामी वांग ये की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर थे। अपने अच्छे भाग्य के अलावा वह अंत में सफलतापूर्वक आगे बढ़े। मैं संतुष्ट हूँ, जी शानलिन को दबाव महसूस नहीं हुआ। एक साधारण लौकिक राष्ट्र से आते हुए शीर्ष 10 में प्रवेश करने में सक्षम होना उनके पूर्वजों को गौरवान्वित करने के लिए पर्याप्त था। टॉप 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में उन्हें आप, जेयूक और युन बुफान के खिलाफ लड़ना पड़ा। उनके 2 स्थानों में से एक पाने की संभावना बेहद कम थी। हाँ, वास्तव में केवल 2 ही स्थान थे, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि तीसरा स्थान उसके हृदय में महान राक्षस राजा का होगा। वांग ये। झपट्टा मारना। प्रकाश की आखिरी किरण गिरी। तियानशी कॉस्मिक नेशन के जो पोजी ने आखिरकार वी दुनिया से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया, जहां प्रतिस्पर्धा समान रूप से भयंकर थी और अनुभवी प्रतियोगियों के चेहरे के आखिरी हिस्से का बचाव किया। इस समय शीर्ष 10 राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में भाग लेने वालों के नामों की घोषणा की गई। 6 नौसिखिए और 4 वरिष्ठ 7 दिनों में ताशी स्टारफील्ड ब्रेकआउट प्रतियोगिता में 3 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे और जो 3 जीतेंगे वे सुपरनोवा प्रोडिजी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए ताशी स्टारफील्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे। शीर्ष आयु राउंड रॉबिन टूर्नामेंट प्रतियोगिता के नियम वांग ये की आंखों के सामने आ गए। वे सरल और स्पष्ट थे। उसकी नजर उन प्रतिस्पर्धियों पर पड़ी जिनका वह सामना करने वाला था। आप, जो लड़ाई की भावना से भरा हुआ था, जेयू क्योई, जो एक तेज तलवार की तरह था, युन बुफान, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, जी शानलिन, जो उसकी नजरों से बचता था, और शाजी और लू गोंग कियोंग, जो निडर थे। वहां वू युनडो भी था, जो उससे परिचित हो गया था और उसकी मुस्कान खिली हुई थी। 7 दिनों में मिलते हैं, वांग ये ने सभी को अलविदा कहा।